हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई 2024 का एक क्वेश्चन। टू कॉन्वेक्स लेंसेज ए एंड बी ईच ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर माउंटेड ऑन द ऑप्टिकल बेंच at 50 centimeter and 70 centimeter respectively. An object is mounted at 20 centimeter. Find the nature and position of the panel image formed by the combination. ठीक है, सोल्यूशन। तो हमारे पास एक ऑप्टिकल बेंच है, एक ये स्टैंड होता है ऐसे, और इसमें यहाँ पर ऐसे एक रॉड होती है ना, जो 1 मीटर लंबी। मान लो यहाँ ये 0 सेंटीमीटर मार्क है और यहाँ पे ये 100 सेंटीमीटर मार्क है, तो 50 सेंटीमीटर मार्क यहाँ होगा। तो एक लेंस तो 50 सेंटीमीटर मार्क पर है ए, तो यहाँ पे एक लेंस बना दो। ये लेंस ए है और इसकी जो फोकल लेंथ है हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये 50, ये 60, 70, 80 और ये 90 ऐसे। ये 0, चलो पहले ना देते हैं। 70 पर एक दूसरा लेंस है, ये दूसरा लेंस है आपका 70 सेंटीमीटर पर, ये 70 सेंटीमीटर मार्क पर दूसरा लेंस है। और एक ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर मार्क पर प्लेस्ड है, तो ये 0 सेंटीमीटर, 10, 20, 30 और ये 40 और ये 50। तो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक हमारा पास ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, ये 20 सेंटीमीटर वाले मार्क पर है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि इसको ऑरिजिन माने हैं, और 50 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर हो गया। तो फिर हमारे लिए तो लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस देखते हैं हम। तो फॉर लेंस ए की अगर चर्चा करें तो उसके लिए U1 कितना हो गया, ये लाइट डाली हमने इंसिडेंट रे है ना, और ये हो गया आपका U, ये वाला जो कि 30 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30। और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर करते हैं वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट मेजर करते हैं वो नेगेटिव। इसलिए यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो ऐसे मेजर करेंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट, इसीलिए -30। और A1 हो गया, इस लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, और लेंस की इमेज कहाँ बनेगी ये पता करना है। वैसे भी सोचो कि इसकी फोकल लेंथ 10, तो 2f कितना हो गया 20, और ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2f। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा होता है तो इमेज f और 2f के बीच में बनती है और छोटी बनती है साइज में, और इन्वर्टेड और रियल बनती है। तो इसीलिए ये तो पक्का है कि 10 और 20 के बीच में इमेज आनी चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू 10 और 20 के बीच में आनी चाहिए और पॉजिटिव आनी चाहिए, साइड बननी चाहिए। चलो देखते हैं, 1/f1 = 1/v1 - 1/u1। यहाँ से वैल्यू पुट करें तो 1/10 v1 निकालना है, जिसका वैल्यू निकालते हैं उसका साइन पुट नहीं करते, और u1 की वैल्यू पुट करें तो ये -30। तो देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इस साइड में लेके आएंगे फिर अगेन माइनस का हो जाएगा। 1/v1 1/10 -1/30, 30 एलसीएम ले लो, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3 - 1 देन 2/30, तो 1/15। तो ये 1/v1 आया, तो v1 की वैल्यू कितनी आई +15 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है इस साइड में, और इस साइड में आने का मतलब है रियल इमेज बन रही है। तो ये देखो ये सेपरेशन 50 है और ये 70 है यहाँ तक, तो ये 20 सेंटीमीटर सेपरेशन होनी चाहिए इनके बीच में, है ना, दोनों लेंसों के बीच की सेपरेशन। और ये बनना है 15 पर, तो करीब करीब इमेज यहाँ बनेगी, है ना। तो ये इमेज बना दो यहाँ, पहले एक लाइन रेज निकालो ऑप्टिकल सेंटर से, और एक ये बन गया आपकी इमेज, छोटी बनेगी बात पक्की है ऐसे, ये देखो, ठीक है। अब ये वाली जो इमेज है वो इस लेंस बी के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेगी। तो देखो ये यहाँ से अगर ये इस जगह से 15 सेंटीमीटर पर बनी है, तो ये वाली डिस्टेंस जो बची हमारी ये 5 सेंटीमीटर बची। कितनी बची 5, ठीक है। तो ये जो इमेज बनी I डैश, ये लेंस बी के लिए I डैश एक ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करेगा, ठीक है। इसीलिए U2 देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है इस पर। अब तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में इसका ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया U, तो ये U2 हो गया -5 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब सोचो ये ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के फोकल लेंथ और लेंस के बिटवीन है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस और लेंस के बीच में होता है
तो उसकी इमेज वर्चुअल बनती है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है और साइज में बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से, है ना। तो इसीलिए ये बात पक्की है कि वर्चुअल बनेगी, दैट मीन्स इसी सेम साइड में बनेगी और इससे साइज में बड़ी होगी। तो फिर भी चेक कर लेते हैं मैथमेटिकली। ये मैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स लेंस से बोल रहा हूँ सेंटेंस, है ना। तो यहाँ से 1/f2 इक्वल टू 1/v2, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है फॉर्मेशन इमेज से कि हम आंसर सही कर रहे हैं, है ना। तो 1/10 v2 तो निकालना है और u2 की वैल्यू -5, तो ये प्लस का हो जाएगा। चलो यहाँ लिख देता हूँ 1/10 और ये प्लस हो गया, फिर इधर लिखे तो -5 इक्वल टू 1/v2। तो यहाँ पे लिखे हैं तो 1/v2 इक्वल टू, यहाँ से 10 एलसीएम लिया, 1 - के 2, तो -1/10, तो v2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। देखो माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज इसी साइड में बनेगी, क्योंकि इस दर्शन में तो हमने कैसे लेंगे डिस्टेंस पॉजिटिव, और इस दर्शन में कैसे लेंगे नेगेटिव, तो इसी साइड में बनेगी इमेज और 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में बनेगी, दैट मीन्स यहाँ को नहीं बनेगी। तो एक रेज तो ये गई और एक ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी सीधी, और ये पीछे बढ़ाएंगे तो कुछ ये एक रेज गई, ये आगे बढ़ा देंगे, ये दोनों मीट नहीं करेंगी ऐसे, है ना। और ये 10 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, ये फोकस हो गया FE, तो ये कुछ इमेज यहाँ बनी, सॉरी गलत कर दिया यार, हाँ सही करा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी इमेज बनी, तो ऐसे बन गई ये वाला, ठीक है। और ये वर्चुअल इमेज बनी सेम साइड में, है ना। तो यहाँ लिख सकते हो आप नेचर के बारे में थोड़ा सा कि पोजीशन लिख सकते हो कि पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस बी, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस बी एंड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस बी, फ्रॉम लेंस बी। दूसरी इमेज का नेचर लिख सकते हो, नेचर वर्चुअल इमेज बनेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर बाई डायग्राम, ठीक है। ऑप्टिकल सिग्नल मतलब लाइट की बात कर रहा है, थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर के 3 मेन पार्ट होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, फाइबर ये बेस्ड ऑन TIR, एक पॉइंट, और 3 मेन पार्ट हैं इसके, 3 मेन पार्ट्स। एक होता है सबसे पहले कोर, दूसरा होता है क्लैडिंग और तीसरा होता है बफर कोटिंग। ठीक है, ये केवल सेफ्टी पर्पस के लिए होती है। कोर क्लैडिंग मेन पार्ट होता है। तो डायग्राम बनाने की कह रहा है तो डायग्राम बना दो, कुछ इस तरह से बना दो। एक पाइप ले लो, ऐसे नहीं, इसका जो डायामीटर होता है ना, ये बहुत छोटा होता है। ये डायामीटर D, डायामीटर लाइज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का, इसके ऊपर एक कोटिंग होती हुई चारों तरफ, जिसे हम क्लैडिंग बोलते हैं। जैकेट और होती है ऐसे, ठीक है, इसे हम क्लैडिंग बोलते हैं। इसको कुछ इस तरह से बना दो। फिर इसके ऊपर एक और कोटिंग हो रही होती है जिसे बफर कोटिंग बोलते हैं, उसे नहीं बना रहे, केवल इतना ही सफिशिएंट डायग्राम बना सकते हो आप ऐसे। एक क्लैडिंग है और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्लैडिंग से, और जब ये लाइट यहां एंटर करती है तो नॉर्मल, तो यहां इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। लाइट डेंसर टू रेयर जानी चाहिए, तो देखो कोर से क्लैडिंग में जा रही है, तो ये डेंसर हो गया, म्यू डेंसर, और ये रेयर हो गया बेटा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का ज्यादा होता है और क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है रेयर मीडियम का। तो लाइट डेंसर टू रेयर जानी चाहिए, तो यहाँ पे TIR होता रहता है ऐसे, ये फिर यहाँ पे TIR हो जाएगा, फिर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, फिर TIR हो जाएगा, फिर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, बाहर निकल जाएगी। ये ऑप्टिकल सिग्नल ऐसे TIR होता हुआ चलता है, ठीक है। तो ये तो डायग्राम बना दिया। थोड़ा सा इसके बारे में लिख दो कि व्हेन लाइट is incident on one end of the optical fiber at a angle, some angle, it goes inside
and suffer repeated total शॉर्ट कर लेता हूँ total internal reflection because angle of incidence is greater than critical angle of fiber material with respect to its outer coating बस इतना एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये 26 का सी पार्ट भी हो गया भाई। द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, सो द स्ट्रॉ अपीयर बेंट व्हेन द पार्सली डिप्ड इन वाटर एंड एक्सप्लेन इट। देखो अगर हम पहले कोई इसमें वाटर नहीं भर रहे है ना, कोई वाटर नहीं भर रहे और इसमें एक हमने पेंसिल डाल दिया या कोई स्ट्रॉ डाल दिया ऐसे, ठीक, ये कोई स्ट्रॉ है ऐसे, तो यहां से अगर लाइट चलेगी तो ये लाइट बेंड नहीं होगी बेटा, सीधी चलेगी बिल्कुल स्ट्रेट। अभी इसमें कोई लिक्विड नहीं भरा, खाली है ये, तो लाइट सीधी चलेगी और ये हमारी आंखों में जाएगी। और हमारी आंख होती है मासूम, वो लाइट को बेंड करना नहीं जानती, तो जब लाइट सीधे गई तो लाइट को बेंड नहीं करेगी, तो उसको लगेगा ये लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसमें हमें ये पेंसिल बिल्कुल सीधी दिखेगी। लेकिन जैसे ही इसको अगर हम किस में डिप कर देंगे, किसी लिक्विड में डिप कर देंगे, तो क्या कहानी हो जाएगी जरा समझते हैं। मान लो इसमें मैंने ये लिक्विड भर दिया, ये इसका सरफेस है, तो इसमें ये जो पेंसिल थी पहले ये है, मान लो स्ट्रॉ है, पेंसिल है, जो भी आपकी ये है ना, तो पहले तो ये थी, लेकिन अब कैसे दिखेगी, तो देखो यहां से लाइट चलेगी ऐसे, और एक और लाइट अभी एक चला दिए है ना। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा चला के चलूं, जैसे मैं जानता हूं कि जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम हो और रेयर मीडियम में से हम देखते हैं, तो उसका जो शिफ्ट होता है, नॉर्मल शिफ्ट होता है, वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ऊपर दिखेगी बेटा यहाँ, तो थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके पहले मैं बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगी बेटा। कुछ ये यहाँ से की बजाय यहाँ क्यों दिखेगी उधर समझते हैं। ये रेज ऐसे गई तो ये रेज कुछ अब ये फ्रॉम दी नॉर्मल होगी कि नहीं होगी। लाइट डेंसर टू रेज जाते हैं, ये नॉर्मल हो गया, तो लाइट डेंसर टू रेज जाते हैं तो अभी फ्रॉम दी नॉर्मल होता है, रेज कैसे हो जाएगी। एक और रे बना लेता हूँ, एक रे कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ, ऐसे नॉर्मल बना दो, तो ये रेज कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर यहाँ से देख रहा होगा इसको, तो ये रेज इसकी आंखों में ऐसे जा रही होंगी, और ये हमारी आंख होती है मासूम, ये लाइट को टेढ़ा करना नहीं जानती, बेंड करना नहीं जानती, तो ये लाइट सीधी उसे ऐसा लगेगी यहाँ से आ रही है ना, उसे ऐसे लगेगा कि यहाँ से आ रही है, इसीलिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका रियल है और ये इसकी इमेज है, वर्चुअल इमेज, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो आप इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हो। इसको एक्सप्लेन करने की कह रहा है, तो ये एक्सप्लेन करने की कह रहा है कि इसको एक्सप्लेन भी करो, थोड़ा सा लिखो उसके बारे में, एंड एक्सप्लेन इट। तो एक्सप्लेन में लिख सकते हो आप यहाँ, इट इज बिकॉज ये बेंड क्यों हुई, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रेक्शन हुआ, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, वाटर भरा हुआ है इसमें, या कोई लिक्विड वाटर कह रहा ना, विद स्ट्रॉ बेंड डिप्ड इन वाटर, वाटर ही बोला है, और ऊपर ये रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का ही तो रिफ्रेक्शन हुआ बेटा, यहाँ रिफ्रेक्शन नहीं हुआ, मीडियम ही चेंज नहीं हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ खाली है, एम्प्टी है बेटा, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसमें लिक्विड, तो रिफ्रेक्शन नहीं हुआ तो कोई बेंडिंग नहीं दिखाई दी। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये बेंड होती है, या और लिख सकते हो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट से क्या होता है, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। देखो जैसे लाइट पड़ी इस पे तो डायरेक्शन चेंज हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, यहां से जैसे बाहर गई तो डायरेक्शन चेंज हुई है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज व्हेन इट passes from water to air obliquely, स्पेलिंग obliquely की कहाँ गया, अच्छा बताया नहीं उसने, डायग्राम
तो अपीयर बेंट व्हेन द पार्सली डिप्ड इन वाटर। नेक्स्ट आप लिख लिख दो, चलो ठीक है। QELEY स्पेलिंग गलत हो सकती है भाई, ठीक है। चले, ये इसका आंसर हो गया, 26 का बी हो गया बेटा। ये तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, 26 का बी। टू कॉन्केव लेंस ए एंड बी, ईच फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर ईच, और कॉन्केव है, ध्यान रखना, 8 सेंटीमीटर, अरेंज कोएक्सियली 60 सेंटीमीटर अपार्ट एज ऑन द फिगर। एन ऑब्जेक्ट P इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम A। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, डाटा बनाते हैं डायग्राम के साथ, डायग्राम बनाते हैं पहले एक, फिर डायग्राम बना के नहीं उसका डाटा लिखते हैं। तो दो कॉन्केव लेंस बना लो बेटा, ठीक है, एक हीरा और एक और बना लो कुछ इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों लेंसों के बीच की जो सेपरेशन है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सेस, इसकी फोकल लेंथ भी 8 सेंटीमीटर है और इसकी भी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और ये 16 सेंटीमीटर पर रखें। और ये एक ऑब्जेक्ट है P, और ये इसके पहले लेंस से A लेंस बोल रहा है इसको B बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है। पोजीशन पूछ रहा है, चलो आइए करते हैं। तो देखो, इस लेंस के लिए अगर हम रे चलाएं, ये ऑब्जेक्ट अगर है, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक रे चला दो आप, एक रे ये चला दी और एक रे ये चला दी, ठीक है। तो फॉर लेंस A, अगर लेंस A पे देखें तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका, O मान लेते हैं। तो सभी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को U बोलते हैं, जो U है -K4, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है इसलिए फोकल लेंथ माइनस में होगी, ड्यू टू कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव लेंस है इसलिए फोकल लेंथ मैंने नेगेटिव लिखी है। और U1 F1 लिख देता हूँ और V1 निकाल लेता हूँ, तो 1/F1 बराबर लेंस फॉर्म लगा लूँ, V1 - 1/U1। F1 आपका -8, V1 निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका साइन पुट नहीं करते हैं, माइनस उसका साइन निकल के आता है। U1 की वैल्यू -K4, तो ये +K4 हो जाएगी। तो यहाँ से देखें तो 1/V1 इक्वल टू -K 1/8 -K 1/4, 8 एलसीएम ले लें तो -1 एंड -K2, तो -K 3/8, दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू -K 8/3 सेंटीमीटर। 3 का अगर 8 में डिवाइड करें तो 2 6 जा 3 2 जा 6, 2 बचा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 6 आएगा, 18 फिर 2 बचेगा, फिर जोड़ा 2.67, तो -K 2.67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि इमेज कुछ पीछे बनेगी बैक साइड में और वर्चुअल बनेगी, ठीक है, इस लेंस A के द्वारा। तो कुछ इमेज 4 सेंटीमीटर है, 2.67, तो कुछ यहाँ इमेज बनी बेटा, मैं रेड पेन से बना देता हूँ इसको, कुछ इस तरह से बनेगी। और यार छोटा पड़ गया लेंस, कोई नहीं, मैं थोड़ा सा लेंस को बड़ा कर लूँगा, ठीक है, समझने के लिए। ये इमेज बनेगी बेटा इसकी, ये रेज इस तरह से हो जाएंगी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई है बेटा आपकी, डाइवर्ज करता ना ये लेंस, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो लेंस को समझने के लिए ऐसे, ठीक है। अच्छा सर, अब इस लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए ये ऑप्टिकल सेंटर तो O' हो गया, इस लेंस के लिए ये कौन सी रे है बेटा, इंसिडेंट रे। देखो इस लेंस के लिए ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्रैक्टेड रे थी, तो ये पहली इमेज बन गई लेंस L1 के द्वारा I1, पहले लेंस A1 के द्वारा इमेज बनी वर्चुअल इमेज। अब इस लेंस के लिए जो इमेज है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो कितनी दूरी पर बेटा ऑब्जेक्ट अब यहाँ से, तो ये आपका ये आया है 8/3 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर है। तो फॉर लेंस B के लिए अगर बात करें तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट हो गया, और ऐसे मेजर कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव में ही होगा, तो 16 सेंटीमीटर तो ये है प्लस 8/3 और नेगेटिव में होगा ऐसे। ये तो दोनों जोड़ ऐड करने पड़ेंगे बेटा, आप 16 और 8.3 जोड़ोगे तभी तो ये डिस्टेंस आएगी, ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं बेटा। तो 16 + 8/3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे है और मेजर ऐसे कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव। तो इन दोनों को ऐड कर लें तो 18 और 3 × 4 48, माइनस भाग लगा लो, +8 डिवाइड बाई 3, तो 8 और 16 और 5 56/3 -K इतने सेंटीमीटर। और F2 इसकी भी -K 8 सेंटीमीटर है क्योंकि कॉन्केव लेंस है, और V2 निकाल लो पोजीशन इमेज की, तो फिर लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/F2 = 1/V2 - 1/U2। F2 -8, V2 निकालना है, और माइनस प्लस हो जाएगा और 56 और 3 ऊपर पहुंच जाएगा बेटा। इसको धर लिया 1/V2 = -K 1/8 -K 3/56, यहाँ से 56 एलसीएम, तो -8 × 7 = 56, -K 3 तो -K 10/56,
तो उल्टा कर लें तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 56/10 और डिवाइड करें तो माइनस का 5.6 सेंटीमीटर। तो इसके जो फाइनल इमेज बन रही है सेकंड लेंस L2 के ऑप्टिकल सेंटर से 5.6 सेंटीमीटर नेगेटिव साइन तरह इधर बनेगी और इधर बनेगी तो 16 है ये 5.6 कुछ यहाँ समझ लो। तो ये जब रेज ऐसे टकराएंगी यहाँ पे ऐसे यहाँ तक ऐसे है ना, तो ये रेज कुछ ये और डाइवर्ज करेगा लाइट को, तो इसने डाइवर्ज कर दिया ऐसे लाइट को है ना, ये और लाइट को डाइवर्ज करेगा तो इसने ऐसे लाइट को डाइवर्ज कर दिया होगा। आगे बढ़ाने पर ये रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करी होंगी, पीछे बढ़ाने पर मीट करी होंगी इस जगह पर। तो ये फाइनल इमेज हो गई बेटा आपकी। और वर्चुअल है कैसी है, तो वर्चुअल तो एक तो इतनी डिस्टेंस बनना है फॉर लेंस L2 से लेफ्ट में है और लेंस L2 कह रहा हूँ B से लेंस B से लेफ्ट में और वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल है, फ्रॉम कह दो यहाँ पे फॉर लेंस B से है लेफ्ट में और वर्चुअल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। एक बार देख लीजिए, असर्शन और रीजन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को 3 पार्ट में ब्रेक कर लेना चाहिए। पहले चेक करना चाहिए कि असर्शन ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसे फिर रीजन को चेक करिए कि वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या ट्रू है या फॉल्स है। फिर बाद में चेक करिए थर्ड पार्ट में कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। चलो देखते हैं, पहला असर्शन चेक करते हैं। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म, the arrangement ray will graze along the opposite face of the prism when the critical angle at a glass air interface is equal to the angle of prism. Solution, देखो सबसे पहले एक आप प्रिज्म बना लीजिए है ना, और इस पर लाइट जैसे कह रहा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, तो नॉर्मली करके चेक करते हैं, देखते हैं क्या हुआ कि लाइट इंसिडेंट कर दी हमने नॉर्मली। तो देखो इस सरफेस पर अगर हम AB वाले फेस पर नॉर्मल इंसिडेंट करेंगे तो नॉर्मल ऐसे, तो इंसिडेंस एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंस एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है। जब इंसिडेंस एंगल 0 है तो रिफ्रैक्शन एंगल भी 0 होगा, लाइट सीधे चलेगी। तो लाइट सीधे चली आपकी ऐसे। अब ये सेकंड फेज पर आ गए। अब कह रहा द इमर्जेंट रे विल ग्रेज, ग्रेज का मतलब होता है लाइट सरफेस से टच करके चलती है। द इमर्जेंट रे विल ग्रेज अलोंग द अपोजिट फेस ऑफ द प्रिज्म, तो यहां से लाइट नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, नॉर्मल N2 लिख दें, और यहां से लाइट सरफेस से टच करके जाएगी ऐसे। तो जो इमर्जेंट एंगल है E वो तो हो गया 90 डिग्री। जानते हो जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाए और रेयर में बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इंसिडेंस एंगल आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है और लाइट डेंसर टू रेयर जाए और रिफ्रैक्टेड रे सरफेस से ऐसे जाए, दैट मींस रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो, तो ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन होती है कि इस इंसिडेंस एंगल को हम फिर क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो एंगल होगा ये क्रिटिकल एंगल होगा, जिसे हम R2 बोलते हैं प्रिज्म के अकॉर्डिंग, है ना। ये डेफिनेशन है क्रिटिकल एंगल की। जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी, अगर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री है तो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ आपका लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है और इमर्जेंट एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ये क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि when the critical angle at glass air interface is equal to the angle of prism, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये बताओ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा प्रिज्म वाले केस में, या ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं R1 + R2। ये फॉर्मूला पढ़ा है, या आप इसे ज्योमेट्री से भी कर सकते हो। तो A की वैल्यू तो A हो गई और R1 की वैल्यू 0 है और R2 की वैल्यू C है। C इज अ क्रिटिकल एंगल, तो A बराबर C हो गया। तो देखो ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, कह रहा है द क्रिटिकल एंगल एट ग्लास एयर इंटरफेस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखो क्रिटिकल एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर आ रहा है। या आप इसे ज्योमेट्री से भी कर सकते थे, ऐसे ना करके। देखो इसके और इसके बिटवीन 90 डिग्री है और ये C है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 - C होगा और ये 90 डिग्री है। तो किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसीलिए अगर इस ट्राइंगल को देखें अगर हम, तो इसमें 3 एंगल हो गए, A, दूसरा हो गया 90 डिग्री और तीसरा हो गया 90 - C बराबर 180 डिग्री होगा। 180 से ये 180 कट गया, तो A - C बराबर 0, तो A बराबर C। ऐसे कर लो ज्योमेट्री से, ये ज्योमेट्री से किया है और ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रिज्म वाले केस में। तो इसका मतलब ये जो असर्शन है ये ट्रू है। अब चेक करते हैं कि जो रीजन वाला स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कह रहे कि ये इसका रीजन है, रीजन वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, पहले ये चेक करें। तो लिख रहा है क्या, देखो रीजन वाला, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। एक्चुअल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इज द प्रॉपर्टी ऑफ
मटेरियल ऑफ द प्रिज्म होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है प्रिज्म के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। दैट मीन्स जैसे क्राउन ग्लास का प्रिज्म है तो उसका और एक फ्लिंट ग्लास का है, तो दोनों का मटेरियल्स डिफरेंट है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। जैसे फ्लिंट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, फ्लिंट ग्लास, उसमें वो ज़्यादा होता है क्राउन ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, है ना। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म से इंडिपेंडेंट है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। अरे फॉल्स ही हो गया तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहाँ से होगा? इसलिए सी चॉइस करेक्ट, कि असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। इन अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 50 times the focal length of eyepieces. When the final image is formed at infinity, the length of tube is 102 centimeter. Find the focal length of the two lenses is. देखो टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप में थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आपका आई लेंस है। इन दोनों लेंसों के बीच, इसकी फोकल लेंथ एफ मान लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ एफ ही, इन दोनों लेंसों के बीच की सेपरेशन को हम लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं, दैट मीन्स एल, और ये हमें 102 सेंटीमीटर दे रखा है। ये लेंथ ऑफ ट्यूब इज 102 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, अब टेलीस्कोप के जो टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट को देखने काम में आता है, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस पर लाइट पड़ेगी वो इन्फिनिटी से आ रही होगी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पर बनती है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर इमेज बनेगी और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो देखो ऐसा ना लेते हैं, ऐसे फॉर्मूला समझ में आएगा आपको, है ना। ये एक रेज ऐसे निकाली, ऑप्टिकल सेंटर सी चली जाएगी, और एक मैंने ऐसे निकाल दी, तो ये जो इमेज बनी ना आपकी, यू तो हो गया इन्फिनिटी, इमेज बनेगी इसकी फोकल प्लेन में, इसके फोकल प्लेन में ये इमेज बन गई, एफ ओ पर बनी जाके, नहीं ए डैश बी डैश ऐसे। और अगर फोकस पर इमेज बने, फोकल प्लेन में बनी, तो ये जो वी ओ होगा इसकी वैल्यू एफ ओ होगी यहाँ तक, मतलब इमेज ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक के डिस्टेंस को वी ओ बोलते हैं ना, तो वी ओ की जो वैल्यू होगी, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के लिए वी ओ यूज कर रहे हैं, एफ होगी। अब ये जो इमेज है ना, इस लेंस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से काम करती है, तो ये हो गया आपका यू ई। अगर आप फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहते हो, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, अगर आप फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहते हो तो वी ई इनफाइनाइट चाहते हो तो यू ई एफ ही होना चाहिए। मतलब ये ऑब्जेक्ट जो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये जो है ये फोकस पर होना चाहिए आई लेंस के पे, तब जाके इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इसीलिए इमेज इन्फिनिटी बना देंगे अगर यही पॉइंट जो है एफ ही है, तो ऐसे ये वाला पॉइंट एफ ही भी है, तो ये इमेज जाके बन जाएगी इन्फिनिटी पर। एक रेज पहले निकाल दो प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो फोकस होके जाएगी ये इसका फोकस होगा एफ ही ऐसे, तो इमेज जो है इन्फिनिटी पे जाके बनी, और यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस हो गई ये भी एफ ही हो गई। तो आपको नहीं लगता कि एल की वैल्यू जो है इस वाले केस में एफ ओ प्लस एफ ही है ना, इस वाले केस में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं हम। ठीक है, बस हो गया। एल की वैल्यू 102 सेंटीमीटर रखी है, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है एफ ओ, वो 50 टाइम्स है आई लेंस की फोकल लेंथ के। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो बस ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 50 एफ ई प्लस एफ ई, तो ये 51 हो गया, तो एफ ई की वैल्यू हो गई 102 डिवाइड बाई 51, इससे 2 बार कट गया, 2 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पुट कर देंगे तो एफ ओ बराबर 50 इंटू 2, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर हो गई। तो एक लेंस ये आंसर हो गया और एक ये हो गया। अ लाइट बीम कन्वर्ज एट पॉइंट ओ। In the path of this beam, a concave lens of focal length 15 centimeter is placed at a distance of 10 centimeter before point O. The beam now converges at a point O dash. Find the magnitude and the direction of shift O dash. ठीक, solution. देखो एक हमारे पास लाइट बीम है, कन्वर्ज हो रही है एट पॉइंट ओ पर। तो देखो हमारे पास ये एक लाइट बीम है, ये ओ पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, देखा ये रही।
एक लाइट बीम है, इधर से आ रही है ये ऐसे, और पॉइंट ओ पे कन्वर्ज हो रही है। ये लेंस से रखने से पहले की स्थिति है, पोजीशन है। फिर कह रहा है इन द पाथ ऑफ दिस बीम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बिफोर पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको एक कॉन्केव लेंस रख देना है। ये देखो, एक कॉन्केव लेंस प्लेस कर दिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये वाला। और इससे कितनी दूरी पर है पॉइंट ओ से? ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया है, पहले ही रख दिया है ये। और इस लेंस की फोकल लेंथ हमें रखी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस कॉन्केव है, डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, इसलिए 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है, ये कह सकते हो, कॉन्केव लेंस है। ठीक है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि जो पॉइंट है, कन्वर्जिंग पॉइंट है, वो किधर शिफ्ट होगा। तो उसे शिफ्ट करने के बाद में देखेंगे। पहले बताओ ऑब्जेक्ट किससे पहचानते हैं हम? ऑब्जेक्ट हमेशा इंसिडेंट रे से पहचानते हैं। तो देखो यहाँ ये इंसिडेंट रे है और ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, सीधी बढ़ाई, अभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं करिए। तो जानते हो इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं, उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर एक्चुअली में इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं, उस पॉइंट को तो हम रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर मीट करती हुई या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं, प्रतीत होती हैं, लग रही होती हैं कि इंटरसेक्ट करेंगी लेकिन करती नहीं है, उस पॉइंट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आप मेरे को बताइए ये इंसिडेंट रे है क्या? नहीं, हाँ सर इंसिडेंट रे है। तो ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो इंटरसेक्ट तो किसी पॉइंट पे नहीं कर रही सर, ओ पर कर तो रही हैं, नहीं कर नहीं रही, इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही, क्योंकि लेंस जैसे रख दोगे आप तो ये लाइट को सीधे थोड़ी जाने देगा, ये लाइट को बेंड करेगा भाई, और वो बेंड कर देगा, वो रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो इस जगह पर रेज इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं एक्चुअल में, रियलिटी में। तो इस पॉइंट पर लग रही हैं ऐसी हैं कि अगर लेंस नहीं होता तो इस पॉइंट ओ पर ये इंटरसेक्ट कर जाती है ना। तो इसीलिए ये आपका इस लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, ये ध्यान रखें। अब क्या है, खत्म। अगर इंसिडेंट रे ये ऑप्टिकल सेंटर है सी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, और सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं? सी से। सी से स्टार्ट करना है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव लेते हैं। और इंसिडेंट रे के, ये इंसिडेंट रे है, और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, वो नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं हमेशा। ठीक है। इसीलिए बताओ ये ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं, तो ये यू है आपका ये। और यू की वैल्यू हो गई आपकी प्लस के 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमें रखी है माइनस के 15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया समझ में आया? क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है या कॉन्केव लेंस है। और पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है। ये डिस्टेंस हमेशा कहाँ से होती है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से होती है। तो फॉर्मूला लगा दें, लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, है ना। जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको विदाउट साइन लिखते हैं, वो निकल के आता है। और जो वैल्यू नॉन वैल्यूज होती हैं उनको विद साइन लिखते हैं हमेशा, है ना। अच्छा, वैल्यू पुट कर दो। अभी डायग्राम फिगर मत कंप्लीट करना, फिगर तब कंप्लीट करते हैं जब v की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाए। ठीक है। तो 1/f माइनस के 15 इक्वल टू 1/v और u की वैल्यू 10। तो 1/v इक्वल टू माइनस के 1/15, इसको धर ले आओ, प्लस के 1/10। यहाँ से 30 एलसीएम ले लो, तो माइनस के 2 और प्लस के 3, तो प्लस का बचेगा 1/30। ये 1/v, तो v की वैल्यू निकालेंगे, उल्टा कर लो दोनों को, तो प्लस के 30 सेंटीमीटर आया। ये कहाँ से है? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर से है ये। तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज जो बन रही है प्लस के 30 आ रही, तो इधर ही बन रही है। जब इधर बनती है, जब v पॉजिटिव हो ना, v पॉजिटिव हो लेंस वाले केस में, तो उस वाले लेंस में पॉजिटिव हो तो वो रियल इमेज होती है, क्योंकि इधर की तरफ है। ठीक है। तो अच्छा, तो सुने भैया कि यहाँ से इसका, ये देखो लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है। तो इसका बेस ऊपर है, तो ये लाइट को ऊपर की तरफ बेंड करेगा, तो यहाँ से ये लाइट को ऐसे भेज देगा, ऐसे। लाइट सीधे ना चल के ये वाली जो रेज है वो ऐसे जाएगी, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे ये इसका बेस नीचे की तरफ है, ये लाइट को नीचे की तरफ बेंड करेगा, फैलाता है ना ये लाइट को, तो फैला दिया इसने। पहली लाइट ऐसे इस पॉइंट पे जाके मिट कर रही थी, फिर उसने हल्का सा ऐसा डाइवर्ज किया है, और आगे वाले पॉइंट पर उसने उसको फैला दिया है, वो डैश पे जाके मीट कर रही हैं। और ये इस ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जाके
मीट कर रही हैं। तो देखो आपका पॉइंट ओ जो कन्वर्जिंग पॉइंट था, पहले ओ था, अब कन्वर्जिंग पॉइंट ओ डैश है, अब ओ डैश पे जाके कन्वर्ज हो रही है। तो ये पूछ रहा है कितना शिफ्ट हुआ कन्वर्जिंग पॉइंट। द बीम नाउ कन्वर्ज एट पॉइंट ओ डैश, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ओ डैश। हेंस, अभी ये आंसर मत लिख देना, यहीं में छोड़ देना। हेंस क्या लिखेंगे, शिफ्ट इन द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस था ओ पे था पहले, अब ओ डैश पे पहुंच गया है, तो कितना शिफ्ट हुआ है ओ डैश। तो उसे कैसे निकाले, हमें ये इतना शिफ्ट हुआ है, यहां से यहां आ गया है, तो ये आपकी शिफ्ट है। और ये निकालनी है, तो ये 30 सेंटीमीटर है, ये 10 है, तो 30 माइनस के 10 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। किधर शिफ्ट हुआ है ये भी पूछा है, डायरेक्शन, तो अवे फ्रॉम लेंस से शिफ्ट हुआ है, ये कह सकते हो अवे फ्रॉम लेंस, या राइट में शिफ्ट हुआ है भाई, ऐसे शिफ्ट हुआ है, डायरेक्शन दिखा दिया हमने, डायग्राम में दिखा दिया, थोड़ी सी लिख भी दिए। अ थिन प्लेनो कॉन्केव लेंस विद इट कर्व्ड फेस ऑफ radius of curvature r is made of glass of refractive index n1. It is placed coaxially in contact with a thin EQ convex lens of same radius of curvature of refractive index n2. Obtain the power of the combination of the lens. ठीक है, एक फिगर बना लेते हैं। एक तो हमारे पास थिन प्लेनो कॉन्केव लेंस है, तो एक प्लेनो कॉन्केव लेंस बनाइए। तो देखो ये मैंने बना लिया थिन प्लेनो कॉन्केव लेंस, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। इसके कांटेक्ट में कोएक्सियली, ये इसकी एक्सेस है ना, कांटेक्ट, इट इज प्लेस्ड कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद थिन EQ कॉन्वेक्स लेंस। तो EQ डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलना चाहिए था, EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस बोलना चाहिए था, ऐसे ना सकते हैं। ये देखो ये वाला लेंस हो गया, ये वाला, ये कांटेक्ट में रख दिया, तो दो लेंस हो गए। इसकी फोकल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम बता रहा है दोनों सर्फेसेस की, यहाँ पे EQ भी बोला है, और पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पूरे सिस्टम की पावर पूछ रहा है। तो जब दो लेंस कांटेक्ट में रखे होते हैं, तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, P इक्वल टू, अगर इस लेंस की पावर P1 माने और इसकी पावर P2 माने, तो कंबाइंड दोनों लेंसों को एक कंबाइंड लेंस मान लें, एक सिंगल लेंस मान लें, तो उसकी पावर आएगी P1 प्लस P2। ये फॉर्मूला होता है, या आपने ये पढ़ा होगा कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये जब दो लेंस कांटेक्ट में रखते हैं, तो ये कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ, ये फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ, ये सेकंड फोकल लेंथ, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो हमसे P पूछ रहा है कि P की वैल्यू कितनी है, तो आप पहले F1 निकाल लो, फिर F2 निकाल लो, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर निकाल लो। तो फॉर, पहले एक एक करके कर लेते हैं। फॉर थिन प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस बना लो यहाँ पे, ऐसे ऐसे, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो n1 है, और सराउंडेड मीडियम तो एयर ही मान के चलेंगे, कुछ नहीं दिया तो। मान लो इधर से लाइट पड़ रही है, जिस सरफेस पर लाइट पहले इंसिडेंट होती है उसे फर्स्ट सरफेस मानते हैं। तो देखो ये सरफेस फर्स्ट हो गया, और प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, हमें याद होनी चाहिए। और ये है कर्व सरफेस, इसका स्फीयर कंप्लीट करेंगे तो इधर ही तो कंप्लीट होगा, देखो ऐसे। हाँ सर, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर जो आएगा वो C2 ये आएगा, सेंटर कर्वेचर, सॉरी सेंटर कर्वेचर, ये ऑप्टिकल सेंटर तो ये हो रहा है लेंस का, है ना। ऑप्टिकल सेंटर कर्वेचर ये होगा, तो ये सभी डिस्टेंस सेंटर कर्वेचर से मेजर करते हैं, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। और इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R दे रखी है उसने, है ना। जो कर्व फेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R, तो R2 हो गया R। अब इंसिडेंट, सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, C से मेजर करते हैं, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, है ना। तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसे नेगेटिव लेते हैं। तो बताओ ये R2 यहाँ से मेजर किया, ऐसे मेजर करेंगे, ऐसे सभी डिस्टेंस C से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो R2 पॉजिटिव होगा, ऐसे निकाल लो। इसकी फोकल लेंथ आपने F1 मानी है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। तो 1/f1 इक्वल टू, एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस लिखते हैं, डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडेड मीडियम लिखते हैं, -1, और 1/r1 माइनस 1/r2 लिखते हैं। पर आपने फॉर्मूला देखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला तब सही होता है जब सराउंडेड मीडियम एयर होता है। जैसे यहाँ पे अगर सराउंडेड मीडियम एयर है, कुछ नहीं बोला तो एयर ही मानेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडेड मीडियम एयर का 1 होता है,
तो यहाँ पे जब 1 लिख देंगे और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n1 है, तो यहाँ पे n1 लिख देंगे और म्यू एस की जगह 1 लिख देंगे, तो n1 माइनस 1, तो 1/r1 की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट, और r2 की वैल्यू प्लस के r, है ना, तो ये माइनस और ये प्लस का r, ऐसे। तो आपको यही वाला फॉर्मूला दिख रहा है, देखो ये n-1, तो n-1 म्यू माइनस 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दे रखा है ना इसमें, ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं, देखो ये तो 0 हो गया, ये माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, n1 माइनस 1/r, ये 1/f1 की वैल्यू, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, 1/f1 ही चाहिए था हमें पहले। फिर 1/f2 निकाल लो, और वो लेंस आपका, इसकी फोकल लेंथ हमने f1 मानी, इसकी फोकल लेंथ हमने f2 मान ली। तो फॉर किसके लिए, EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अगर इसके लिए निकालें तो एक फिर डायग्राम बनाओ ऐसे, ये EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया। लाइट इधर से ही पड़ रही है इस पे भी, तो जिस सरफेस पे लाइट पहले पड़ती है, तो ये पहला सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये सेकंड सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, लेकिन EQ बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 R2 मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे R, उसने बोला भी है सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है नहीं, और EQ बोला भी आगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये पहला सरफेस है, इसीलिए तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मानी इस सरफेस की, लेकिन इसका स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट होगा ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। ये तो इसका, ये ऑप्टिकल सेंटर तो ये है, सेंटर कर्वेचर इसका इधर आएगा, और इसीलिए सभी डिस्टेंस सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस ऐसे मेजर की जाएगी और इसे R1 बोलेंगे। ऐसे ये सेकंड सरफेस है तो इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा ऐसे, तो ये सेंटर कर्वेचर C2 आ गया। तो इसको यहाँ से सभी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करते हैं, तो इसको ऐसे मेजर करेंगे, तो इसको ऐसे मेजर कर रहे हैं, और ये R2 हो गया। अब जरा समझिए, है तो दोनों की वैल्यू RR, लेकिन विद साइन वैल्यू पुट करें तो सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इसमें मेजर करेंगे। देखो इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट चल रही है, और ये भी मेजर कर रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट, तो पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए ये R1 आएगी, ये तो पॉजिटिव आएगी, और R2 नेगेटिव आएगी। फोकल लेंथ निकाल लें, 1/f2 इक्वल टू लेंस, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला अगेन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो लेंस के मटेरियल का इंडेक्स n2, सराउंडेड मीडियम यहाँ पे एयर ही मानेंगे तो 1 है, ठीक है, तो इसीलिए 1 लिखेंगे तो -1, और 1/r1 प्लस का r है, तो r1 प्लस का r है, और R2 की वैल्यू पुट करें इस वाले फॉर्मूले में, तो वो माइनस के r है, तो माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करें तो देखो ये दिखाएगा n2 - 1, और 1/r 1/r 2/r हो जाएगा, तो 2/r, ये 1/f2 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ रख दो, काम बन जाएगा, खेल खत्म, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो करिए, क्या करें, इसीलिए भाई इसको आप P रहने दीजिए, पावर ही पूछ रहा है, और इसको ऐसे रहने दीजिए, P = 1/f1 प्लस 1/f2, इसीलिए P = 1/f1 प्लस 1/f2। तो P, इस 1/f1 की ही वैल्यू निकाली मैंने पूरी, देखो ये रही, तो माइनस का n1 - 1/r, और 1/f2 की वैल्यू निकाली, ये रही, तो 2 ब्रैकेट में n2 - 1/r। अब यहाँ से r सो एलसीएम आ गया, और इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करें तो n1 + 1 हो जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई करें तो 2n2 - के 2 हो जाएगा। अब लिख लो 2n2 तो ये हो गया, और -n1 हो गया। अब देखो ये -2 है, ये +1 है, तो -1 बचेगा, डिवाइड बाई नीचे r, ये पावर आ गई, तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस ये हो गई। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम, यहाँ लिख भी दें कि ये पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन लेंस, इसकी वैल्यू हो गई है। इफ एन ऑब्जेक्ट इन केस फर्स्ट above 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एंड स्क्रीन इज 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस पे ध्यान दीजिए, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज यूज्ड सोल्यूशन। तो देखो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो फर्स्ट केस क्या है वो भी दिखा दूंगा मैं आपको, और ये स्क्रीन है, और ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, जो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच की सेपरेशन, स्क्रीन इज 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है, तो स्क्रीन की ये 50 सेंटीमीटर है ना, और फोकल लेंथ पूछ रहा है लेंस की कितनी होगी, ठीक है। देखो ये फिगर था आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये लेंस लगा हुआ कॉन्वेक्स लेंस, ये स्क्रीन है, तो इसमें ये जो दूरी रखी है ये वाली, ये क्वेश्चन नंबर 20 सेंटीमीटर रखी है, और ये लेंस और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की बीच दूरी रखी है 50 सेंटीमीटर रखी है,
ये वाली, है ना, ये दिस इज द फर्स्ट केस आपका। इसे छोड़ो, यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये तो इसे हम u मानते हैं, ऑब्जेक्ट से लेंस तक की दूरी, और इसे हम v मानते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि u मैग्नीट्यूड वाइज और v की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का सम 50 सेंटीमीटर होगा? u और v को ऐड करेंगे इतना, तो लेकिन ऐड करेंगे, विदाउट साइन लिखना, मॉडुलस लगाया है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ही आएगा ये 50। तो इसकी वैल्यू u की वैल्यू तो 20 और v की वैल्यू निकालनी है 50, तो v की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 50 माइनस के 20, दैट मीन्स आपका 30 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से सोचिए, ये इंसिडेंट रे है और ऑप्टिकल सेंटर से सभी डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस ये मेजर करेंगे, वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव। इमेज तो यहीं बनी होगी स्क्रीन पर, क्योंकि स्क्रीन की बात बड़ी यूज़ किया है, ठीक है। ये इमेज बन गई होगी इसकी आई डैश। तो आप मेरे को बताइए कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यू विद साइन लिखेंगे, यहाँ क्यों नहीं लिखी सर साइन विद साइन के साथ? भाई इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो 50 आएगा, तो हमें साइन रख दो तो सब्ट्रैक्ट थोड़ी कर डालोगे भाई, ठीक है। यहाँ पे विद साइन लिखेंगे। v की वैल्यू देखो पॉजिटिव ही है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो प्लस के 30, और u की वैल्यू आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, इसलिए u की वैल्यू माइनस के 20। ये ध्यान रखना, u माइनस के 20 सेंटीमीटर लेंगे इसमें। यहाँ क्यों नहीं रखा, समझ में आया भाई? 20 माइनस का रखोगे तो ऐड न्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करके तो 50 आएगा। हाँ सर, तो ये माइनस के 20। अब एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम ले लो, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2, और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 3, तो 5/60 हो जाएगा, ये 1/f। तो दोनों को उल्टा कर दो तो f बराबर 60/5 हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था, 12 सेंटीमीटर, बी चॉइस इज करेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ f इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी। यहाँ क्वेश्चन में बोलना चाहिए इक्यू बाई कॉन्वेक्स लेंस, बोला नहीं है पर यही मान के चलेंगे। सोल्यूशन, बिफोर कट करने से पहले मान लो मैंने एक इक्यू बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, काटा नहीं है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। कट करने से पहले इसकी फोकल लेंथ f है, तो मान लेते हैं कि लाइट इस साइड से इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे है, तो जिस सरफेस पे पहले लाइट पड़ती है उसे फर्स्ट सरफेस मानते हैं, तो ये फर्स्ट सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, और इस सरफेस को हम सेकंड सरफेस मान लेते हैं r2, क्योंकि हम लेट कर रहे हैं कि ये इक्यू बाई कॉन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं है, पर बिना माने आएगा भी नहीं, इक्यू बाई कॉन्वेक्स लेंस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 r2 मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। तो कट करने से लेंस, पहले लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फोकल लेंथ निकाल रहा हूँ 1/f इज इक्वल टू लेंस के मटेरियल का इंडेक्स म्यू मान लिया है, सराउंडेड मीडियम जो एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान के चल रहे हैं, तो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर r1 r2 विद साइन लिखते हैं, ठीक है। तो देखो ये पहला सरफेस है, जिस सरफेस पर पहले लाइट पड़ेगी वो फर्स्ट सरफेस मानते हैं। इसका स्फीयर कंप्लीट करें तो इधर की तरफ कंप्लीट होगा, ऐसे स्फीयर है, सर्कल नहीं है, ध्यान रखना। इसका सेंटर कर्वेचर हो गया ये C1, और सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस ये हो गई आपकी r1। इसका स्फीयर कंप्लीट करें तो वो इधर की तरफ कंप्लीट होगा ऐसे, और इसका सेंटर कर्वेचर हो गया C2, ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक r2। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होती है, और सभी डिस्टेंस हम मेजर करना शुरू करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे, और ये डिस्टेंस मैंने मेजर करना शुरू की ऐसे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है ये, तो ये तो हो गई पॉजिटिव। और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो देखो यहाँ से मेजर करना शुरू करो और चलो ऐसे, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव आएगा, तो वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू माइनस 1/r1 तो प्लस का है और r है, और r2 माइनस का है और r ही है, तो ये फोकल लेंथ आ जाएगी म्यू माइनस 1, देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस हुआ तो 1/r प्लस 1/r, तो 2/r हो जाएगा, ये 1/f आ गई। ये कट करने से पहले हमने लेंस की फोकल लेंथ निकाल ली। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी लेंस को, ये जो लेंस है ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो इसको, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसके परपेंडिकुलर ऐसे काटना है, ये कट किया हमने ऐसे, यहाँ से ऐसे काट दिया, ऐसे काटने के बाद 2 इक्वल पार्ट में कट किया है, तो कोई भी एक पार्ट ले लो आप। मान लो कि मैंने ये कट करने के बाद ये वाला पार्ट ले लिया,
अब वो वाला भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये ले लिया, ठीक है। लाइट अभी भी अब इसकी फोकल लेंथ पूछ रहा है हमसे, एफ डैश कितनी है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जब तक मटेरियल नहीं चेंज होगा तब तक लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अभी भी म्यू रहेगा। तो चेंज क्या आया रेडियस ऑफ कर्वेचर में, पहले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, वो भी आर है, लेकिन दूसरा सरफेस प्लेन हो गया बेटा। तो प्लेन सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो इनफाइनाइट होती है, हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसका पहले सरफेस का अभी भी स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट हो रहा है ऐसे, है ना, और इसका सेंटर कर्वेचर ये है, और इसका ऑप्टिकल सेंटर ये होता है, यहाँ से नापे हैं तो ये R1 है, और ये इंसिडेंट रे की दृश्य में ही नाप रहे हैं ऐसे, तो ये पॉजिटिव है अभी भी। तो इसकी फोकल लेंथ एफ डैश न्यू फोकल लेंथ, लेंस के मटेरियल का इंडेक्स में कोई चेंज नहीं है, 1/R1, ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, R1 - R2, म्यू में कोई चेंज नहीं इसलिए म्यू -1, R1 आपका अभी भी प्लस का ही है और वो R ही है, और R2 आपका प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, याद करना है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी का इसमें डिवाइड करेंगे तो कोई जीरो हो जाएगा ये, तो ये म्यू -1 और ये 1/R, ये 1/F डैश हो गया। देखो यहाँ से इस 2 को इसके नीचे ले आओ तो 1/2F दिखाई देगा आपको, इस 2 को डिवाइड में ले आओ नीचे, तो म्यू -1 ऐसा क्यों किया समझ में आएगा अभी आपको, 1/R, इसकी वैल्यू निकले आई आपकी 1/2F। तो यहाँ पे इसी की वैल्यू तो पुट करनी है हमें, म्यू -1 1/R, यहाँ पुट कर देंगे तो 1/F डैश इक्वल टू 1/2F, तो F डैश की वैल्यू आ गई आपकी 2F। फोकल लेंथ डबल हो जाएगी ईच पार्ट की, है ना, काटने के बाद इस पार्ट की जो फोकल लेंथ है वो 2F, और इस वाले पार्ट की जो फोकल लेंथ है वो भी 2F काटने के बाद, ठीक है, कट करने से बाद। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकल पॉइंट, इस पर ध्यान दीजिए, ऑफ अ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज x1 एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेकेंड फोकल पॉइंट इज x2, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। सोल्यूशन, देखो एक हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसकी ये फर्स्ट फोकस है और ये सेकंड फोकस है, लेकिन अगर दोनों लेंस के दोनों का मीडियम सेम हो तो फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ न्यूमेरिकली इक्वल होती हैं, ठीक है। अब एक यहां पे ध्यान दें, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट फोकल लेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना, ये कहां से दे रखी है, फर्स्ट फोकस से दे रखी है, इंपॉर्टेंट ये है, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ द बाइकॉन्वेक्स लेंस इज x1, और ये मान लो इमेज है, ये आपकी इमेज कैसी बना लो, ये बना ली मैंने, ये इमेज है I डैश, और ये इससे सेकंड फोकल लेंथ से x2 दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। द इमेज फ्रॉम सेकंड फोकल पॉइंट इज x2, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पूछ रहा है f। देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, पहले शॉर्ट मेथड समझो, एक होता है न्यूटन फार्मूला, न्यूटन साहब ने दिया था, लेकिन इसका यूज केवल आप न्यूमेरिकल करने में नहीं कर सकते हो, केवल इसी कंडीशन में कर सकते हो, कब, जब आपको डिस्टेंस कहां से दे रखी हो, ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फोकस से दे रखी हो और इमेज से दे रखी हो, है ना। जैसे कोई लेंस है, ये फर्स्ट फोकस है और ये ऑब्जेक्ट है, और इस फर्स्ट फोकस से इसकी दूरी ये x दे रखी है, ये सेकंड फोकस है आपका और इसकी ये इमेज है, और इस इमेज की दूरी सेकंड फोकस से y दे रखी है, और लेंस की फोकल लेंथ है। अगर डिस्टेंस फोकस से दे रखी है ऑब्जेक्ट और इमेज की, तो ये फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, सॉरी न्यूटन फॉर्मूला, F² = xy, ये फॉर्मूला होता है। इसमें x और y कभी भी साइन के साथ नहीं लिखते, विदाउट साइन लिखते हैं, विदाउट साइन, है ना, विदाउट साइन, कभी भी साइन पुट नहीं करेंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है ना। और ये फोकल लेंथ हो गई उसका स्क्वायर, और x हो गया फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, और y हो गया फर्स्ट फोकस इमेज से सेकंड फोकस तक की डिस्टेंस। हमेशा ये फॉर्मूला न्यूटन फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। तो अब लगा लो F² = x1 x2, और F बराबर कितना हो जाएगा, √x1 x2। एक तो तरीका ये है, आपको ये डायरेक्टली न्यूटन फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, ये न्यूटन फॉर्मूले के नाम से बुक में मिल जाएगा आपको। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है भाई, देखो हम जब डिस्टेंस मेजर करते हैं, u जिसे हम बोलते हैं, वो हम ऑप्टिक लेंस और ऑब्जेक्ट तक की दूरी को बोलते हैं u। अब इसको अगर f मान लें और इसको भी f, सेकंड फोकल लेंथ तो फर्स्ट फोकल लेंथ न्यूमेरिकल इक्वल, अगर दोनों लेंस के दोनों का मीडियम सेम, तो इसे हम v बोलते हैं। v किसे बोलते हैं, लेंस से इमेज तक की डिस्टेंस। तो आपको क्या लगता है v की वैल्यू कितनी होगी, f + x2, और u की वैल्यू कितनी होगी, u की वैल्यू होगी ये u = होगा f + x1 ऐसे। लेकिन अगर इसमें लेंस फॉर्मूला लगाएं
1/f, ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपको। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसमें तो वैल्यू विद साइन लिखते हैं। तो अगर हम ये इंसिडेंट रे मान रहे हैं ऐसे, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस देखते हैं तो वो पॉजिटिव लिखते हैं, तो v तो प्लस का होगा। और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, और सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो इंसिडेंट रे ये रही, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव लेंगे। अगर आप यहाँ पे v और u की वैल्यू पुट कर दो, 1/f इज इक्वल टू v की वैल्यू f प्लस x2 माइनस और f की वैल्यू माइनस f प्लस x1, इसे भी सॉल्व करोगे तब भी सॉल्व करके यही आएगा। एलसीएम ले लो, देखो f x2 f x1, यहाँ पर इससे कट जाएगा, f प्लस x1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, f प्लस x2 आएगा, ये 1/f। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो तो f प्लस x2 और f प्लस x1, इसका इसमें कर लो तो f स्क्वायर प्लस f x1 प्लस f स्क्वायर प्लस f x2, इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो f स्क्वायर प्लस f x1, f का किया पहले पूरे में, फिर x2 का कर रहे हैं, f x2 प्लस x1 x2 इक्वल टू, देखो ये f स्क्वायर ऐसे कैसे तालो इसको, f x1 f स्क्वायर और f x2, f x1 से f x1 कट गया और f x2 से f x2 कट गया और f स्क्वायर से f स्क्वायर कट गया, तो इधर बचा f स्क्वायर और इधर बचा x1 x2। अब यहाँ पर f की वैल्यू आई रूट के अंदर x1 x2। अब देखो ये जो रिजल्ट आया तब आया ना जब हमने u और v की वैल्यू विद साइन लिखी है। अब दोबारा से इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो दोबारा से साइन थोड़ी पुट करेंगे अगेन, ये डायरेक्टली हमें याद होना चाहिए, दिस इज अ न्यूटन फॉर्मूला कहलाता है, ये इसका डेरिवेशन है एक्चुअल में, ये इसका पूरा डेरिवेशन हो गया, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए हमें। EQ कॉन्वेक्स लेंसेस, इस पर ध्यान दीजिए, आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे बोल भी दिया है और यहाँ पे भी बोला था। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज टू बी 10 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर रखी है और कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.55 और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 दोनों इक्वल है ऐसा कहा है। तो देखो ये लेंस बना लेते हैं हम ऐसे, है ना, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं, इसको सेकंड सरफेस मान लेते हैं। वैसे जानते हो फर्स्ट सरफेस किसे मानते हैं, जिस पर लाइट पहले पड़ती है। मान लो इधर से लाइट डाल रहे हैं तो ये इंसिडेंट रे है, तो लाइट इस सरफेस पे पहले पड़ी तो ये फर्स्ट सरफेस है और इस पर बाद में पड़ेगी तो ये सेकंड सरफेस है। अब इसका स्फीयर घुमाई, गोला घुमाई तो ऐसे घूमेगा, दैट मीन सेंटर कर्वेचर इधर आएगा। ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी R1 ये वाली, और इस स्फीयर का गोला घुमाई सेकंड सरफेस है तो इसका स्फीयर इधर आएगा तो सेंटर कर्वेचर इधर आएगा। अब इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो देखो ये ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना शुरू करते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर घुमा लेता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना स्टार्ट करेंगे और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में और प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। तो आपको क्या लगता है बताइए, R1 कैसा साइन का, तो R1 हो गया आपका पॉजिटिव और R2 हो गया माइनस का। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला μ-1, वैसे एक्चुअल में 1/f इज इक्वल टू, यहाँ होता है लेंस के मटेरियल का इंडेक्स और यहाँ होता है सराउंडेड मीडियम का -1। ऐसे फॉर्मूला याद होना चाहिए, ज़्यादातर बढ़िया रहता है। ये होता है μl क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, तो यहाँ लेंस के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको 1.55 दे रखा है और सराउंडेड मीडियम यहाँ पर हम एयर मान हैं तो एयर का इंडेक्स 1 होता है, लेकिन हमेशा सराउंडेड मीडियम एयर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर यहाँ पे कोई जानकारी नहीं तो सराउंडेड मीडियम एयर ही कंसीडर कर लेना चाहिए। बस वैल्यू पुट कर दो 1/10, लेंस के मटेरियल का 1.55 और सराउंडेड मीडियम 1 -1 और R1 की वैल्यू है +KR और R2 की वैल्यू है -KR। सॉल्व करना है 1/10, इसमें से घटाएंगे तो 0.555 और देखो ये प्लस हो जाएगा यहाँ और प्लस हो जाएगा तो ऐड करेंगे तो 2/R हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, R को उधर ले आओ तो R का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे तो R हो गया और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5.5 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई 2 तो R इज इक्वल टू आ गया 11 ओम। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होनी चाहिए वो 11 मीटर 11 सेंटीमीटर, ओम नहीं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रेडियस
सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसमें असर्शन गिवन है हमें, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर जा रही है, इन इज मिनिमम फॉर वायलेट लाइट, ठीक है। और रीजन दे रखा है उसका, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन द लाइट ऑफ अदर कलर, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप चेक करा करो कि असर्शन, और पहले चेक करो असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, फिर रीजन चेक करो कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वो बाद में चेक किया करो, 3 स्टेप में तोड़ो, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, असर्शन वाला। द क्रिटिकल एंगल ऑफ द लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो देखो एक आपकी ये इधर ग्लास मान लो और इधर एयर, और लाइट जा रही है आपकी किधर से किधर, ग्लास से एयर में, है ना। क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है, तो जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो रिफ्रेक्शन एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन डी। अब ऐसे मत याद करना कि 1/μ, है ना। मैंने इसका डेंसर मीडियम, इसे डेंसर मीडियम बोल रहे हैं, और ये रेयर मीडियम, तो इस ग्लास को डेंसर मीडियम माना तो एन डी, और एयर को मैंने रेयर मीडियम माना है तो एन आर। ग्लास डेंसर ही है और एयर रेयर है, तो हमेशा याद रखिए ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। क्योंकि अब अगर आप ये याद करोगे ना कि वैसे एयर का, अगर ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, है ना, और ग्लास का मान लो म्यू है, तो इस वाली कंडीशन में इसको लिख सकते हो 1/μ। आपको यही याद होता है, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। ये हमेशा वैलिड नहीं होता 1/μ, ये तब वैलिड होता है जब एक साइड में एयर हो, है ना, लाइट डेंसर टू जा रही है, एयर हो, तभी तो सही है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं हर बार एयर हो। इसीलिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी कभी भी याद करो तो आप ये याद करो, ठीक है। अब इस सिनेरियो के लिए यहाँ पे एयर ही है, इसलिए एनआर की वैल्यू 1 रख दी, और एन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू मान लिया। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अब हमारे पास 7 कलर ऑफ लाइट है विव की ओर, है ना, ऐसे जानते हो। इधर की तरफ इसकी वेवलेंथ जो होती है वायलेट कलर की, ये 4000 एंगस्ट्रॉम, और इसकी होती है 8000 एंगस्ट्रॉम इन एयर, है ना। और बहुत सी किताबों में 3600 और 7800 एंगस्ट्रॉम भी दे रखी है, 800 एंगस्ट्रॉम एयर में होती है। ऐसे वेवलेंथ क्या हो रही है, इधर से इधर जलने पर इंक्रीज हो रही है ना। अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो एक कोची साहब थे, कोची, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था आपका, और उन्होंने बताया था कि म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का और लाइट की वेवलेंथ का, ए और बी कोई कांस्टेंट टर्म है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो देखो इधर अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का नहीं होता है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है। अब बच्चे सोचते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट रेड लाइट कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट का नहीं है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। एक ही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर ऑफ लाइट के लिए अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है। इस मीडियम में जब ये 7 कलर चल रहे हैं ग्लास के अंदर, है ना, तो हर कलर के लिए, कलर ऑफ लाइट के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होगा, है ना, ये ध्यान रखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब ये डिफरेंट है तो ऐसे घट रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास के मटेरियल का रेड लाइट के लिए जिसके लिए कम है, उसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा इधर की तरफ चलने पर, इधर की तरफ चलने पर क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि सबसे क्रिटिकल एंगल, हमसे क्वेश्चन में गिवन है कि मिनिमम वायलेट कलर के लिए होता है, तो सही है। रेड के लिए सबसे ज्यादा है तो वायलेट कलर की सबसे कम होगा, तो भाई वायलेट का क्रिटिकल एंगल सबसे कम है और रेड लाइट के लिए सबसे ज्यादा है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहली बात तो ये समझ में आई, हाँ सर ये तो समझ में आया। दूसरा चल लेते हैं, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन द लाइट ऑफ अदर कलर। ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है, ब्लू लाइट ये ना, इसकी वेवलेंथ बड़ी है, ग्रेटर देन द लाइट ऑफ अदर कलर। तो देखो भाई सबसे बड़ी तो नहीं है इसकी, इसकी इधर की तरफ चल रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है। तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ बड़ी है अदर कलर से, तो रेड से तो छोटी है, रेड की वेवलेंथ तो ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, ब्लू की या रेड की? तो भैया रेड की ज्यादा है वेवलेंथ, ब्लू की तो कम है। और ये कह रहा है कि भाई ब्लू की वेवलेंथ अदर कलर ऑफ लाइट से कैसी होती है, ज्यादा होती है। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। जब एक ट्रू आ रहा है एक फॉल्स आ रहा है, तो देखो इसमें तो दोनों ही ट्रू हैं, इसमें भी दोनों ट्रू हैं, तो ये तो दोनों होंगे ही नहीं।
फिर इन दोनों में से चेक करना पड़ेगा। तो असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, इसलिए सी चॉइस इज करेक्ट, है ना। इसका आंसर हो गया सी। अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 is kept in air. A ray of light incident on its face travel along the surface of the rod as shown in the figure. Calculate the angle theta. तो देखो यहां से ये तो एयर है और ये सिलेंडर है, यहां से लाइट ऐसे एंटर कर रही है, तो यहां पर एक सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो सरफेस हो गया, नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल हो गया, तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया नॉर्मल और रे के बीच में, तो ये रिफ्रेक्शन एंगल हो गया आर। फिर इस जगह पे जब लाइट पहुंची तो इस सरफेस पर हमें फिर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये नॉर्मल हो गया, इसे n2 कह लेता हूं, इसे n1। तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया और ये रिफ्रेक्शन एंगल हो गया जो कि 90 डिग्री रखा है। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए और रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए तो इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है और रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, आर कितना हो जाता है 90 डिग्री, तो इस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इस क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला या तो आप डायरेक्टली याद कर लो या चाहो तो ड्राइव करके देख लो। एन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया डेंसर मीडियम का और ये रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया। चाहो तो इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा दो, एन डी साइन आई इक्वल टू एन आर साइन आर। एन डी साइन आई की वैल्यू जो है वो सी के बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर। एन आर साइन 90, आर 90 रखेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां से साइन सी निकालते हैं तो एन आर अपॉन एन डी। तो ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमेशा यही याद रखो, एन आर अपॉन एन डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। कुछ बच्चे याद रखते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू 1/μ होता है, होता है जब इसको आप एयर मानोगे। ये हमेशा एयर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला याद करिए। एक जानते हो यहां पे अगर मैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा के सी निकाल लूं, उससे आर निकल आएगा। फिर इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगा के हम थीटा निकाल लेंगे। तो इसीलिए नाउ एट पॉइंट इसे पी मान लेता हूं, तो एट पॉइंट पी पर या तो आप स्नेल्स लॉ लगाओ या डायरेक्ट ये लिख दो क्रिटिकल एंगल साइन सी इज इक्वल टू एन आर। अब रेयर मीडियम, ये तो डेंसर मीडियम है और ये है रेयर मीडियम, तो रेयर का तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो एन आर तो 1 हो गया क्योंकि ये एयर है बाहर, तो 1। और एन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड दे रखी है हमें 2/√3। ये सिलेंड्रिकल रॉड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 2/√3 गिवन है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया, एन आर की वैल्यू 1 और एन डी की वैल्यू 2/√3। यहां से क्रिटिकल एंगल निकल आएगा, तो साइन सी इज इक्वल टू √3/2 जो कि 60 डिग्री की वैल्यू है, साइन 60 डिग्री। इससे कैंसिल हो गया तो c इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। जब क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री आएगा तो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम 90 डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री होगा ये, इसीलिए r प्लस सी प्लस 90 इक्वल टू नाउ इक्वल टू 180 डिग्री। r निकालना है, ये c 60 डिग्री है प्लस ये 90 है इज इक्वल टू ये 180, तो r इज इक्वल टू देखें तो 180 माइनस 150 दैट मीन्स r इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर r 30 डिग्री आ गया तो इस जगह पे फिर स्नेल्स लॉ लगा दो। देखो ये सरफेस कुछ इस तरह से होगा यहाँ और इस पर लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये ग्लास सिलेंड्रिकल ग्लास का ये सरफेस प्लेन होगा, प्लेन सर्कुलर प्लेन सरफेस, तो उस पर परपेंडिकुलर करेंगे तो ऐसे नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाएं, तो इधर तो एयर है, इधर एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें, ये इस तरह से लगाओ ऐसे, तो 1 ये स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम P1 पॉइंट पर, एट पॉइंट P1 कुछ भी लिख दो ऐसे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। ये इस अगर लिखें तो इस जगह पे एयर का इंडेक्स 1 इंटू इंसिडेंस एंगल साइन थीटा इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एन डी है, दैट मीन्स रूट इतना है 2/√3, तो 2/√3 साइन आर, तो साइन थीटा इक्वल टू 2/√3 और साइन आर की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 2/√3 और साइन 30 की वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपका साइन थीटा। तो यहां से थीटा देखें तो साइन इनवर्स 1/√3, ये इसका आंसर हो गया। हमसे थीटा ही पूछ रहा था कितना है।
अ बीकर इज फिल्ड विद वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 अप टू हाइट कैपिटल एच. अ कॉइन इज प्लेस्ड एट इट्स बॉटम. द डेप्थ ऑफ द कॉइन व्हेन व्यूड अलोंग द नियर नॉर्मल डायरेक्शन. ठीक है, सोल्यूशन पहले तो एक फिगर बनाते हैं. ये हमारे पास एक बीकर है ऐसे, और उसमें कैपिटल एच हाइट तक हमने वाटर भर दिया है. ठीक है, ये वाटर भरा हुआ है और इसकी हाइट वाटर की कैपिटल एच है. इसके बॉटम में एक कॉइन है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया ओ. कॉइन है, कौन को ऑब्जेक्ट मानेंगे. यहाँ से हम बहुत इसके क्लोज देख रहे हैं ऐसे, यहाँ से हमारी आई जो है इज़ वेरी क्लोज टू द सरफेस, इस सरफेस के वेरी क्लोज है. तो ये ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखाई देगा, तो दिखता क्या है, इमेज. तो इमेज कहाँ बनेगी वो पूछ रहा है. बॉटम से, बॉटम से कितनी नीचे बनेगी, है ना, सॉरी यहाँ से सरफेस से, है ना, कहाँ दिखाई देगा ये हमें. ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला में कुछ याद होना चाहिए पहले, है ना, समझें. मैं लिखता हूँ एक फॉर्मूला में लिखता हूँ n2/n1 इक्वल टू d डैश अपॉन d. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेम पर कॉन्सेंट्रेट करना, है ना. सबसे पहले मैं बताता हूँ n2 का नाम. n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ मीडियम. ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. कौन से मीडियम का, ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑफ रिफ्रैक्शन, या हिंदी में समझ लो उस मीडियम का रिफ्रैक्शन जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती है. उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन. और n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस. और ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है या इंसिडेंट हो रही है. ठीक है ना, अभी समझ में आएगा. डी डैश क्या है, डी डैश है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इंटरफेस. इंटरफेस या सरफेस भी कह सकते हो, है ना, ये वाला सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है. या इसे एपरेंट डेप्थ भी बोलते हैं हम. क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ. तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इंटरफेस, सरफेस से इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो एपरेंट डेप्थ होती है. डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम इंटरफेस. और इंटरफेस वो सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, या इसे रियल डेप्थ भी बोल सकते हो आप. ठीक है, तो बताओ रियल इस क्वेश्चन में अगर मैं सोल्यूशन करूं तो डी कितना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरफेस. तो ऑब्जेक्ट कॉइन है और इंटरफेस ये रहा, तो डिस्टेंस होगी कितनी, कैपिटल एच. ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल एच. डी डैश ही तो हमसे पूछा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इंटरफेस दैट विद एपरेंट डेप्थ. मतलब यहां से अगर मैं इसको देखूं तो ये हमें कॉइन दिखेगा कहां, तो डी डैश पूछा है. ठीक है, n2 क्या है, तो देखो लाइट कहां से चली, लाइट चले, ये मान लो ये आईज है वेरी क्लोज टू द सरफेस. इतनी बड़ी क्यों बनाई है सर, समझने के लिए बना दी, छोटी ना लेना. ये हमारी आई है, यहाँ से हम देख रहे हैं नॉर्मली. तो n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती है. तो लाइट चलेगी कहाँ से, ऑब्जेक्ट से. कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आई में जाएगा तभी तो दिखाई देगा. तो यहाँ से लाइट चली ऐसे और इस मीडियम में गई इसमें, तो एयर में जा रही है लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन. इंसिडेंट इस मीडियम में हुई है. इस सरफेस पे कौन से मीडियम से इंसिडेंट हुई, वाटर से. तो ये तो हो गया आपका n1 और ये हो गया आपका n2. तो n1 तो हो गया 4/3 और n2 हो गया एयर है सिलिकॉन. लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में रिफ्रैक्शन होने के बाद जाएगी, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद इसमें जाएगी, और रिफ्रैक्शन होने से पहले इसमें होगी, इंसिडेंट इसमें होगी. इसलिए ये n1 है, ये n2 है. तो n2 1 हो गया और n1 हो गया 4/3. बस खेल खत्म, फॉर्मूले में लगा दो इस वाले में, ये है ना. तो n2 की वैल्यू कितनी बताओ, 1 अपॉन n1 की वैल्यू कितनी है, 4/3 इक्वल टू डी डैश हमसे पूछा है, और डी कितना है आपका h. तो इसको उल्टा कर लो, 3/4 इक्वल टू डी डैश अपॉन h. तो डी डैश की वैल्यू आई 3h/4 ये. और ये एपरेंट डेप्थ है, दैट मीन्स जब लाइट यहाँ से चली तो एक तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो I/0 अगर डायग्राम से समझना चाहो तो डायग्राम से समझ सकते हो. एक लाइट ऐसे गई, ये इंसिडेंट रे हो गई. यहाँ नॉर्मल बनाओगे तो लाइट डेंसर टू रे जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाती है, थोड़ी सी ये ऐसे हो जाएगी. और इसको पीछे बढ़ाएंगे ना तो ये यहाँ पे इंटच कर रही है, तो ये कॉइन हमें यहाँ दिखेगा, ये इमेज हो गई. तो ये डिस्टेंस आपकी डी डैश है, और ये जो डिस्टेंस मैंने ली है ये डी है. तो ये सरफेस से इमेज इतनी दूरी पे दिखेगी, ये कॉइन हमें यहाँ दिखाई देगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट.
ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारी आंख में ये दोनों रेज आ रही हैं और हमारी आंख होती है मासूम, तो लाइट को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना जानती। जहाँ से ये इस आंख को लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा और इसका आंसर है बी 3H/4। Rectangled isosceles glass prism ABC is kept in contact with an equilateral triangular prism DBC as on the figure. Both prisms are made of same glass. Refractive index 1.6. Trace the path of the ray MN incident normally on face AB as it passes through the combination. ठीक है, मैंने डायग्राम बना रखा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। देखो फेस AB पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो इस जगह पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना, ऐसे ये 90 डिग्री था, लेकिन इंसिडेंस एंगल देखते हैं तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन देखते हैं, तो I 0 हो गया। यहाँ लिखते जाता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। फेस AB की बात कर रहे हैं तो इंसिडेंस एंगल 0 है और रिफ्रैक्शन एंगल भी 0 होगा, लाइट सीधे चली जाएगी ऐसे। फिर फेस AC की अगर हम बात करें तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लेना चाहिए, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ऐसे, ये नॉर्मल हो गया। ये 45 है, ये 90 है, तो ये 45 होगा, और इसके बीच में 90 है तो ये वाला भी 45 होगा, तो ये एंगल 45। फेस AC के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल इंसिडेंस एंगल है, तो ये 45 डिग्री है। लेकिन लाइट अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। जब भी लाइट ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी जाए तो हमारे कान खड़े होने चाहिए और हमें चेक कर लेना चाहिए कि लाइट प्रिज्म से बाहर निकलेगी, ग्रेज सरफेस से टच करके जाएगी या TIR हो जाएगा। उसकी क्या कंडीशन से होती हैं, कैसे चेक करते हैं, पहले थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है, डेंसर से रेयर, तो एक सिचुएशन ये हो सकती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट ऐसे चल रही है तो I बराबर 0 हो गया, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो R बराबर 0, एक तो ऐसे जा सकती है। अगर हम ऑब्लिक लाइट डालें ऐसे, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया I। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो अभी फ्रॉम दी नॉर्मल तो बाहर निकल गई, R लेस देन 90 डिग्री, बट R इज ग्रेटर देन I। इस जगह पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो ये म्यू डी और ये म्यू आर, तो म्यू डी इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर। अब सोचो म्यू डी और म्यू आर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अगर इंसिडेंस एंगल हम इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रेक्शन एंगल बढ़ेगा, और आर पहले से ही आई से बड़ा था, तो इंसिडेंस एंगल बढ़ाते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके लिए, जिस इंसिडेंस एंगल के लिए रिफ्रेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इंसिडेंस एंगल बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा और आर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाए, उस इंसिडेंस एंगल तक ले आओ। मान लो कि मैंने इंसिडेंस एंगल बढ़ा लिया और ये इंसिडेंस एंगल पर रिफ्रैक्शन एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, और जिस इंसिडेंस एंगल पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए उसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। उसी इंसिडेंस एंगल का नाम क्रिटिकल एंगल है। इसके बियॉन्ड अगर हम इंसिडेंस एंगल को देखो इससे इधर करेंगे ना, इस पॉइंट से जस्ट इधर, तो I लेस देन C होगा, और इधर लाएंगे तो इंसिडेंस एंगल फिर बढ़ेगा इस वाले पॉइंट से, है ना, इंसिडेंस एंगल और इंक्रीज हो गया। अगर I C से बड़ा हो जाए तो लाइट सेम एंगल से सेम मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसको TIR बोलते हैं। ये 3 सिचुएशन हमें आनी चाहिए। अच्छा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मोस्टली याद करते हैं, साइन C = 1/μ, ऐसे ना कराएं। देखो म्यू डी I की वैल्यू C के बराबर, तो म्यू डी इंटू साइन C और म्यू आर इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन C इक्वल टू आ गया म्यू आर अपॉन म्यू डी। ये फॉर्मूला याद करें आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। एक्चुअल में होता क्या, रेयर मीडियम मोस्टली हम एयर मान लेते हैं और इसका म्यू मान लेते हैं, तो फॉर्मूला लिख देते हैं साइन C इक्वल टू एयर का इंडेक्स 1 और डेंसर मीडियम का म्यू। तो ये याद करते हैं, वो जरूरी थोड़ी कि हमेशा एयर हो, इसलिए ये याद करिए। अच्छा, अब I बराबर 45 है और क्रिटिकल एंगल निकालना है, तब मालूम पड़ेगा मेरे को कि कौन सी सिचुएशन है, I लेस देन C है, I इक्वल टू C है या I ग्रेटर देन C है। तो साइन C निकालें, C निकाल रहे हैं तो साइन C की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएं हम म्यू आर अपॉन म्यू डी। म्यू आर अब इधर तो एयर ही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, म्यू डी ग्लास का इंडेक्स 1.6 है। अब इसकी वैल्यू तो समझ में आ नहीं रही, कोई बात नहीं, साइन C की वैल्यू 1 अपॉन 1.6। साइन I निकाल लीजिए आप, तो साइन 45 डिग्री दैट मीन्स 1 अपॉन √2, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब एक बात आइए, यहाँ पर ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू बड़ी है, और बड़ी का अगर डिवाइड करेंगे इसमें तो ये वाली वैल्यू छोटी आएगी और ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी। तो यहाँ साइन I बड़ा है साइन C से, साइन I, क्योंकि ये वाली पूरी वैल्यू देखें इस पूरी वैल्यू से बड़ी है, क्योंकि नीचे यहाँ छोटा है तो ये पूरी वैल्यू बड़ी आएगी, साइन I ग्रेटर देन साइन C। ऐसा करने से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर साइन
साइन की टेबल में थीटा इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। अगर साइन थीटा बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, साइन थीटा घटेगा तो थीटा भी छोटा होगा। मतलब समझ में आया ना? ठीक है, थीटा साइन थीटा ज़्यादा होगा तो थीटा भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ साइन आई ग्रेटर देन साइन सी है तो आई भी सी से बड़ा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर टी आई आर होगा, है ना। और टी आई आर हुआ तो कितने एंगल से लौटेगी लाइट? 45 से। आगे की ज्योमेट्री चेक कर लेनी चाहिए। देखो यहाँ अगर लौटेगी 45 से, इधर बोला 45 बचेगा और इधर 45 है तो यहाँ 90 डिग्री से टकराएगी, क्योंकि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। इसीलिए यहाँ से आगे की ज्योमेट्री पहले सोचनी चाहिए। तो लाइट ये 45 डिग्री से लौटी और यहाँ 90 डिग्री से टकरानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 45 से लौटी। टी आई आर में जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से वापस लौटती है। तो देखो ये 45 और इसके बीच में 90, तो ये भी वाला 45, ये वाला 45 और ये 45, ये 45 पहले से था, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो ये 90 और ये 90 होना चाहिए। अब फेस BC की बात करें तो देखो यहाँ पर I बराबर 0 है फेस BC पर, तो R बराबर भी 0 होगा, तो लाइट सीधे चलेगी ऐसे, यहाँ टकराए। अब BD वाले फेस पर हमें नॉर्मल ड्रॉ कर लेना चाहिए। ये देखो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसे चाहो तो N1 कह दो, इसे N2 कह दो। नॉर्मल तो यहाँ पर भी ड्रॉ किया था, I बराबर 0, R बराबर 0। अब देखो ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा और ये 30 है तो ये वाला 60 होगा। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.6 ही है, तो भाई साइन सी की वैल्यू इसकी भी 1/1.6 ही रहेगी। लेकिन इसके लिए इंसिडेंस एंगल 60 डिग्री हो गया है, तो साइन आई निकालेंगे ना तो ये साइन 60 डिग्री, दैट मीन्स √3/2। अब इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वाई? एक बात बताओ, जब साइन 45 ही इस वाली साइन सी से बड़ा था तो ये तो साइन 60 डिग्री हो गया, वो उससे तो वैसे ही बड़ा होगा कैटेगल एंगल से। कैटेगल एंगल तो बदला ही नहीं है, कैटेगल एंगल तो साइन सी = इतना ही है। यहाँ जब 45 डिग्री वाला एंगल इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा था तो अभी भी क्रिटिकल एंगल तो उतना ही है, और ये आई 45 की कंपेयरिंग बड़ा है, तो यहाँ पे 100% I ग्रेटर देन सी ही होगा। समझ में आया हो आपको? हाँ, तो 60 डिग्री, तो देखो आगे की लाइट रिफ्लेक्ट होगी, 60 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, TIR हो जाएगा। यहाँ पर भी TIR और यहाँ पर भी TIR था। और 60 डिग्री, तो आगे की ज्योमेट्री देखो, अगर यहाँ से 60 से लौटाता हूँ तो ये 30 बचेगा, और 30 और 60 90, तो यहाँ 90 से टकराना चाहिए। सोच लिया, तो 90 डिग्री कुछ इस तरह से बनाना कि 90 डिग्री से टकराए, ये 90 डिग्री। क्योंकि ये 60 डिग्री, आपको नहीं लगता ये 30 डिग्री, और ये 30 और ये 60 90, तो यहाँ 90 होना चाहिए, तभी तो 180 डिग्री होगा ट्रायंगल का सम। 90 डिग्री से टकराया तो इस जगह पे तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो लाइट सीधी चली जाएगी। 90 डिग्री से थोड़ा सा नए को दबाना चाहिए था इधर, कोई बात नहीं, ऐसे लाइट बाहर निकल गई, तो ये ट्रेस कर दिया हमने, है ना। तो ये इस तरह से हमें ट्रेस करना चाहिए। A double convex lens of glass has both faces of same radius of curvature 17 centimeter. Find its focal length if it is immersed in water. The refractive indices of the glass and water are 1.5, 1.33 respectively. देखो इसमें जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो 1/f = यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं हम लेंस के मटेरियल का, है ना, लेंस के मटेरियल का, और यहाँ लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडेड मीडियम का -1 और 1/r1 - 1/r2। आपने ज़्यादातर से फॉर्मूला ऐसे देखा होगा, μ - 1 1/r1 - 1/r2। एक्चुअल में हम लेंस का मटेरियल का इंडेक्स तो म्यू मान लेते हैं और सराउंडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर मानते हैं, और एयर मानते हैं तब ये वाला फॉर्मूला हमें दिखाई देता है ना। अगर सराउंडेड मीडियम को आप एयर मानोगे ना तो एयर का इंडेक्स 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रखोगे, तो और यहाँ म्यू का लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू मानोगे तो म्यू - 1 1/r1 - 1/r2 दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअल में हमें ये फॉर्मूला ऐसे याद करना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडेड मीडियम, है ना। अब क्वेश्चन को करिए आप, एक लेंस बना लीजिए आप ऐसे, डबल कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, है ना, और मान लो कि लाइट इधर से डाल लें। अब लाइट इधर से भी डाल सकते हो, लेकिन लाइट जिस सरफेस पे पहले पड़ती है ना, उसको हम फर्स्ट सरफेस मानते हैं। तो ये वाला फर्स्ट सरफेस है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, और इसका स्फीयर बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे, सर्कल नहीं स्फीयर, तो ये ऐसे कंप्लीट होगा। और ये जिस सरफेस पे लाइट पहले पड़ेगी उसे फर्स्ट सरफेस बोलेंगे, तो इसलिए सेंटर कर्वेचर C1, और ये ऑप्टिकल सेंटर, तो इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं r1, और ये सेकंड सरफेस मान लेंगे हम, तो इसका स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट होगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम r2 मान रहे हैं, और ये C2, और ये आपकी डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक r2। अब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग सभी डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से सभी मेजर करना यहाँ से शुरू करते हैं, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ये इंसिडेंट रे है, इसकी डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो नेगेटिव।
इसीलिए R1 तो होगा पॉजिटिव और R2 होगा नेगेटिव। यहाँ पे R1 R2 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल दे रखे हैं 17 सेंटीमीटर। बस वैल्यू पुट करिए, खेल खत्म है। 1/f। अब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ कितना है 1.5 है, और ये डूबा हुआ किस में है बेटा, इसका सराउंडेड मीडियम कौन है, इसका सराउंडेड मीडियम है वाटर, तो म्यू सराउंडेड मतलब वाटर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कितना 1.33। तो वैल्यू पुट कर दें तो लेंस के मटेरियल का 1.5 और ये 1.33 -1 और 1/R1 पॉजिटिव है और 17 है माइनस R2 माइनस का 17 ऐसे। तो ये यहाँ से 1.33 एलसीएम लेंगे तो 1.5 माइनस 1.33 है ना, और ये हो जाएगा 2/17। इसमें से घटाओ तो 0.17 बचेगा और डिवाइड बाई 1.33 और 2/17। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दो तो 17 से 17 कट जाएगा, ये 1/f आया। तो f इज टू, दोनों को उल्टा कर लो, इसको भी ऊपर ले जाओ, रिवर्स कर लो, 133/2। 2 का डिवाइड करो, 2 6 12 है, एक कैरी 6 और फिर एक बचेगा फिर 5, इतने सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही डाटा दे रखा था 17 सेंटीमीटर, इसलिए 17 आएगा, इतनी फोकल लेंथ आ जाएगा। अ ग्लास स्लैब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, थिकनेस 6 सेंटीमीटर, प्लेस्ड ओवर अ पेपर, द शिफ्ट इन द लेटर प्रिंटेड ऑन द पेपर विल बी। जैसे ये पेपर है, इसी के ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दें, है ना, जैसे ये आपका मैंने ग्लास स्लैब रख दिया, ये पेपर था आपका, इस पे ग्लास स्लैब, इसकी ये थिकनेस कितनी है, ये वाली ये थिकनेस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका 1.5। यहाँ कोई प्रिंटेड लेटर है, वो कितना शिफ्ट हो जाएगा ये पूछ रहा है हमसे। तो शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू, ये होता है थिकनेस ऑफ द स्लैब 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइड बाई म्यू स्लैब। अब जानते हो सराउंडिंग मीडियम किसे बोलते हैं, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है और जहाँ ऑब्जर्वर होता है सेम मीडियम में होने चाहिए, तो ऑब्जर्वर और ये सेम मीडियम में होना चाहिए। तो सराउंडिंग मीडियम वो होता है जहाँ से ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट जिसमें जिस मीडियम में लाई कर रहे हैं उसको सराउंडिंग मीडियम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चाहो तो आप इसको ऐसे ना सकते हो कि स्लैब ऐसे ना लेते और यहाँ ऑब्जेक्ट रखते लेटर और यहाँ से देखते ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ से देख रहे हैं, तो कितना शिफ्ट होगा ये पूछ रहा है। इसकी ये थिकनेस है T 6 सेंटीमीटर और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका स्लैब का, ये स्लैब हो गया म्यू स्लैब और सराउंडिंग हो गया एयर आपका सराउंडिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव T देखें 6 सेंटीमीटर 1 माइनस 1/म्यू स्लैब 1.5 है ना। तो यहाँ से 6 पॉइंट उठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस ये हो गया 2/3, 5 से काट दिया और यहाँ से 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस के 2 डिवाइड बाई 3, तो ये 3 से कट गया 2 और ये 1 हो गया, तो 2 सेंटीमीटर इतना शिफ्ट आया। पॉजिटिव आया तो इसका क्या मतलब है, जानते हो अगर शिफ्ट पॉजिटिव आता है तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चल रही है ना, उधर की तरफ शिफ्ट होगा। और ये शिफ्ट मेजर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, शिफ्ट कहाँ से मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट से, तो ना, तो ये यहाँ से चली लाइट, नॉर्मल ड्रॉ करो आप यहाँ, और लाइट डेंसर टू रेयर जा रही तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल कर देंगे तो ये पीछे बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये इसकी इमेज बनी। तो ये शिफ्ट है, ये लेटर जो होगा वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट दिखाई देगा ऐसे। और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो शिफ्ट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है 1 पॉइंट, और नेगेटिव आता है तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ऑफ शिफ्ट हमेशा मेजर कहाँ से करते हैं ऑब्जेक्ट से, ये शिफ्ट जो डिस्टेंस होती है वो मेजर कहाँ से करते हैं ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से इतना दूरी पर ये 2 सेंटीमीटर इधर की तरफ शिफ्ट हुआ है ऐसे, है ना। अच्छा, ये कहानी होती है। तो शिफ्ट 2 सेंटीमीटर, ए चॉइस इज करेक्ट। अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स is refracted by a spherical glass ball, refractive index 1.5 of radius 15 centimeter. Draw the ray diagram and obtain the position of the final image found. ठीक, तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, एक स्फेरिकल ग्लास स्लैब बना लेते हैं, ये बना लिया, और इसकी जो रेडियस है ये सेंटर हो गया, और ये इसकी जो रेडियस है ये हमें यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये रेडियस भी 15 होगी, और इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ग्लास स्लैब है ये, बाहर तो सराउंडेड मीडियम एयर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट सोर्स, मतलब दूर से आ रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि लाइट इन्फाइनाइट से आ रही है और पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। जब सोर्स इन्फिनिटी पे रखा हो तो जो रे आती हैं
वो आपस में पैरेलल आती हैं। तो ये दो रेज आ रही हैं, वो आपस में पैरेलल हैं। तो इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, इससे सरफेस को मान लेता हूँ APB, स्फेरिकल सरफेस APB से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो फॉर स्फेरिकल सरफेस APB, P पोल है तो सभी डिस्टेंस यहीं से मेजर करेंगे। जानते हो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हो आप? ऑब्जेक्ट पहचानते हैं हम इंसिडेंट रे से। तो इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे हैं और ये आपस में कहीं पे भी मीट नहीं कर रही। जानते हो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जहाँ पर रे मीट करती हैं या मीट करती हुई अपीयर होती है। कौन सी वाली? इंसिडेंट रे। तो यही तो कहीं पे भी मीट नहीं कर रही, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है, ठीक है। इमेज की पोजीशन में नहीं पता, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहें तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। जानते हो इन पोल से सभी डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो पोल की इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे वो नेगेटिव। इसलिए डिस्टेंस पोल से मेजर करना शुरू करें, यहाँ से ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, R इक्वल टू प्लस के 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाते हैं स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो यहाँ लिखते हैं V माइनस यहाँ लिखते हैं U और यहाँ लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पोल से इमेज तक की डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस और पोल से सेंटर कर्वेचर तक की डिस्टेंस। यहाँ आता है N2 N1 और N2 माइनस N1। अब N2 का नाम सुनिए ढंग से। N2 उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती है। रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में जाएगी उसको N2 बोलेंगे। और N1 उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट रिफ्लेक्शन होने से पहले आ रही है, जिसमें से आ रही है। तो बताओ N1 कौन सा है? तो N1 लाइट इसमें से आ रही है, तो N1 हो गया 1, और लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इस मीडियम में जाएगी जिसका इंडेक्स 1.5 है। तो N2 हो गया आपका, N1 हो गया 1 और N2 हो गया 1.5। N2 उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद जाती है, तो इसमें तो जाएगी 1.5 में, इसीलिए 1.5। तो लिख दो ये 1.5 V निकालना है, और जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका साइन रखते हैं। अभी डायग्राम मत बनाना, पहले से ही डायग्राम बना देते हैं कि इमेज यहाँ बनेगी। अरे पहले लोकेशन तो पता करो इमेज की क्या है ना। तो डायग्राम हमें क्या मालूम कहाँ पे इमेज बनेगी, इसीलिए पहले इमेज की लोकेशन निकाल लेंगे तब देखेंगे, डायग्राम आगे बढ़ाएंगे। माइनस N1 की वैल्यू आपकी 1 और U की वैल्यू इनफाइनाइट, इसे माइनस की इन्फिनिटी कह दो, इधर की तरफ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। N2 की वैल्यू और R की वैल्यू 15, तो ये तो 0 हो गया। 1.5 अपॉन V और ये हो गया 0.5 अपॉन 15। इस पॉइंट से ये पॉइंट उठा सकते हो और 5 से 3 बार काट सकते हो, इसका से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो V इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब है? तो सभी डिस्टेंस यहाँ से मेजर करी होंगी, तो इससे पॉजिटिव आ रहा है तो इस डायरेक्शन में, तो 45 सेंटीमीटर यहाँ से 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बन रही है। तो ये 30 तो ये हो गई, 45 तो 15 यहाँ, भाई यहाँ से 45 सेंटीमीटर। तो ये वाली कितनी बचेगी सोचो? 15 सेंटीमीटर बचेगी। यहाँ कहीं इमेज बनी होगी I1। अब ये इमेज वर्चुअल है या रियल है ये देख के बतानी पड़ेगी आपको। तो जानते हो इमेज यहाँ से लाइट चली डर ऐसे, और यहाँ जाके इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देनी चाहिए, लेकिन करेगी नहीं क्योंकि सरफेस बीच में आ गया। तो बताओ ये इस सरफेस के लिए कौन सी इमेज कैसे पहचानते हैं? रिफ्लेक्टेड रे से। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है सरफेस के लिए, हाँ सर। अब ये बताओ ये रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करती हैं या मीट करती हुई अपीयर होती हैं उसे इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब वो रियल है वर्चुअल कैसे पहचानते हैं? रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करें तो वो रियल इमेज होती है, और मीट करती हुई अपीयर हो तो वो वर्चुअल इमेज होती है। अब मेरे को बताओ I1 इज अ रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? तो देखो ये अगर सरफेस नहीं आता ना, ये वाला सरफेस, क्योंकि यहाँ से अभी एक बार और लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, लाइट को सीधे नहीं जाने देगा, ये यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। अगर ये सरफेस नहीं होता तो इस जगह पर ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करती हैं, एक्चुअल में मीट करती हैं। बट अभी देखें तो ये सरफेस है, तो ये दोनों रे एक्चुअल में इस वाले पॉइंट पर मीट नहीं कर रही। अगर ये सरफेस नहीं होता तो यहाँ पर मीट करती हुई अपीयर होती, इसलिए दिस इज अ वर्चुअल इमेज। ये जो बनी वो वर्चुअल इमेज बनी, आपकी वर्चुअल इमेज, ठीक है। अच्छा, अब इस सरफेस से फिर दोबारा रिफ्लेक्शन होगा। इसे CP, इसे 1 मान लो, CP2D मान लो, इसे AP1 कह दो। अब सरफेस CP2D की बात करें, ऑब्जेक्ट किसे पहचानते हैं बताइए? इंसिडेंट रे से, और इमेज रिफ्लेक्टेड रे से। तो देखो ये इंसिडेंट रे है इस सरफेस के लिए बेटा, तो वो इस सरफेस के लिए रिफ्लेक्टेड रे, बट इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे। तो ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे से पहचानेंगे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? इंसिडेंट रे से। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखो ये दोनों रेज इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो रही हैं, तो इस सरफेस के लिए ये वाला वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि इंसिडेंट रे एक्चुअल में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ऐसा लग रहा है कि इस जगह मीट करेंगे, अगर ये सरफेस नहीं होता तो इस जगह मीट करती हुई अपेयर होती है ना, मीट तो नहीं कर रही ना बेटा। दिस इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो पोल से सभी डिस्टेंस मेजर करेंगे P2 से, और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस मेजर करें तो ये पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस इसको बोलेंगे जो कि 15 है। और पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हैं, तो U हो गया इसका 15 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R, तो यहाँ से मेजर करेंगे, ये रहा सेंटर कर्वेचर, ऐसे ऐसे मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, तो -15 ले लेंगे। और V तो निकालना ही है कि इमेज कहाँ बनी, तभी आगे डायग्राम बढ़ाएंगे, अभी नहीं मालूम हमें, है ना, जब मालूम पड़ जाता तभी देखते हैं। अब फॉर्मूला लगाओ, N2/V, सॉरी यहाँ से N1/U और इक्वल टू N2 - N1/R। N2 के बारे में अभी मैंने क्या बताया था, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती है। अब बताओ लाइट इधर से इधर ही तो आ रही है, तो ये N2 होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इस सरफेस के लिए N2 हो गया 1 और N1 हो गया लाइट जिस मीडियम में से आ रही है, तो इसी में से इसमें आ रही है ना, इसमें से इसमें आ रही है, N1 हो गया 1.5। तो N2 की वैल्यू हो गई 1, V निकालना है, इसे V डैश और U डैश कह सकते हो आप कहो तो, है ना, V डैश माइनस N1 कितना है 1.5 और U डैश प्लस के 15, जिसका वैल्यू निकालते हैं उसका साइन ही रखते हैं बेटा, ठीक है, इक्वल टू 1 - 1/1.5 डिवाइड बाई R की वैल्यू माइनस के 15। तो देखो इसे हटाएंगे तो 0, तो ये 1/V डैश माइनस 1 तो 1/10 हो गया ये तो, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 0.5 से 0 बढ़ाएंगे तो 1/30 आएगा। भाई ये 0.5 हो गया माइनस का और ये माइनस के 15 हो गया, इसे हटा लिया, कट गया, माइनस से 0 उड़ाया 0 हो गया, काटा तो 1/30 हो गया। तो 1/V डैश बराबर 1/30 प्लस 1/10, यहाँ से 30 एलसीएम लें तो 1 + 3 दैट मीन्स 4/30, दैट मीन्स 2/15, 2 से काट दिया, तो V डैश कितना आया, ये 15/2 दैट मीन्स प्लस के 7.5 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये भी इस वाले पोल से इधर ही मेजर कर रहे हैं, और 7.5 है तो ये 15 था, तो 7.5 इसका मिड पॉइंट हो गया। यहाँ ये इस जगह पे इमेज बनी, ये फाइनल इमेज होगी। यहाँ से अगर आप नॉर्मल भी ड्रॉ करोगे ना आप ऐसे, ये नॉर्मल 2 और ये वाला पहला वाला नॉर्मल था, सेंटर कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं N1, और लाइट डेंसर टू रे जा रही तो अभी फ्रॉम दी नॉर्मल होगी, तो इस लाइन से नीचे आएगी ऐसे, और एक रे ये जा रही थी डर ये वाली, है ना, तो ये तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो I/0, इस जगह पे नॉर्मल ड्रॉ करो I/0 R/0, तो सीधे ले जाएगी लाइट। अब बताओ ये रिफ्लेक्टेड रहे हैं क्या, एक्चुअल में मीट कर रही है, मीट करती हुई फिर एक्चुअल में, तो ये रियल इमेज बनी, तो फाइनल इमेज तो रियल इमेज बनी। और इस वाले पोल से कितनी दूरी पे बनी, 7.5 सेंटीमीटर है, तो ये लिख देंगे सेकंड पोल से, आंसर में सेकंड पोल से जो इमेज बन रही है वो 7.5 सेंटीमीटर बन रही है और रियल इमेज बन रही है। और ये डायग्राम तो मैंने बना ही दिया। टैंक इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 up to height of 30 centimeter. A tiny bulb is glowing a bottom of the tank. Calculate the diameter, इस पर ध्यान दीजिए, of an opaque disc floating the symmetrically on the liquid surface that can cut off completely the light from the bulb that comes out of the liquid surface. ठीक है, तो सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं कि हमारे पास एक ये टैंक है, ये टैंक है और इसमें ये पानी भरा हुआ है, कितनी हाइट तक, कैपिटल H = 30 सेंटीमीटर हाइट तक ये हमारे पास कोई लिक्विड भरा हुआ है, वाटर नहीं है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें रखा है √2, ठीक है। और यहाँ बॉटम में एक टाइनी बल्ब सोर्स लगा दिया है, सोर्स दैट मीन्स बल्ब लगा दिया है छोटा सा। तो ये पूछ रहा है कि जिस सरफेस, वाटर के सरफेस से जो लाइट बाहर निकल रही है उसको रोकना है, उसके रोकने के लिए कितनी डायमीटर का डिस्क लगाना चाहिए जिससे लाइट बाहर निकले ही ना, क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, क्या, जैसे आपका कोई लिक्विड है और ये ऊपर एयर है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, और ये रेयर मीडियम। जब लाइट किसी सोर्स से चलती है, जैसे ये कोई सोर्स है, तो ये अगर लाइट सरफेस से ऐसे जाएगी, सरफेस से परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो I/0 R/0, ये तो लाइट बाहर निकल ही जाएगी। लेकिन अगर हम लाइट ऐसे डालें, इंसिडेंट करें थोड़ी सी ऑब्लिक करके, और ये आपका मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा, ये आई, इस जगह पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो लिखते हैं ND, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND मान लें और इसका इंडेक्स NR, तो ND × sin I, अगर इसे इंसिडेंस एंगल कहें I, इक्वल टू लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाती है, तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल कर दी मैंने, ये R यहाँ ज़्यादा है I से, और स्नेल्स लॉ लगाएं इस जगह पे, तो NR
इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने NR माना है, रेयर मीडियम है इसीलिए, इनटू साइन आर, है ना ये। अब यहाँ पर अगर हम इस इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करें तो ND तो कांस्टेंट टर्म है, NR भी कांस्टेंट टर्म है। अगर हम इंसिडेंस एंगल इंक्रीज करते हैं तो आपको नहीं लगता कि रिफ्लेक्शन एंगल भी इंक्रीज होगा? हाँ सर, इंसिडेंस एंगल को आप इंक्रीज करते जाइए और रिफ्लेक्शन एंगल भी बढ़ता जाएगा। एक इंसिडेंस एंगल ऐसा आएगा जिस पर रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, उस इंसिडेंस एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। लाइट डेंसर टू रेयर जानी चाहिए, ये कहानी सब डेंसर टू रेयर के लिए। तो अगर आप इंसिडेंस एंगल बढ़ाते जाओगे ऐसे, तो किसी न किसी इंसिडेंस एंगल पर, देखो ये आई इस एंगल के बराबर था और ये वाला जो आई होगा वो इसके बराबर, तो इंसिडेंस एंगल मैंने बढ़ाया है। तो अगर ये इंसिडेंस एंगल बढ़ते बढ़ते अगर ऐसा हो जाए कि रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। भाई आई बढ़ाओगे तो आर तो बढ़ेगा ही, तो बढ़ते बढ़ते आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो जिस इंसिडेंस एंगल पर हो जाएगी उसे क्रिटिकल एंगल नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब यहीं तक लाइट देखो सरफेस से जस्ट टच करके बाहर निकल दी तो, लेकिन टच करके गई, ये तो आउट हो गई, लेकिन ये जस्ट टच करके गई। अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा भी लाइट को इधर डाल देंगे ना हम ऐसे, एक और लाइट इंसिडेंस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, हाँ नहीं थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे, तो इंसिडेंस एंगल इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। जब ऐसा होता है कि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए और लाइट डेंसर टू रह जाए, तो टोटली लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी एंगल से। अगर ये आई है तो आई से ही वापस आती है, इसे TIR बोलते हैं। तो यहाँ से तो लाइट बाहर निकलेगी नहीं, तो आपको नहीं लगता कि जो लाइट इमर्ज होगी दोनों साइड से, चारों साइड से, वो I बराबर C तक ही इमर्ज होगी, ऐसे बाहर निकलेगी। तो यही वो रीजन है जिसमें से लाइट बाहर निकल सकती है, ये वाला रीजन जिसमें से लाइट बाहर निकल सकती है। अगर इसी रीजन में हम एक डिस्क लगा दें ऐसे ऊपर से वाटर के सरफेस पर, ऑपेक कोई सर्कुलर डिस्क लगा दें ऐसे, तो फिर लाइट बाहर आउट नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगी, बस इसी का डायमीटर हमसे पूछा है ना। तो ये I बराबर C वाली सिचुएशन है। तो मैं इसी डायग्राम को यहाँ पर बना देता हूँ। देखो अगर लाइट यहाँ डाली मैंने ऐसे और एक लाइट मैंने यहाँ डाली ऐसे, है ना, तो ये आपका मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। और अगर ये I बराबर C हो और इधर भी ये I बराबर C, ये चारों तरफ होगा I बराबर C, तो एक सर्क्यूलर रीजन बन जाएगा जिसमें से लाइट बाहर निकलना चाहती है। इतने रीजन में से लाइट बाहर निकलेगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से इससे जाएगी और बीच में से तो बाहर निकली जाएगी। और इससे जैसे ही हम इधर आएंगे, इस साइड में आएंगे, इस साइड इस रीजन से इस साइड में आएंगे ऐसे, है ना, तो लाइट सेम मीडियम में सेम एंगल से वापस आ जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, है ना। तो हमें तो केवल वो रीजन ढूंढना है जिसमें से लाइट बाहर निकल रही है, उसके ऊपर ही एक डिस्क लगा देनी है ऑपेक जिससे लाइट बाहर ना निकले। तो वो ये रीजन हो गया जिसमें मैंने ये डिस्क लगा दी। ठीक है, अब लाइट बाहर नहीं निकलेगी, ये मैंने ऑपेक डिस्क लगा दी। अब करने में कुछ नहीं है, अगर ये C है तो ये भी C होगा भाई, ये वाला क्रिटिकल एंगल, इसे छोड़ो, ये C है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया ना, ये और ये, तो ये C है और ये रेडियस निकाल लो इसके वाला आप, ये वाली। तो डायमीटर पूछा वैसे तो डायमीटर जो होगा वो रेडियस का डबल होगा, डायमीटर ऑफ डिस्क, है ना। तो 10C लगा दो, 10C इक्वल टू क्या होता है भाई? 10C होगा परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंड हो गया R और बेस हो गया H, एक तो ये हो गया। अब इस क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा दो, साइन C, ये होता है NR अपॉन ND। ऐसे मत याद करो 1 अपॉन म्यू करके नहीं, बहुत बच्चे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सिंबल N ले लो, म्यू ले लो, 1 अपॉन म्यू याद कर लेते हैं। वो हमेशा तब होता है जब लाइट डेंसर से एयर में जा रही हो, एयर के लिए आप ऐसे फॉर्मूला याद करो बेटा। इसको देखो ऐसे, इस जगह पर अगर हम I की वैल्यू C ले लें और R की वैल्यू 90 डिग्री ले लें तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ND साइन C NR और साइन 90। साइन 90 के लिए तो 1 हो गई, तो साइन C कितना आया? क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आया NR अपॉन ND। ये रेयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और नीचे डेंसर मीडियम का, और डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होता है रेयर मीडियम से, ये भी ध्यान रखो। तो ऊपर कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला और नीचे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला, है ना, फॉर्म लिखते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिए। अगर ऊपर एयर है तो एयर की जगह पे 1 लिख देंगे, NR 1 और ये N, तो 1 अपॉन N हो गया ना, जो आप याद करते हो साइन इक्वल टू 1 अपॉन N, उसी से आता है, पर ये ज़्यादा बेटर है उस फॉर्मूले से, तो इसलिए याद करो ऐसे। अब NR कितना हो गया? देखो NR 1 हो गया क्योंकि वो एयर है, और ND हमें दे रखा है ये √2, तो ये 1 अपॉन √2 हो गया। तो साइन C ये कितने की वैल्यू हो गई? साइन 45 डिग्री की हो गई, इससे कट गया, तो C इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। अब C 45 आ गया तो यहाँ रख दो, तो tan 45 हो गया सीधा सीधा, इक्वल टू R अपॉन H, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो R इक्वल टू H हो गया। H 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस तो 30 सेंटीमीटर है, इसीलिए डायमीटर, अगर हम डायमीटर देख रहे हैं तो 2R, और 2R मतलब 60 सेंटीमीटर, इतना डायमीटर की अगर डिस्क लगा देंगे, है ना, तो आपका डायमीटर ऑफ डिस्क कह सकते हो आप। तो ये बाहर लाइट नहीं निकलेगी। An object is placed 30 centimeter from thin convex lens of focal length 10 centimeter
द लेंस फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन अ स्क्रीन. If a thin concave lens is placed in contact with the convex lens, the sharp image on the screen is formed when the screen is moved by 45 cm from its initial position. Calculate the focal length of the concave lens. तो सबसे पहले एक फिगर बना लो और केस 1 बना लो. केस फर्स्ट कि एक ऑब्जेक्ट, एक कॉन्वेक्स लेंस है थिन, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस, इसकी फोकल लेंथ रखी मान लो ये f1 है और ये रखी हमें 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव. ठीक है. और ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पर, तो 10, 20 और 30. देखो ये f हो गया, ये 2f, तो 2f और इन्फाइनिटी के बीच में रखा है, तो इमेज उधर की साइड में f और 2f के बिटवीन बनेगी, रियल बनेगी. थोड़ा सा ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया लगा लेना चाहिए हमेशा. चलिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और इससे ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, तो इमेज इस साइड में f और 2f के बीच में मतलब 10 और 20 सेंटीमीटर के बिटवीन बननी चाहिए. देखो u इंसिडेंट रे इधर से चलेंगी ऐसे, इधर की तरफ इंसिडेंट रे होंगी ऐसे, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर की जाती हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर की जाती हैं वो नेगेटिव लेते हैं. तो ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, सी इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, तो ऐसे मेजर करेंगे CO. तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो फॉर कॉन्वेक्स लेंस U हो गया माइनस के 30 सेंटीमीटर और F1 लिख लेता हूँ उसे, ये प्लस के 10 सेंटीमीटर, और V1 निकाल ले रहे हैं, इसे भी U1 ही कह दो ऐसे. तो क्या लिख दो 1/F1 बराबर 1/V1 माइनस 1/U1. ये 10 है, V1 निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका साइन पुट नहीं करते, उसके बारे में पता नहीं किधर बनना है. ठीक है, वो निकल के आता अपने आप. U1 विद साइन लिखेंगे तो माइनस के 30, तो ये प्लस के 30 हो गया, और आप इसको इधर लेके आओगे तो अगेन माइनस का हो जाएगा. V1 इज इक्वल टू 1/10 माइनस के 1/30. यहाँ से 30 एलसीएम लोगे तो यहाँ 3, यहाँ -1, तो 2/30, ये 1/V1 आया. तो V1 2 से कट गया 15 बार, उल्टा करोगे तो V1 इज इक्वल टू प्लस के 15 सेंटीमीटर. ये प्लस साइन ये बता रहा है कि इमेज इस साइड बनेगी, तो कोई ये 10, ये 20, कुछ इमेज यहाँ बनेगी. यहाँ एक स्क्रीन ना लेनी चाहिए हमें, ये क्या है आपकी, ये स्क्रीन है, इमेज इसी स्क्रीन पर बन रही है, रियल इमेज बन रही है. आई लिख देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट की इस जगह पर इमेज बन गई. ठीक है, स्क्रीन पे बनेगी, एरो ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप, पर मैं डायग्राम नहीं बना रहा, बस इतना ही काफ़ी है. अच्छा, और ये इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी. अब क्वेश्चन में कहा कि अगर हम एक थिन कॉन्केव लेंस प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्वेक्स लेंस, इस लेंस के कॉन्टैक्ट में अगर हम एक थिन कॉन्केव लेंस और रख दें ऐसे, ऑब्जेक्ट यहीं रखा है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है ना. तो अब क्या होता है कि द शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म, अभी भी स्क्रीन पर ये इमेज बन रही है, व्हेन द स्क्रीन इज मूव्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन. तो स्क्रीन की ये इनिशियल पोजीशन थी, ये वाली, ये इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर थी. अब इसी स्क्रीन को 45 सेंटीमीटर और सरका दिया गया इधर, ये स्क्रीन इधर की तरफ सरका दी गई, कितनी, 45 सेंटीमीटर. अब इस जगह पे इमेज बन जाती है, आई डैश कर देते हैं इसी ऑब्जेक्ट की. इस कंबाइंड लेंस है, इसको पूरे लेंस को एक सिंगल लेंस मान लो, सिंगल लेंस के इक्विवेलेंट मान लो, सिंगल लेंस, और इसकी सिंगल लेंस की कंबाइंड फोकल लेंथ कैपिटल F है. कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेंस, है ना, कॉन्केव और कॉन्वेक्स. अब इस पूरे सिस्टम को एक लेंस मान लिया, एक सिंगल लेंस मान लिया, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन रही है, कंबाइंड सिस्टम से बन रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट है. अब इसकी फोकल लेंथ कैपिटल F मानिए, तो U तो फॉर कंबाइंड लेंस के लिए कहें, U तो हो गया आपका माइनस के 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इंसिडेंट रे अभी भी इधर ही चलेगी. देखो इंसिडेंट रे ऐसे आएंगी, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है तो, एरो ऑब्जेक्ट माना हो तब भी इधर ही आएगी. इसके इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापेंगे तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि लेंस थिन है तो थिकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. लेंस कैसी है, थिन, तो इसकी थिकनेस से इग्नोर कर देंगे उसके थिकनेस को, ये बात ध्यान रखने वाली बात है. और V हो गया प्लस का कितना, 15 + 45, तो 15 + 45, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर. और कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकाल लो, 1/V माइनस 1/U. यहाँ लिखें तो 1/F इक्वल टू 1/V लिखें तो आपका 60 और U लिखें तो माइनस के 30.
यहाँ से 60 एलसीएम ले लें, 1 माइनस u माइनस करना प्लस हो जाएगा, प्लस ये कितना हो गया 2, तो 3/60 आ जाएगा, दैट मीन्स 1/20। तो कंबाइंड लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी, कंबाइंड लेंस की जो फोकल लेंथ आएगी कैपिटल एफ, वो प्लस के 20 सेंटीमीटर आई। और ये प्लस साइन बता रहा है कि जो कंबाइंड लेंस है उसका नेचर ऑफ लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है या कन्वर्जेंट लेंस है, ठीक है नहीं, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लिख देता हूँ, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है कंबाइंड लेंस। लेकिन हमसे पूछा क्या है, कह रहा कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस। जानते हो जब दो लेंस कॉन्टेक्ट में रखे होते हैं, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, अब आगे का तीसरा स्टेप शुरू हो रहा है इसमें, ये इसकी फोकल लेंथ तो हमने f1 मानी थी, इसकी f2 मान लेते हैं जो निकालनी है, और ये पूरा सिस्टम एक कंबाइंड लेंस था, उसकी फोकल लेंथ कैपिटल F थी। तो क्या 1 जब दो लेंस कांटेक्ट में रखे होते हैं तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ इक्वल टू 1 फर्स्ट लेंस की और यहाँ सेकंड लेंस की, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है 1/20 है, और इसकी वैल्यू भी दर्श है, F2 पूछ रहा है, और इसकी वैल्यू निकालनी है इसलिए साइन नहीं रखा, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका साइन पुट नहीं करते, बाकी का विद साइन लिखते हैं सारे। ये प्लस के 20 आ रहा था, ये प्लस का 10 था ही, तो 1/20 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/F2। यहाँ से 20 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 1/F2, तो F2 1/F2 ले लो, चलो एक माइनस के 1/20, तो F2 की वैल्यू कितनी आई माइनस के 20 सेंटीमीटर। माइनस साइन यहाँ पे नेचर ऑफ लेंस बता रहा है कि यहाँ पे लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस है और यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, ठीक है, नेचर बता रहा है कॉनकेव लेंस है और कुछ नहीं बता रहा, माइनस साइन। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √3, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर देयर केस ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑल्सो। सोल्यूशन देखो, हमारे पास एक इक्विलैटरल आपका प्रिज्म है, ये इक्विलैटरल है तो इसका एवरी एंगल 60 डिग्री है, तो इसे प्रिज्म एंगल बोल सकते हो आप 60 डिग्री। इन दोनों को हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका √3 है, प्रिज्म क्या, सराउंडेड का कुछ बोला नहीं है तो एयर मानेंगे। यहाँ पे जो प्रिज्म फार्मूला लिखते हैं, जब हम प्रिज्म फार्मूला जो कि एक्सपेरिमेंटल फार्मूला होता है, प्रूव भी करते हैं इसका हम, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा एम क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, डिवाइड बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2, इसको हम प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं। इसमें ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू सराउंडेड होता है। एक्चुअल में ये म्यू प्रिज्म का विद रेस्पेक्ट टू सराउंडेड मीडियम होता है, ऐसे लिखना चाहिए इसको, म्यू पी अपॉन म्यू एस, ऐसे। अब प्रिज्म के मटेरियल का इंडेक्स आपका √3 है, √3, और सराउंडेड मीडियम एयर है, इसीलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना मान लें 1, यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ √3, इसलिए √3 ही आएगा। पर पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म विद रेस्पेक्ट टू सराउंडेड मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर √3 लिख लीजिए, वैल्यू डाटा पुट कर दीजिए। हमसे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू पूछा है, तो √3 साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री प्लस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइड बाई 2, और देखो ए बराबर 60 रखेंगे, 60 डिवाइड बाई 2 साइन 30 हो जाएगा, ये साइन 30, इसका से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, मल्टीप्लाई करने बाद इसका से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू साइन 60, अरे साइन 30 समझ में तो आया ना, ये साइन 30 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, ऐसे। ये कितने की वैल्यू हो गई, ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई, इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2, साइन से साइन कट गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 120 हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आ गया आपका, नेट एंगल मिनिमम डेविएशन होता है ये, ठीक है, पूरे प्रिज्म से, ये हो गया आपका 60 डिग्री। एक तो आंसर यही हो गया। दूसरा हमसे पूछा है कि मिनिमम डेविएशन वाले केस में इंसिडेंस एंगल, तो देखो एंगल ऑफ डेविएशन आपने पढ़ा हुआ I + E - A, इसमें ये इंसिडेंस एंगल होता है, इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया आपने, इससे आप इंसिडेंस एंगल कहते हो। जानते हो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ये होती है कि इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल इक्वल, जब ये इक्वल होते हैं ना तो अपने आप ही R1 R2 भी इक्वल हो जाते हैं। जब ये इक्वल होंगे तो इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आपको दिखाई देगा कि R1 R2 भी इक्वल होते हैं।
तो जानते हो जब R1 R2 इक्वल होते हैं तो ये वाली जो रेज है रिफ्लेक्टेड रे इस बेस के पैरेलल आती है, इसको बोलते हैं हम R1। और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो ये होता है R2। और यहाँ से लाइट जब बाहर निकल जाती है तो इमर्जेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं E। और कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन ये है तो I और E बराबर होते हैं। इस वाले केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये मिनिमम होता है, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बराबर होते हैं, मतलब डेविएशन मिनिमम हो जाता है। तो यहाँ पर आप डेविएशन मिनिमम रख दो, E की जगह पे I पुट कर दो तो 2I हो जाएगा। E की जगह पर जब हम I पुट करेंगे तो I प्लस I 2I माइनस A, बस ये आपका फॉर्मूला निकल आया कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन में। ये हमें पता है 60 डिग्री, 2I निकालना है और A की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रोजेक्टिविटी 60 डिग्री है। इसको तो ले आएंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा, ये इसको ऐड कर लेंगे 120 हो जाएगा 2I, तो I की वैल्यू निकालेंगे 2 से, ये देखो कट गया 60 डिग्री बाद, तो इंसिडेंस एंगल भी 60 डिग्री आया। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये है और एक आंसर आपका ये है। द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया 1 and 2 आर V1 and V2 और V2 इज ग्रेटर देन V1 रेस्पेक्टिवली। फॉर अ रे ऑफ लाइट टू अंडर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस ऑफ दीज टू मीडिया इट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम मीडियम 1 एंड एट एन एंगल ग्रेटर देन इतना। 4 चॉइस रखते हैं, अभी क्वेश्चन डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं सोल्यूशन। मान लेते हैं कि ये आपका एक इंटरफेस है और ये मीडिया 1 है और ये वाला मीडिया 2 है, ठीक। इसमें लाइट की स्पीड V1 है, इसमें लाइट की स्पीड V2 है और V2 इज ग्रेटर देन V1 दे रखा है। इसका मतलब बताइए सबसे पहले, जानते हो लाइट की स्पीड कौन से मीडियम में ज़्यादा होती है, रेयर मीडियम में या डेंसर मीडियम में? तो लाइट की स्पीड हमेशा रेयर मीडियम में, ऑप्टिकल रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है। तो ये ऑप्टिकल रेयर मीडियम है, ये कौन सा है? ऑप्टिकल रेयर मीडियम, और ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है। ये कैसे पहचाना मैंने? इसके बेसिस पर। अब देखो TIR होने की कंडीशन आपको पता होना चाहिए, बस पहली बात। जानते हो TIR, ये TIR की कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन होती है TIR होने के लिए लाइट डेंसर से, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में चले, सबसे पहली कंडीशन, ठीक। तो ये बात तो समझ में आती है कि लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। मान लो कि मैं अभी समझा रहा हूं थोड़ी सा, फिर वापस आता हूं क्वेश्चन पर, कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो लाइट में हमने मान लो कि यहाँ पे एक सोर्स रखा है, ये सोर्स है, और लाइट मैंने इस पर इंसिडेंट करी ऐसे, ये इंसिडेंस एंगल हो गया I, इंसिडेंस एंगल I है तो ये भी I होगा, ऑल्टरनेट एंगल हो गया। देखो इस जगह पर लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो हम जानते हैं कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, तो मैंने अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दी, इसे रिफ्रेक्शन एंगल बोलते हैं। अभी बताओ इस जगह पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ND मान लूँ, इसका NR मान लूँ, तो ND इंटू साइन I इक्वल टू NR इंटू साइन R। अब सोच के बताओ ND और NR तो फिक्स है, अगर इस इंसिडेंस एंगल को मैं इंक्रीज करूंगा तो रिफ्रैक्शन एंगल का क्या होगा, R का क्या होगा? तो जैसे जैसे मैं इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते जाऊंगा रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ता जाएगा इस रिजल्ट से। तो इंसिडेंस एंगल बढ़ाने पर रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ेगा, तो किसी ना किसी इंसिडेंस एंगल पर इंसिडेंस एंगल बढ़ाते जाएं तो कोई ना कोई इंसिडेंस एंगल ऐसा आएगा जिस पर रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाएगा। जिस इंसिडेंस एंगल पर ये रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा उसे क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो मैं थोड़ा सा इंसिडेंस एंगल मैंने बढ़ा दिया, मान लो ये देखो, तो देखो ये वाला एंगल अब होगा वो इसके बराबर होगा, तो बढ़ गया ना, पहले ये इसके बराबर था ये वाला, तो इंसिडेंस एंगल बढ़ाते बढ़ाते मान लो क्रिटिकल एंगल के बराबर कर लिया, इसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ND है और साइन I की वैल्यू मैंने C कर दी है C, और NR साइन R की वैल्यू 90 डिग्री हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बन जाता है NR अपॉन ND। इस फॉर्मूले को हमेशा ऐसे याद करो। अब क्या करते हैं कि एयर का होता है, इसका एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं, तो 1 अपॉन इसका n मान लेते हैं, तो वो 1 अपॉन n दिखता है, उसे ऐसे मत याद करो बेटा, 1 अपॉन n। हमेशा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद रखिए, साइन C इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, पहली बार। अगर इसके बाद फर्दर अगर हम इंसिडेंस एंगल बढ़ाते हैं, इसके बाद अगर हम इंसिडेंस एंगल थोड़ा सा और बढ़ा दें, फर्दर मैंने बढ़ा दिया, और जैसे ही इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो लाइट सेम मीडियम में सेम इंसिडेंस एंगल पर टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी, और इसको बोलते हैं टोटल इंटरपोलेशन। लेकिन इसकी कंडीशन है कि लाइट डेंसर टू रेयर जानी चाहिए, रेयर टू डेंसर के लिए नहीं होता ही। तो अब यहाँ पे बस इतनी बात पता होगी तो आप क्वेश्चन को कर लोगे। सबसे पहला इसमें देखो लाइट आपका किस मीडियम से इंसिडेंट होनी चाहिए पूछा, भाई TIR कह रहा है ना आपसे, टोटल इंटरपोलेशन, तो सीधी सी बात है डेंसर टू रेयर जानी चाहिए।
और डेंसर वाला मीडियम पहला वाला है। कैसे पहचाना? स्पीड से। स्पीड हमेशा रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है, तो लाइट जो इंसिडेंट करेंगे हम, ये पक्का है कि इंसिडेंट पहले वाले मीडियम में करेंगे। तो ये वाला और ये वाला चॉइस तो गलती हो गई। अब पहला दूसरा रह गया, तो लाइट इंसिडेंट कर दिया मान लो ऐसे, और ये इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो लाइट सेम एंगल से उसी मीडियम में वापस लौट आती है। आई से इंसिडेंट की है तो आई से लौट आएगी। अब दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन आई ग्रेटर देन साइन सी, और साइन सी का क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? एन आर अपॉन एन डी होता है। मान लो अभी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डी है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन आर है ना? तो लिख सकते हैं साइन आई ग्रेटर देन साइन सी की जगह पर लिख सकते हैं एन आर अपॉन एन डी। अब आगे समझो, देखो लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब मीडिया 1 से मीडिया 2 में जा रही है, जाना चाहती है, गई नहीं, इस वाले इंटरफेस में से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो 1 से N2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसे लिखते थे हम N2 अपॉन N1। जो पीछे वाला होता है वो आगे और ये आगे वाला होता है वो नीचे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस स्पीड के साथ रिलेशन जो होता है वो N बराबर C अपॉन V होता है, ये रिलेशन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ मीडियम। अब जैसे एन डी है ना, तो एन डी या ऐसे सीधा कर दो, सी तो कांस्टेंट टर्म है तो एन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी हो गया। तो अगर ऐसा है तो एन और वी का इनवर्स रिलेशन है, तो ऊपर आएगा V1 और नीचे आएगा V2। बस यही कंसेप्ट यूज करना है। तो एक बार बताओ मेरे को, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता कि डी एन आर इज इक्वल टू एन आर अपॉन एन डी, और एन आर जो एन आर और एन डी में जो रिलेशन है स्पीड का, तो ये एन आर, इसे मैं थोड़ी देर के लिए क्या लिख लूँ? वी डी लिख लूँ, और इसे थोड़ी देर के लिए वी आर लिख लूँ, जिसे समझ में आए। ठीक है, तो इसे लिख सकता हूँ मैं कितना बताओ? ऊपर वी डी और नीचे वी आर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को इस वाले बेसिस पर, साइन आई ग्रेटर देन एन आर, और एन डी की जगह पे लिख सकता हूँ एन आर अपॉन एन डी की जगह पे वी डी अपॉन वी आर, और वी आई बराबर लिख सकता हूँ आई ग्रेटर देन साइन इनवर्स वी डी अपॉन वी आर। तो आई ग्रेटर देन साइन इनवर्स वी डी किसके बराबर है? V1 के, और वी आर किसके बराबर है? V2 के, तो V1 अपॉन V2। ये तो इंसिडेंस एंगल साइन इनवर्स इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो देखो मीडियम 1 है, एट एंगल इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स V1 अपॉन V2, तो फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट। A spherical convex surface of radius of curvature r separate glass refractive index 1.5 from air. Light from a point source placed in air, point source or placed in air at a distance r by 2 from the surface. Follow it. Find the position and nature of image formed. ठीक, सोल्यूशन डायग्राम बनाना जरूरी होता है इसमें। एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बनाना है ऐसे, और ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इधर आपका ग्लास है और इधर आपका एयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें रखा है 1.5 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा है हमें 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ये आपका पोल हो गया, सेंटर कर्वेचर है, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है हमें ये आर दे रखी है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो इसको। एक पॉइंट सोर्स रखा है आपका यहाँ, एक पॉइंट सोर्स है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस इससे दे रखी है आपको r/2। ठीक, तो देखो एक रे इंसिडेंट कर दो, ये इंसिडेंट रे है आपकी, एक रे और डाल दो, एक और इंसिडेंट रे। तो इस रिफ्रैक्शन इस सरफेस हो रहा है, तो फॉर स्फेरिकल सरफेस उसको नाम डाल दो APB, स्फेरिकल सरफेस APB। इसमें जो P है ये पोल है, और यहीं से सभी डिस्टेंस मेजर करते हैं। पोल से सभी डिस्टेंस मेजर करेंगे, यहाँ से करेंगे। इंसिडेंट रे के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस होंगी वो पॉजिटिव लेते हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो होंगी वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव। और सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बताओ पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस ऐसे मेजर कर रहे हैं, तो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसीलिए u आएगा -r/2। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपकी, ये आपकी नेगेटिव है, -r है, सॉरी पॉजिटिव है। ये डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं ना, इसको इंसिडेंट रे के डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करा तो पॉजिटिव। v निकालना है, और जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका साइन पुट नहीं करते। फॉर्मूला लगाओ, N2 अपॉन V माइनस ए स्पेरिकल सरफेस में लगाते हैं N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। जो वैल्यू नॉन वैल्यूज होती है उनका वैल्यू विद साइन, और जो अननोन वैल्यू जिसे निकालते हैं उसकी वैल्यू विदाउट साइन रखते हैं, वो अपने आप निकल के आता है।
अच्छा N2 क्या चीज़ है? N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन जाती है, और N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है। तो बताओ लाइट किस मीडियम में आफ्टर रिफ्रेक्शन जा रही है? तो लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और आपका जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो एयर से आ रही है, इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अभी डायग्राम कंप्लीट मत करना, कि डायग्राम कंप्लीट बाद में करते हैं जब इमेज की लोकेशन मालूम पड़ जाती है हमें, ठीक है। अभी बस वैल्यू निकालो। N2 की वैल्यू 1.5 को हम 3/2 लिख देते हैं। कैसे हम 3/2 लिख सकते हैं? हाँ, तो 3/2 V माइनस N1 की वैल्यू 1 और U की वैल्यू माइनस तो प्लस हो जाएगा, और R/2 तो 2 पर पहुंच जाएगा। N2 की वैल्यू 3/2 माइनस 1 और R पॉजिटिव है तो R पॉजिटिव, तो ये हो गया 3/2V इक्वल टू, देखो 3/2 में से एक बिठाओगे आप तो 1/2 बचेगा, बिठा के देख लो, 2 LCM ले लो, और 3 माइनस के 2 तो 1/2 आया, तो 1/2R हो जाएगा ये, है ना, ये वाला 1/2R। इसको लेके आएंगे तो माइनस के 2/R, यहाँ से 2R LCM लेंगे तो यहाँ पर जो आएगा आपका ये तो 1 हो गया, +1 माइनस R से R कट गया, ये 4 हो गया, तो ये हो गया माइनस के 3/2R, और ये भी 3/2 भी है, 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया, दोनों को उल्टा किया तो V इक्वल टू माइनस के आ रहा है। अब माइनस का आ रहा है मतलब ये डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से, और कितनी डिस्टेंस पर आ रहा है? R, और नेगेटिव आने का मतलब क्या है? इस साइड में बनना है, नेगेटिव डिस्टेंस आ रही है, इसका मतलब इधर इधर बनना है, तो इमेज यहाँ कहीं बन रही है, ये वाली। अब देखो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सेंटर कर्वेचर से, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल, लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड दी नॉर्मल होगी, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुकेगी। देखो इससे थोड़ा सा हम पहले इमेज बना डालेंगे, ऐसे पहले डेड बनाएंगे और इसी लाइन को बिल्कुल सीधा बढ़ाएंगे डार्क करके, ये कौन सी रे हो गई? रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो I/0 R/0 लाइट सीधी चली जाएगी, तो ये वाली रे और ये वाली रे रिफ्रैक्टेड रे, और ये रे पीछे उड़ाने पर यहाँ पर मीट कर रही हैं। तो ये इमेज कैसे हुई? वर्चुअल। अब वर्चुअल कैसे पहचानी सर आपने, वो थोड़ा सा बताता हूँ, जरा समझो। तो इमेज पहचानते हैं हमेशा हम किससे? रिफ्रैक्टेड रे से या रिफ्लेक्टेड रे से। इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, अभी मैं इमेज की बात कर रहा हूँ, तो रिफ्रैक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करती हैं या मीट करती हुई लगती हैं या अपीयर होती हैं, उस पॉइंट को इमेज कहते हैं। अब मेरे को आप बताइए कि रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर एक्चुअल में मीट करें वो रियल इमेज है, और मीट करते हुए लगें वो वर्चुअल इमेज है। अपीयर हों, ऐसा लगे कि मीट कर रही हैं, अपीयर हों, प्रतीत हों, पर मीट नहीं कर रही हूँ एक्चुअल में, उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो ये बताओ ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, क्या ये आगे बढ़ाने पर मीट करेंगी? नहीं, तो मीट तो कर ही नहीं रही एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे भाई। ये तो हमने पीछे इमेजिन किया, अगर पीछे इमेजिन कर लें लाइट आगे चल रही है तो पीछे कैसे पहुंच जाएगी? इमेजिन कर लें कि लाइट अगर पीछे चले तो यहाँ पे मीट कर जाएंगे, तो ये मीट कर रही है एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे, या मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं? अपीयर होंगी, कैसा लगेगा कि ये दोनों रेज यहाँ से आ रही हैं, बट आ तो यहाँ से नहीं, लगेगा ऐसा, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज है। एक्चुअल में मीट करती हैं तो आगे बढ़ाने में मीट करती हैं, जो कि मीट नहीं कर रही, तो रियल इमेज नहीं कर रही, वर्चुअल इमेज बन रही है। तो वर्चुअल इमेज है, और कितनी पोजीशन बन रही है? पोल से R दूरी पर बन रही है, ये R दूरी पोल से, ये इसका आंसर है। डायग्राम बाद में बढ़ाएंगे। एन एयर बबल इज ट्रैप्ड एट अ पॉइंट P, CP 1.75 सेंटीमीटर इन स्फेरिकल ग्लास बॉल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 of radius 7 centimeter as shown in the figure. Find the nature and position of image when viewed from side B. Show the image formation by drawing a ray diagram. ठीक सोल्यूशन। तो सबसे पहले एक स्फेरिकल ग्लास बना लीजिए, ठीक, और यहाँ एक डायमीटर बना लीजिए ऐसे, ये पॉइंट C है, इसकी रेडियस दे रखी है हमें, यहाँ पे नोट कर दीजिए उसे 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से B पॉइंट से हम देख रहे हैं इसको, ये आपकी आइज, ठीक, ये आपकी आई यहाँ से देख रहे हैं, ये पॉइंट A बना रखा है। अच्छा 1.75 सेंटीमीटर है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये कुछ पॉइंट है यहाँ एक आपका P पॉइंट है ये, लेकिन ये एयर बबल है, एयर बबल मतलब एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ से ये आपकी डिस्टेंस रखिए ये वाली 1.75 सेंटीमीटर, और अगर ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से देख रहे हो तो रिफ्रेक्शन इस सरफेस से होगा, दिस इज ए स्फेरिकल सरफेस, कुछ भी डाल दो इसे, ए डाला हुआ है, MN डाल दो, MNB ऐसे, तो यहाँ रिफ्रेक्शन हो रहा है फॉर
स्पेरिकल सरफेस MBN से, जिसमें B पोल हो गया और सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। तो देखो एक लाइट डाल दीजिए आप यहाँ से, इंसिडेंट कर दीजिए, ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। और नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर क्रॉस से ड्रॉ करते हैं इस वाले पॉइंट पर, तो आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ये नॉर्मल हो गया, यहाँ एन लिख दीजिए। अब इसके बाद डायग्राम मत बढ़ाना आगे भी, पहले हमें इमेज की लोकेशन पता करनी पड़ेगी, इमेज कहाँ बन रही है और किस नेचर की है, उसके बाद हम डायग्राम को आगे बढ़ाएंगे, है ना। समझते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू। तो बताओ यू कितना हो गया, 7 ये है और 1.75, तो हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। जो वैल्यू नॉन वैल्यूज होती हैं इनको विद साइन लिखते हैं, क्योंकि हम पोल से सभी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ से तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, मतलब लेफ्ट टू राइट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव मानते हैं। और सभी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मेजर करना शुरू करेंगे, तो बताओ बीपी डिस्टेंस कैसी है, ये आपकी बीपी है डिस्टेंस, नेगेटिव है पॉजिटिव, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस का। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो BC, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, माइनस के 7 सेंटीमीटर। और इमेज तक की लोकेशन पता करनी है कि पोल से ये डिस्टेंस हम पोल से निकाल लें, V कितनी दूरी पर है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाइए स्फेरिकल सरफेस का, फॉर्मूला होता है N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर N2 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रेक्शन होकर जाती है। रिफ्रेक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में जाएगी उसको हम N2 बोलेंगे, और N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है, जिसमें से लाइट आ रही है वो N1 है, और जिसमें लाइट जा रही है आफ्टर रिफ्रेक्शन वो N2 है। तो देख के बताओ, इधर एयर है और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा है 1.5, एयर का इंडेक्स हम जानते हैं 1, तो बताओ 1 और 1.5 में से कौन सा N2 होगा। तो देखो आफ्टर रिफ्रेक्शन इस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रेक्शन होने के बाद लाइट एयर में जा रही है, रिफ्रेक्शन होने के बाद जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि N2 की वैल्यू 1 होगी। और इसमें से लाइट आ रही है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यहीं से तो लाइट आ रही है इसी मीडियम में से, इसीलिए N1 होगा 1.5। 1.5 को हम चाहें तो 3/2 लिख सकते हैं। तो N2 की वैल्यू पुट कर दीजिए आप 1, V निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका साइन पुट नहीं करते, वो निकल के आता है, माइनस N1 की वैल्यू 3/2 और U की वैल्यू पुट करें तो माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 8.75 इक्वल टू N2 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3/2 और R की वैल्यू माइनस के 7। तो देखो 1/V यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस के हाफ बचेगा भाई, 3/2 में से आप 1 घटाएंगे तो 2 माइनस के 3/2, तो माइनस के 1/2 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ले आएँ तो ये देखो ये प्लस हो गया और 1/14 हो गया, 1/14। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3/2 इंटू 875, ये जो पॉइंट है इसे हटा के 100 कर लो ऊपर। और देखो 25 से 25 से कैंसिल करो, 25 से ये 4 बार कटेगा, और 25 से इसमें डिवाइड करिए आप, 35 कटेगा, आराम से कट जाता है 35। 2 से ये काट लीजिए आप, 2 से ये 2 बार कट गया, तो ये हो गया 1/14 माइनस के 6/35, ये अपॉन 1/V आया। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो ये 1/V इक्वल टू 35 और 14 एलसीएम ले लीजिए आप, तो यहाँ 35 आएगा माइनस 6 इंटू 14, ऐसे 35 माइनस 24, 4 और 6 और 2 8, 84 हो जाएगा, डिवाइड बाई 35 इंटू 14। 84 में से आप 35 सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये 14 में से 5 गए तो माइनस के 9 और यहाँ बचे 7 में से 3 गए तो 4, 49। ये 35 और ये 14। 7 से देखो ये कट गया 7 बार, और 7 से ये कट गया 2 बार, और 7 से ये कट गया 5 बार। तो आपको नहीं लगता ये माइनस के 1/10 आया, सीधा सीधा कैलकुलेशन ईजी है। V बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब ये बताओ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज बनी है पोल से बनी है, इस पोल से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में बनी है, पोल से, इस वाली पोल से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में बनी है, और इस साइड में बनी है, राइट में नहीं बनी, क्योंकि इस साइड में बनी होती तो पॉजिटिव होता, इस साइड में बनी है तो नेगेटिव है, तो 10 सेंटीमीटर पर बनी है। 7 करीब करीब यहाँ इमेज बनी है। अब ये इमेज, अब डायग्राम बना सकते हो आप, यहाँ इमेज हमें पता पड़ गई लोकेशन, और ये लोकेशन हमें मालूम पड़ी है कहाँ से, पोल से,
इस वाले पोल बी से 10 सेंटीमीटर। ये इमेज बनाना चाहते हो तो देखो, जब लाइट, ये नॉर्मल बना हुआ है, जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो आप थोड़ा सा चालाकी चलिए, पहले आप यहाँ डेड डैश इमेज बना लीजिए ऐसे, और फिर इस रेज को आप आगे बढ़ा दीजिए सीधा। तो थोड़ी सी अवे हुई है, आपको देखो, इसको ढंग से देखिए, ये वाली रेज इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्रैक्टेड रे है, थोड़ी सी ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो गई है। तो इस रेज को आप पीछे बढ़ाओगे तो ये सीधा ऐसे दिखाई देगा। और एक रेज निकाल दो आप यहाँ से ऐसे, ये दूसरी रेज है, यहाँ पोल, यहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आई बराबर 0 है, आर बराबर 0, तो लाइट सीधी चली जाएगी ऐसे। अब देखो, ये इमेज का नेचर पता करना है। तो इमेज किससे पहचानते हो आप, कि इमेज किससे पहचानते हो, इंसिडेंट रे से या रिफ्रैक्टेड रे से? तो इमेज पहचानी जाती है रिफ्रैक्टेड रे से। पहली बात, रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं उसे इमेज बोलते हैं। तो देखो, एक रिफ्रैक्टेड रे ये रही और एक ये रही, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी उस पॉइंट को हम इमेज बोलेंगे। अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी रिफ्रैक्टेड रे तो रियल इमेज, और इंटरसेक्ट करती हुई लगेंगी कि इंटरसेक्ट कर सकती हैं तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो आप बताइए, ये वाली रेज, क्या ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे क्या आपका इंटरसेक्ट करेंगी आगे बढ़ाने पर? नहीं बढ़ा रही। रेज पीछे जाती नहीं कभी भाई, आगे चलने वाली रेज पीछे चले जाएंगे, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेज आगे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ऐसे लग रही है कि इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देंगे पीछे बढ़ाने पर, अपीयर हो रही है इस वाले पॉइंट पर, है ना। तो इसीलिए ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल बनी है। ऑब्जेक्ट पता करते हैं हम किससे? इंसिडेंट रे से। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होते हैं उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखो, ये वाली रेज, ये वाली और ये वाली इंसिडेंट रे हैं इस सरफेस के लिए, और इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या अपीयर हो रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसीलिए वो जो आपका बबल था वो रियल ऑब्जेक्ट था, लेकिन इमेज उसकी वर्चुअल बनी है, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर पर बनी है, ग्राफ मैंने बना दिया। पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ टैंक containing a transparent liquid refractive index n to a depth capital H. The area of the surface of the liquid through which the light from the source can emerge out H. तो पहले एक सुंदर सा फिगर बनाते हैं कि एक टैंक बना लो और इस टैंक में कैपिटल हाइट तक लिक्विड भर दो। मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n है और कैपिटल H हाइट तक कोई लिक्विड भर दिया। इसके बॉटम में एक सोर्स रखो, मान लो एक पॉइंट सोर्स है, बल्ब है जैसे, है ना, ऐसे मान लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जब यहाँ से लाइट निकल चलेगी सोर्स से तो कितने एरिया से इस लिक्विड के इस प्लेन सरफेस से कितनी लाइट बाहर निकल जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जरा समझें क्या ये। मान लो कि लाइट ये डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, और ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR है। फिर हमें एक बात समझने आनी चाहिए कि जब लाइट, मान लो मैंने ये इंसिडेंट करी ऐसे ऐसे, ये इंसिडेंट करी, यहाँ पे सोर्स रखा है, मान लो ये कोई सोर्स है ना, ये कोई सोर्स है और ये मैंने लाइट इंसिडेंट कर दी, तो ये इस वाले को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल। तो ये इंसिडेंस एंगल है। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, तो हम लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दें ऐसे, ये है ना, ये रिफ्लेक्शन एंगल। अगर इस जगह पे मैं इस नेचुरल लगाऊं तो आएगा ND इंटू साइन आई बराबर NR इंटू साइन आर। अब सोचो कि अगर हम इस एंगल को बढ़ाएं तो ND और NR तो फिक्स है, अगर हम इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करें तो रिफ्लेक्शन एंगल बढ़ेगा। हाँ सर, इंसिडेंस एंगल बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्शन एंगल बढ़ेगा। तो हमने इस इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते जाएं तो किसी न किसी एक एंगल पर रिफ्लेक्शन एंगल बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाना चाहिए। हाँ, तो जिस इंसिडेंस एंगल पर रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा उस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो इस समय ये इंसिडेंस एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से छोटा है, लेकिन अगर हम इस इंसिडेंस एंगल को बढ़ा लें, मैंने इंक्रीज कर दिया जैसे ये, भाई देखो पहले ये एंगल इसके बराबर था ऑल्टरनेट एंगल से, अब अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो बढ़ गया ना। तो अगर मैं बढ़ाते बढ़ाते इस एंगल को एक ऐसे एंगल पे ले आऊँ जिसके लिए रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि इंसिडेंस एंगल बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्शन एंगल बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते अगर रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो उस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कह देते हैं। तो देखो यहाँ पे भी लाइट जस्ट सरफेस से टच करके इमर्ज हुई है, लेकिन निकल तो गई बाहर। लेकिन इस इंसिडेंस एंगल से अगर हम इस इंसिडेंस एंगल को फर्दर इंक्रीज करें, इससे थोड़ा सा इधर आ जाए इस वाले पॉइंट से, तो तभी तो इंसिडेंस एंगल बढ़ेगा। थोड़ा सा भी इधर आ जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ आ गया, इससे थोड़ा सा भी इधर आ जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाएंगे, तब भी ये इंसिडेंस एंगल अब इस वाले एंगल के बराबर होगा। इंसिडेंस एंगल अब क्रिटिकल एंगल से जैसे बराबर बड़ा हो जाता है तो लाइट सेम मीडियम में
सेम एंगल से टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पे अगर हम इस एंगल को निकालें ना तो एन डी इंटू साइन सी, इंसिडेंस एंगल की जगह पे सी बराबर एन आर इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला में याद रहना चाहिए वो एन आर अपॉन एन डी, ये याद होना चाहिए। कुछ बच्चे से याद करते हैं 1 अपॉन एन, वो एयर होता है तभी वैलिड होता है बेटा। आप ये हमेशा याद करो, रेयर मीडियम का इंडेक्स डिवाइड बाई डेंटर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्वेश्चन करना आसान है, देखो कुछ नहीं है, यहाँ से सोर्स से एक लाइट गई ऐसे, अब देखो ये नॉर्मल इंसिडेंट हुई है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सरफेस पर, तो आई रावा 0 आर रावा 0, ये लाइट तो बाहर निकल ही जाएगी भाई। लेकिन ये लाइट हम ऐसे डालें कि लाइट क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो, आई बराबर सी, तो लाइट सरफेस से टच करके चलेगी। इसके जस्ट इधर वाली लाइट डाल देंगे ना अगर हम इधर और इस वाले पॉइंट से इधर, तो वो लाइट बाहर नहीं आएगी बेटा। जैसे ये लाइट मैंने डाली तो ये लाइट सरफेस से टकरा के वापस आ जाएगी, और हमें चाहिए लाइट को इमर्ज आउट करना है, तो यहीं तक लाइट मैक्सिमम बाहर निकल सकती है, दैट मीन्स क्रिटिकल एंगल तक। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये भी क्रिटिकल एंगल है। ऐसे इस साइड में कर लो सेम प्रोसेस, ये भी लाइट जस्ट बाहर निकलेगी, जस्ट इमर्ज आउट, तो ऐसे ये क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तो ये भी सी होना चाहिए। तो इतने एरिया से ही लाइट बाहर आउट निकल पाएगी बेटा, इस वाले एरिया से जो मैंने बना दिया, इस वाले एरिया से लाइट बाहर निकल पाएगी बस केवल। अब इसी एरिया को कैलकुलेट करना है तो इसकी रेडियस निकाल लें, ये रेडियस मान लो आर है ना, तो एरिया हो जाएगा, सर्कुलर लूप बनेगा, तो एरिया जिससे बाहर निकलेगी लाइट वो होगा पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस कैसे निकालें, तो इस जगह पर आप tan c लगा लो इस ट्राइंगल में बेटा, इसे ए मान लो, इसे बी, तो ट्राइंगल एस ए बी में अगर आप tan c लगाओगे तो परपेंडिकुलर हो गया r और बेस हो गया h, और इसे आप लिख सकते हो sin c अपॉन cos c इक्वल टू r अपॉन h, फर्स्ट केस। फिर आप क्या करिए, इस नया वो लगा दी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। अब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला में याद होना चाहिए एन सी साइन सी इक्वल टू एन आर अपॉन एन डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अब देखो ये लाइट रेयर मीडियम है और ये डेंसर है, तो ये तो हो गया एन डी, और रेयर मीडियम आपका जो है एयर है, तो इसलिए 1, जो भी रेयर हो उसका ऊपर आएगा, डेंसर होगा नीचे आएगा, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन एन। तो साइन सी के लिए निकलेगी, एंड कॉस सी के लिए निकालनी है अगर हमें, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से इसकी वैल्यू 1 अपॉन एन स्क्वायर हो गई, प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सी है तो रूट ले लेंगे पूरे का, तो कितना हो जाएगा रूट लेने पर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन। ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दो, कॉस सी के लिए निकल जाएगी, दोनों के लिए यहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन एन और रूट के अंदर अपॉन एन इक्वल टू आर अपॉन एच। एन से एच काट दो, एन से एन काट दो, आर निकाल लो यहाँ से, तो एच अपॉन रूट एन स्क्वायर माइनस 1। इसीलिए जिससे लाइट बाहर निकलेगी एरिया है, हमसे पूछ रहा ना कि एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ कैन इमर्ज, यहाँ लाइन लिख देना पूरी, आप मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई और आर की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो एच का स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए आपका बी चॉइस इज करेक्ट, पाई एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD, refractive index 1.5 is surrounded by a transparent liquid, refractive index 1.25 as shown in the figure. A ray of light is incident on the face AB at an angle I such that it is refracted out grazing the face AD. The value of angle I, ठीक, देखो यहाँ से पढ़िए, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ABCD रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दे रखा है 1.5, और उस लिक्विड का इंडेक्स दे रखा है हमें 1.25, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, ठीक है। और लाइट इंसिडेंट कर रहा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस AB एट एन एंगल I, इस वाले फेस पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, मान लो ऐसे ये लाइट इंसिडेंट कर दी, ये इंसिडेंस एंगल है I, है ना। अब देखो लाइट है, ये एयर है, तो लाइट एयर से ग्लास में आ रही है, दैट मीन्स रेयर में ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, तो जब लाइट ऑप्टिकल रेयर से डेंसर आती है तो टूवर्ड द नॉर्मल हो जाती है, तो कुछ लाइट इस तरह से हो जाएगी इंसिडेंट हुई, इसको रिफ्रेक्शन एंगल मान लेते हैं R। अब लाइट यहाँ पे टकराएगी, अब यहाँ पे लाइट जब रेयर से डेंसर आती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाए तो कान खड़े होने चाहिए, तो वहाँ पर 3 सिचुएशन होती हैं, सिंपल रिफ्रैक्शन, क्रिटिकल एंगल
और TIR। देखो यहाँ लाइट डेंसर से रेयर जा रही है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा है, तो ये डेंसर है और ये रेयर है ना। तो अगर हम इसको रेयर मीडियम का NR लिख देता हूँ इसको, और इसे मैं ND मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको NR लिख देता हूँ, तो लाइट डेंसर टू रेयर जाए। और ग्रेजिंग इमरजेंस बोला है क्वेश्चन में, चाहता है कि सच दैट रिफ्लेक्टेड आउट ग्रेजिंग द फेस AD, AC वाले फेस से ग्रेज कर रही है। ग्रेज का मतलब लाइट सरफेस से टच करके जा रही है, ऐसे जो इमर्ज हो रही है वो लाइट सरफेस से टच करके इमर्ज हो रही है ऐसे। दैट मीन्स यहाँ पर ये एंगल 90 है। तो जानते हो फिर ये एंगल कितना होता है, ये वाला। जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए और रेयर मीडियम में एंगल 90 डिग्री बने तो डेंसर में क्रिटिकल एंगल बनता है C। तो C इज द क्रिटिकल एंगल। थोड़ा समझाता हूँ फिर आगे इसमें आगे बढ़ते हैं इस लाइन पर। देखो जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो पहले इसमें 3 पॉइंट सिचुएशन हो सकती हैं। पहली, लाइट डेंसर से रेयर जा रही हो तो पहली तो ये हो सकती है कि लाइट आपने, जैसे कोई सोर्स है, यहाँ से लाइट चली, ये ऐसे लाइट चला दिया आपने, है ना, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो ये इंसिडेंस एंगल हो गया। तो ये आई है तो ये भी आई होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। तो लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल होती है, सिंपल कंडीशन, ये रिफ्रेक्शन एंगल हो गया, लेकिन ये 90 से कम होता है। इस जगह पर आप स्नेल्स लॉ लगाओ। अगर ये ND है और ये NR है तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो ये ND इंटू साइन आई इक्वल टू NR इंटू साइन R। अब मेरे को बताओ ND और NR तो फिक्स है, अगर आप इस इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करोगे तो रिफ्रेक्शन एंगल का क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इंसिडेंस एंगल इंक्रीज, रिफ्रेक्शन एंगल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते जाओ तो एक इंसिडेंस एंगल ऐसा आएगा जिसके लिए रिफ्रेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इंसिडेंस एंगल बढ़ाते गए तो देखो मैंने ये इंसिडेंस एंगल बढ़ा लिया है। अब ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो बढ़ गया ना। तो जिस इंसिडेंस एंगल के लिए आपका रिफ्रेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है उस इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन लाइट डेंसर टू रेयर जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस जगह पर अगर मैं देखूं तो इंसिडेंस एंगल C हो गया है, तो ND इंटू साइन आई की जगह पे C, NR और साइन 90, R 90 डिग्री हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला में डायरेक्टली याद होना चाहिए कि NR अपॉन ND होता है, ये फॉर्मूला याद करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला 1 अपॉन N याद करते हैं, क्योंकि वो रेयर मीडियम को इधर हमेशा एयर लेके चलते हैं कि इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू N है, इसको एयर मान लेते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हर बार मीडियम एयर ही आए उधर, इसीलिए इसे 1 अपॉन N ना याद करके साइन C इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। दूसरी बात, रेयर पहचानेंगे कैसे कि हमेशा रेयर मीडियम का इंडेक्स कम होगा और डेंसर का हमेशा ज़्यादा होगा। हमेशा डेंसर का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर से ज़्यादा होता है। बस ये वाला पॉइंट ध्यान रखिए, खेल खत्म। देखो अब यहाँ पे इसे मैंने डेंसर क्यों कहा, क्योंकि इसका इंडेक्स 1.5 है और इसका 1.25 है, ये ज़्यादा इससे डेंसर है, ये रेयर है। और लाइट यहाँ ग्रेज करने की कह रहा है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल हमेशा डेंसर मीडियम में बनता है और रेयर 90 डिग्री हमेशा रेयर मीडियम में। तो रेयर मीडियम में मैंने 90 बनाया है और डेंसर में मैंने C बनाया है। सबसे पहले इसी C एंगल को निकाल लो, साइन C इक्वल टू लिख सकते हैं NR अपॉन ND। ये फेस AD की बात कर रहे हैं। NR कितना है 1.25 और ND कितना है, क्यों निकाला भी समझ में आ जाएगा, 1.5। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे 0 लिख लो, पॉइंट को पॉइंट से उठा लो, 25 से ये 5 बार और 25 से ये 6 बार, तो साइन C की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/6। अब ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना है देख के बताओ, 90 180। तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल यहाँ पे डाल देता हूँ A, इसे P डाल देता हूँ, A से कुछ और डाल देता हूँ, R डाल देता हूँ और इसे O डाल देता हूँ। ट्रायंगल OPR, इस ट्रायंगल में देखें तो एंगल क्रिटिकल एंगल C एंड रिफ्रेक्शन एंगल R और 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं C निकालूं तो 90 माइनस R होगा, दोनों तरफ साइन लगा दूं, साइन C इक्वल टू साइन 90 माइनस R। क्या मैं साइन C इक्वल टू इसे कॉस R लिख सकता हूँ? ये कॉस R क्यों लिखा है, किस क्वाड्रेंट में बताओ, 90 माइनस का थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल T रेशियो पॉजिटिव और साइन कॉस में चेंज होता था कॉस R। साइन C हमारे पास है तो कॉस R की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से 5/6। इससे में देखो इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन R की जरूरत पड़ेगी मेरे को। तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर R प्लस कॉस स्क्वायर R, इसकी वैल्यू 1 है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब क्यों कर रहा हूँ, देखो इस वाले पॉइंट पर जब हम एट पॉइंट R पर जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, एयर है ना इधर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। इस वाले पॉइंट लगा रहे तो एयर साइन 1, साइन I इक्वल टू इस वाले पॉइंट पर लगाएंगे तो इधर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5,
तो 1.5 इंटू कितना साइन आर। तो आई निकालने के लिए हमें साइन आर चाहिए, तो हम साइन आर निकाल लें, इसे आप इक्वेशन 1 कह सकते हो। तो साइन आर निकालने के लिए देखो साइन स्क्वेयर आर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर आर, और कॉस आर की वैल्यू 5/6 स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 25/36 भाई 5/6 का स्क्वायर 25/36। नेक्स्ट पेज पर करता हूँ। तो यहाँ से आप साइन स्क्वेयर आर निकाला तो 36 एलसीएम ले लिया, तो 36 माइनस के 25 डिवाइड बाई 36, ये 11 हो गया, 11/36। साइन आर की वैल्यू आई ये, तो रूट 11 लिख सकते हैं रूट, और रूट 11 और ये 36 का हो गया 6, साइन आर निकले। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चले जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 इंटू साइन आई इक्वल टू 1.5, और साइन आर की वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे, एक बार लिख देते हैं चलो साइन आर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो साइन आई इक्वल टू 1.5 और इसकी वैल्यू रूट 11/6, इस पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 15 से कितनी बार कटेगा 4 बार, तो ये रूट 11/4। ये वैल्यू ऐसी आई है कि इसकी वैल्यू हम बिना टेबल के या बिना कैलकुलेटर के नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देना, अब टेबल मिलेगी नहीं आपको ना कैलकुलेटर मिलेगा। तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 11/4। आप ये इतना आंसर छोड़ सकते हो। अगर आपको टेबल मिल जाए तो पहले रूट 11 निकाल के 4 का डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेना, फिर टेबल में जाकर चेक कर लेना कि साइन की वैल्यू कौन सी इसकी वैल्यू है ना। नहीं मिले तो आपको ये यहीं छोड़ना पड़ेगा, इससे आगे नहीं आएगा, ठीक है, बिना टेबल। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ थिन प्रिज्म, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सबसे, थिन प्रिज्म मेड ऑफ क्राउन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 इज, ये एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है, ये वाला ठीक है ना। इफ द प्रिज्म वाज मेड डेंस फ्लिंट ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 इंस्टेड ऑफ द क्राउन ग्लास, द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन विल बी। देखो क्वेश्चन क्या है पहले समझो। एक थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा हो, ये ए स्मॉल हो, थिन प्रिज्म बोल रहा है, ए वेरी स्मॉल, तभी उसे थिन प्रिज्म बोलते हैं। मान लो ये क्राउन ग्लास का है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और n1 दे रखा है 1.52। तो जानते हो जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये अपने पास से जब डेविएशन होता है ऐसे, तो जो डेविएशन होता है, मिनिमम डेविएशन कह दो या डेविएशन कह दो, ये n-1 इंटू ए होता है। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, ये थिन प्रिज्म के लिए होता है। जब प्रिज्म थिन होता है तब n-1 इंटू ए होता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 माना है इसीलिए ये लिखा है, और डेल्टा एम की जगह पे हम मिनिमम डेविएशन जो बोलते थे डेल्टा एम बोलते थे, इसने डी एम बोला है, तो अब डी एम बोल दो, इज इक्वल टू कितना n1 - 1 इंटू ए। अब n1 की वैल्यू रखिए 1.52 - 1 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 0.52 इंटू ए। ये आपका क्राउन ग्लास के लिए सेंटेंस आया। फिर एक और थिन प्रिज्म बनाया, बस केवल किसका चेंज किया है, मटेरियल का, फ्लिंट ग्लास कर दिया है। ए सेम रहा होगा, ए चेंज नहीं किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया होगा n2 1.62। अब डेविएशन इस पर लाइट डाली जा रही है, तो जो अब डेविएशन है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा तो डेविएशन भी चेंज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली रिलेशन है। देखो तो ये बात पक्की है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा नया डेल्टा एम डैश, वो n2 - 1 इंटू प्रिज्म आएगा। फॉर्मूला ये लगाएंगे, n2 हो गया है 1.62 - 1 और ये a, तो ये 0.62 a हो गया है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ है बताना, देखना पहले ये था, अब ये हो गया, तो डी एम डैश इज ग्रेटर देन डी एम। तो एंगल ऑफ डेविएशन ये तो पक्का है इंक्रीज हुआ है, ये चॉइस तो गलत हो गई, ये वाली गलत हो गई, इन दोनों में से एक हो गई इंक्रीज में। अब परसेंटेज में पूछा है ना, हमने इनिशियल निकाली, ये इनिशियल वैल्यू हो गई और ये फाइनल वैल्यू हो गई। तो परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये जो हम फाइंड आउट करते हैं तो नीचे हमेशा इनिशियल आता है। अगर डेविएशन निकाले इसलिए नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू आती है, और ऊपर हमेशा ज़्यादा वाले में से कम घटाते हैं, क्योंकि परसेंटेज नेगेटिव में तो रखते नहीं है। तो फाइनल ज़्यादा है DM - DM और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा नीचे इनिशियल वैल्यू आती है और ऊपर इनिशियल माइनस फाइनल भी हो सकता है, फाइनल माइनस इनिशियल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन बड़ा है। तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, फाइनल ज़्यादा है, इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल करा है। तो यहाँ DM डैश की वैल्यू कितनी है 0.62 A माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.52 A
डिवाइडेड बाई, नीचे तो 0.52 ए आएगा और इंटू 100। अब ए कॉमन लेके आप काट सकते हो, यहाँ से पहले ए कॉमन ले लो फिर काट दो। इसमें से जब घटाओगे तो कितना आएगा 0.10 और नीचे है 0.52 और ये है 100, इसको उठा लेंगे तो ये 1000 डिवाइडेड बाई 52। अब देखो अप्रॉक्सीमेट आंसर सोचें तो ये अगर 50 होता तो ये 20 होता। सोचो अगर ये 50 होता तो 50 से 20 पर कटता, लेकिन ये 50 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये 20 से थोड़ा सा कम आएगा। तो ये बात पक्की है कि 4 तो नहीं आएगा, तो 19 के आसपास आएगा। पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड करके देखिए आप, तो ये वैल्यू डिवाइड करके आती है 119.23%, लेकिन इसको नियरली लिख सकते हैं हम 19%। और इंक्रीज होगा वो मैंने यहाँ लिख दिया है, और इंक्रीज दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ डेविएशन जो है इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसकी चॉइस डी ही होगी। A convex lens of focal length 10 cm and concave lens focal length 15 concave है, and third lens of unknown focal length are placed coaxially in contact. If the focal length of the combination plus के 12 cm, find the nature and focal length of the third lens. If all the lenses are thin, will the answer change if the lens were thick? ठीक, सोल्यूशन। तो एक क्वेश्चन में कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, तो एक कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, इसकी फोकल लेंथ हमें रखी है f1 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव मान सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको। इसके कॉन्टैक्ट में एक कॉनकेव लेंस रखा है ये, और इसकी फोकल लेंथ हम f2 मान लेते हैं, और कॉनकेव है तो डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसीलिए माइनस के 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और कॉनकेव की नेगेटिव। अब इसके कॉन्टैक्ट में एक और लेंस रखा है इस जगह पर, बट उस लेंस का नेचर नहीं बताया। मान लो वो लेंस जो है पता नहीं है अभी कौन सा, उसकी फोकल लेंथ भी पता नहीं है, उसका नेचर भी नहीं पता और लेंस की फोकल लेंथ भी नहीं पता। लेकिन जो इस पूरे से जो लेंस बनता है कॉन्टैक्ट में रखने से, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन प्लस के 12, मतलब जो कंबाइंड लेंस बना आपका वो कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ, तो उसकी फोकल लेंथ प्लस के 12 है। ये कॉम्बिनेशन से फोकल लेंथ आया है, ये प्लस के रखा है, मतलब ये फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, इसका नाम क्या है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। मैंने कॉन्वेक्स लेंस क्यों बना दिया, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव दे रखी है। यहाँ पे तीसरी लेंस के बारे में पूछ रहा है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/f। ये कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ होती है कैपिटल F, पहले लेंस की प्लस दूसरे लेंस की प्लस तीसरे लेंस की एंड सो ऑन। अगर 3 लेंस है तो 3 बार लिख लेंगे। ये फॉर्मूले में कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे पहली कंडीशंस होती है कि रे शुड बी पैरेक्शियल, रे शुड बी पैरेक्शियल, पैरेक्शियल रेज होनी चाहिए बेटा, पैरेक्शियल रेज होनी चाहिए एक। दूसरा लेंस शुड बी थिन, जब ये ड्राइव करके आता है तो लेंस शुड बी थिन, लेंस थिन होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पर बोला है यहाँ पे इफ़ ऑल लेंसेस आर थिन, तो ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब लेंस, जब डेरिवेशन करते हैं ना, 2 लेंस को कॉन्टैक्ट में रख के आपने किया हुआ डेरिवेशन, तो वहाँ पर लेंस की थिकनेस नेग्लिजिबल मानते हैं, तब ये फॉर्मूला ड्राइव होके आता है, लेंस शुड बी थिन। और तीसरा लेंस शुड बी कॉन्टैक्ट, लेंस शुड बी कॉन्टैक्ट, लेंस कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। और फोर्थ तो लिख देते हैं मीडियम ऑफ बोथ साइड ऑफ द लेंस, मीडियम ऑफ बोथ साइड ऑफ लेंस शुड बी सेम, लेंस के दोनों का मीडियम सेम होना चाहिए। और इसमें f1 f2 f3 जब पुट करते हैं ना तो विद साइन पुट करते हैं, मतलब जो नॉन वैल्यूज है उनको वैल्यू को विद साइन लिखेंगे, है ना, और कैपिटल F विद साइन आता है। लेकिन यहाँ पे अननोन आपका f3 है, तो f3 की वैल्यू अपने आप विद साइन निकल के आएगा। वैल्यू पुट कर दो बेटा, 1/f 1/12, 1/f1 10। देखो ये मैंने प्लस के साइन विद साइन के साथ लिखा है, जो नॉन वैल्यूज होते हैं उनको साइन के साथ लिखिए, है ना। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है प्लस 12 सेंटीमीटर, प्लस 1/f2 दे रखा है माइनस के 15, और f3 की वैल्यू हम निकाल लें तो अपने आप साइन समेत आ जाएगा। वो देखते हैं 1/12, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के 1/10, ये माइनस हो जाएगा, फिर इसको इधर लेके आएंगे तो फिर प्लस हो जाएगा 1/15 1/f3। यहाँ से 60 एलसीएम ले लो, ये 5 आएगा माइनस के, ये 6 और ये प्लस के 4 इक्वल टू 1/f3। 5 और 4 9 में से 6 गए तो आपका 3/60 1/f3, 3 से कट गया ये 20 बार, रिवर्स कर लेंगे दोनों को तो 1/f3 इक्वल टू डायरेक्ट लिख देता हूँ
20 सेंटीमीटर और पॉजिटिव आया। ध्यान से यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है नेचर ऑफ लेंस, जो नेचर ऑफ लेंस है पॉजिटिव, देखो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो यहाँ नेचर ऑफ लेंस जो आना चाहिए वो कॉन्वेक्स लेंस आना चाहिए। ठीक, और देखो यहाँ पे जो तीसरा लेंस था वो पता पड़ गया है, तो तीसरा लेंस हम यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए था, ये वाला, और कॉन्टेक्ट में तो होना चाहिए। ठीक है ना, पहले इसलिए नहीं आया था क्योंकि पता नहीं था लेंस का नेचर क्या है। एक आंसर तो यही है बेटा आपका, फोकल लेंथ थर्ड वाली लेंस की प्लस की 20 और नेचर ऑफ लेंस कॉन्वेक्स लेंस। अब सेकंड में कह रहा है कि विल द आंसर चेंज इफ द लेंस वर थिक, तो लिख देंगे सेकंड पार्ट में कह रहा है यस, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल चेंज, आंसर विल बी चेंज इफ द लेंस वर थिक, क्योंकि ये फॉर्मूला जो आप लगाते हो ना ये थिन लेंस के लिए लगा सकते हो बेटा। आप जो लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करते हो वो भी थिन लेंस के लिए, लेंस फॉर्मूला ड्राइव करते हो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये भी थिन लेंस के लिए वैलिड होते हैं और वहीं से ड्राइव होके आया है ये। तो लेंस थिन होगा तभी कर सकते हैं, अगर थिक हो जाएगा तो फिर ये आंसर नहीं आएगा। तो आपको बस इतना ही लिखना है इसमें, आंसर विल चेंज द लेंस वर थिक, क्योंकि हमारे सिलेबस में 12th में थिक लेंस सिलेबस में नहीं होते, हमेशा थिन लेंस ही वैलिड होते हैं। ये मोस्टली डेरिवेशन में इसी कंडीशन में ड्राइव हो रहे हैं बेटा, ये दो कंडीशन में, है ना। A parallel beam of light incident on the face of prism with a refracting angle 60 degree. The angle of minimum deviation is found to be 30 degree. The refractive index of the material of the prism is close to, ठीक है, एक प्रिज्म बना लो, उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब होता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में जो एंगल बनता है ना, मान लो एक रिफ्रैक्शन सरफेस ये है और एक रिफ्रैक्शन सरफेस ये है, दो रिफ्रैक्शन सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। दैट मीन्स ये दे रखा है 60 डिग्री प्रिज्म एंगल, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हमें दे रखा है 30 डिग्री, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है मटेरियल का, और कुछ बताया नहीं, बाहर तो बाहर एयर मान लो, इस पर जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है वो आपस में दो रेज इंसिडेंट कर रहा है, वो पैरेलल है, इसको कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं, ये एक्सपेरिमेंट में यूज होता है प्रिज्म फार्मूला। जब भी डेविएशन मिनिमम होता है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं इसे। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल आप म्यू बनाना चाहो तो म्यू बना लो, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम होता है, सराउंडिंग मीडियम यहाँ पे एयर है इसलिए एन लिख लेते हैं। साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, इसे प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं, ये याद होना चाहिए हमें। और एन कैलकुलेट करने की कह रहा है, बस वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं, इजी सा क्वेश्चन है। 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाई 2 डिवाइड बाई साइन, जब 60 डिग्री लिखेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा भाई, ए बराबर 60 बाई 2 तो 30 हो गया, और ये 90 डिवाइड बाई 2 तो साइन 45 हो गया अपॉन साइन 30, बस वैल्यू पुट कर दो। साइन 45 होता है 1/√2 अपॉन इसकी वैल्यू 1/2, तो 2/√2 हो गया, दैट मीन्स √2, ये कट गया इससे √2 बार, तो n बराबर आ गया √2 की वैल्यू होती है 1.414। क्लोज बतानी है तो सबसे क्लोज कौन सी हो सकती है इसमें बताओ, 1.3 1.4, तो ये 1.4 तो ये है ही है, तो ये क्लोज टू किसके हो गया, अप्रॉक्सीमेट 1.4, इसका आंसर हो जाएगा बी। A small bulb is placed at the bottom of tank containing transparent liquid refractive index n to a depth h. The radius of circular area of the surface of the liquid through the which light from the bulb can emerge out is r. Then r by h h 400 चॉइस रखिए। सोल्यूशन अच्छा क्वेश्चन है, पहले डायग्राम बनाते हैं कि हमारे पास मान लो एक टैंक है, ये एक टैंक है, ठीक, और इसमें h डेप्थ तक वाटर भरा हुआ है, ठीक है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, वाटर नहीं है, जिसका इंडेक्स n है, ये कोई लिक्विड है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे रखा है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इस लिक्विड का। यहाँ बॉटम में कोई बल्ब लगा दिया है और इसकी ये वाली हाइट जो है ये h दे रखी है। फिर कह रहा रेडियस ऑफ सर्कुलर एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड थ्रू विच द लाइट फ्रॉम बल्ब कैन इमर्ज आउट इज r। अब इस पर ध्यान देना है, यहाँ से एक बल्ब से लाइट चली ऐसे और एक बल्ब से लाइट गई ऐसे, मान लो कि इस जगह पर ये जो इंसिडेंस एंगल है जब तक बाहर लाइट निकलेगी ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए, I बराबर C, मतलब C होना चाहिए, तो लाइट ऐसे जाएगी सरफेस से टच करके, ऐसे इधर की तरफ जाओ सिमेट्री से। अभी बताता हूँ, समझाता हूँ दोबारा से, समझ में नहीं आया हो तो एक पॉइंट बताऊँगा, ध्यान से सुनना उसको, अभी बस लिख लेता हूँ, डायग्राम बना लेता हूँ फिर बताता हूँ। I बराबर C, तो लाइट सरफेस से टच करके ऐसे जाएगी,
इसका मतलब समझते हैं पहले, फिर बनाते हैं इसको, डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। देखो पहले जब भी लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, डेंसर से रेयर में जाए, तो देखो डेंसर मीडियम का इंडेक्स एनडी और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनआर। और ये हम जानते हैं कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन रेयर मीडियम से, पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन सी। साइन सी इक्वल टू होता है एनआर अपॉन एनडी, है ना, ऐसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी मान सकते हो आप, पर ऐसे मत याद करना साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, वो मत याद करना। वो तब होता है जब इसको रेयर मीडियम को हम एयर मान लेते हैं, एयर मान लेंगे और डेंसर मीडियम को म्यू, तो 1 अपॉन म्यू हो जाता है वो। आप ऐसे याद करो, साइन सी इक्वल टू एनआर अपॉन एनडी। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए ऑप्टिकल रेयर मीडियम का, ये रेयर मीडियम, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का। ये फॉर्मूला याद करिए, है ना। जो हम ये याद कर लेते हैं कि रेयर मीडियम का इंडेक्स एयर मान लेते हैं, डेंसर मीडियम का म्यू मान लेते हैं, तो वो ऐसे आ जाता है, साइन सी इक्वल टू रेयर मीडियम का एयर 1 मान लिया और डेंसर मीडियम का म्यू, तो ये दिखता है आपको। ये मत मानिए, ये याद करिए बेटा, पहली बात। दूसरी बात, मान लो कि लाइट डेंसर टू रेयर जाए तो हमारे कान खड़े होने चाहिए, तो उसमें 3 केस होते हैं, आई लेस देन सी, आई इक्वल टू सी और आई ग्रेटर देन सी। और रेयर टू डेंसर जाते तो कुछ भी नहीं होता है, तो वर्दी नॉर्मल होता है बस केवल। समझे इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने लाइट इंसिडेंट करी है ऐसे, ये इंसिडेंट रही है और ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अगर ये एंगल आई लेस देन सी है तो इस वाले केस में लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, बट ये रिफ्रेक्शन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम रहेगा। अब इस इंसिडेंस एंगल को अगर हम इंक्रीज करते हैं, ये इंसिडेंस एंगल आई है और ये आई क्रिटिकल एंगल से कम है, अगर इस इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज कर लें, मैंने इंक्रीज कर दिया, इंसिडेंट रे इंक्रीज कर ली, इंसिडेंस एंगल बढ़ा लिया मैंने, देखो ये आई है, और इंसिडेंस एंगल बढ़ाते गए, तो इंसिडेंस एंगल बढ़ाने से देखो स्नेल्स लॉ लगाते हैं ना, तो इंसिडेंस एंगल बढ़ाएंगे तो रिफ्रेक्शन एंगल भी बढ़ेगा। तो इंसिडेंस एंगल को इस तरह से बढ़ाते जाओ जिससे रिफ्रेक्शन एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो जैसे ही 90 डिग्री होगा रिफ्रेक्शन एंगल, तो जिस इंसिडेंस एंगल पर रिफ्रेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए उसी इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं। और लाइट सरफेस से टच करके बाहर निकलती है ऐसे, तो देखो ये लाइट भी सरफेस से बाहर निकल गई, मतलब ये लुक्कड़ है इधर की तरफ, मान लो तो इधर से बाहर निकल गई, इमर्ज हो गई, और ये लाइट भी इमर्ज ही हो गई है, जस्ट सरफेस से टच करके निकली है। लेकिन अगर इंसिडेंस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दें, इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा भी इधर कर दें, थोड़ा दूर बना दिया मैंने, इस पॉइंट से थोड़ा सा भी इधर ऐसे कर देंगे, तो ये जो इंसिडेंस एंगल है आई, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। और जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, एक बात तो डेंसर से लाइट रेयर में जाए और इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो लाइट सेम एंगल से सेम मीडियम में वापस टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बस इसमें यही केस समझना है मैं आपको। यहाँ से बल्ब लाइट चली, अगर ये इंसिडेंस एंगल के बराबर है तो लाइट सरफेस से टच करके जाएगी, और छोटा है तो देखो इंसिडेंस एंगल इधर से लाइट डालेंगे तो जो छोटा एंगल होगा वो लाइट बाहर निकल जाएगी। ये वाली लाइट भी बाहर निकल गई है, लेकिन जैसे ही लाइट इस इंसिडेंस एंगल से इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा भी इधर डालते हैं, तो देखो ये सी है तो ये भी सी होगा, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, है ना। अगर इससे थोड़ा सा भी लाइट को हम ऐसे डाल देते हैं ऐसे, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये आई से बड़ा होगा, आई की जो वैल्यू है सी से बड़ी हो गई, और अगर आई की वैल्यू सी से बड़ी जाएगी तो लाइट सेम मीडियम में वापस लौट जाएगी, बाहर नहीं इमर्ज होगी। लेकिन हमें लाइट को क्या करना है, इमर्ज आउट करना है लुक्कड़ से। तो पहली बात समझनी चाहिए कि जहाँ पर ये सरफेस से टच करके जाएगी, यहाँ से सरफेस टच करके जाएगी, केवल यहीं तक लाइट इमर्ज होगी, तो ये एक सर्कल बन जाएगा ऐसे सरफेस पर, और उस सर्कल के सेंटर के जस्ट नीचे होगा ये बल्ब, सेंटर जो होगा उसके जस्ट नीचे होगा ये बल्ब, एच डेप्थ पर है, ये एच डेप्थ है। तो हमसे इसकी रेडियस दे रखी है, जो लाइट इमर्ज हो रही है वो इस वाले रीजन से लाइट इमर्ज हो रही है, बस केवल इस वाले से, और इसकी रेडियस दे रखी है ये वाली आर। हमसे पूछा है कि आर बाई एच का रेशियो बताओ, तो कैसे निकालें, देखो ये सी है और ये भी सी होगा, चलो ये सी है और ये भी सी है, तो कि ये आई बराबर सी तो ये भी आई बराबर सी। तो तुम्हें लगता कि अगर इस ट्राइंगल में हम इस वाले ट्राइंगल में यहाँ लिख दो, यहाँ बल्ब लगा है तो बी लिख देता हूँ, यहाँ ए लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ। आपको नहीं लगता कि ट्राइंगल ए सी लिख देता हूँ यहाँ, चलो ए सी बी में, इस वाले ट्राइंगल में टेन सी लगा दें, तो टेन सी इज इक्वल टू, कोई फॉर्मूला याद मत करो, सीधा ज्योमेट्री याद चाहिए, टेन सी इज इक्वल टू क्या, आर बाई एच, ये एच है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज बेस, आर बाई एच, एक तो ये पता हो गया। अच्छा, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद होता है हमें, साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। आपको क्या लगता है, ये ऊपर वाला क्या है, एयर है, और ये लिक्विड है, इनमें से कौन सा रेयर मीडियम है, तो ए रेयर मीडियम हो गया, एयर का 1 हो गया, और डेंसर मीडियम ये हो गया, तो एन डी इज इक्वल टू एन मान लिया, दिया उसने एन, तो ये तो 1 हो गया और ये एन हो गया,
साइन सी इक्वल टू 1/n। अगर साइन सी 1/n है तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। यहाँ से आप कॉस सी की वैल्यू निकाल लो, कॉस स्क्वायर सी 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, और साइन सी की वैल्यू है 1/n, तो यहाँ रख देंगे तो 1 माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ से ये कॉस स्क्वायर सी आ गया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ तो कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू एन स्क्वायर, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे यहाँ 1 लिखेंगे, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ एन स्क्वायर माइनस बनाना चाहिए, और कॉस सी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पूरे का रूट एन स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1, ये एन का स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा रूट से, एक कॉस सी की वैल्यू हो गई। तो देखो मैंने कॉस सी की वैल्यू भी निकाल ली, साइन सी की वैल्यू हमारे पास है ही है, तो फिर क्या है इसमें यहाँ रख दो, टेन सी क्या होता है, साइन सी अपॉन कॉस सी इक्वल टू r/h। साइन सी की वैल्यू कितनी है 1/n, और कॉस सी की वैल्यू कितनी है, ये रही रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1/n इज इक्वल टू r/h। n से n कट गया, और निकालना भी हमें r/h ही है, r/h। तो r/h इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर हो गया बेटा, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ए, फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट। एन ऑब्जेक्ट is placed in front of convex spherical glass surface, refractive index 1.5 and radius of curvature capital R at a distance of 4r from it, मतलब ऑब्जेक्ट जो है 4r डिस्टेंस पर रखा है। As the object moved slowly close to the surface, the image formed is, कैसी होगी, अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन, सबसे पहले एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस बना लो, आप बना लिया ऐसे, इधर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने रखा है 1.5, और इधर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ये पोल हो गया, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, सेंटर कर्वेचर तक की डिस्टेंस, वो r दे रखी है क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्ट जो प्लेस कर रहा है वो 4r डिस्टेंस पर रखा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ये r है तो कुछ 4r डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट 4r पर है ना, ये 4r डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऐसे, ये 4r डिस्टेंस रखे है ये, ठीक है। एज ऑब्जेक्ट मूव्ड स्लोली क्लोज टू द सरफेस द इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज के नेचर के बारे में पूछ रहा है कि इमेज कैसी बनेगी। अच्छा, तो पहले एक बात समझो, पहले फॉर्मूले को समझते हैं। ये n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। यहाँ पे जो डिस्टेंस आती है वो पोल से इमेज तक की डिस्टेंस, v क्या चीज़ है, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस, ये पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, और ये पोल से सेंटर कर्वेचर तक की डिस्टेंस। यहाँ माइनस आता है, यहाँ इक्वल साइन आता है। n2 क्या है, n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती है, ठीक है। तो बताओ, और n1 किसी कहते हैं यहाँ पे, n1 इस फॉर्मूले में n1 का नेम क्या है, n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आ रही है, जिसमें से लाइट आ रही है उसको बोलेंगे n1, और लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस मीडियम में जाएगी उसको बोलेंगे n2। बताओ आप किसको n2 कहोगे, देखो इसमें से तो आ रही है, ये लाइट आई, और इसमें आफ्टर रिफ्रैक्शन इस वाले मीडियम में जाएगी, रिफ्रैक्शन होने के बाद इस स्फेरिकल सरफेस से इस वाले मीडियम में, है ना। तो n2 हो गया 1.5, और n1 हो गया एयर में से आ रही है इसलिए 1, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताएं, क्योंकि ये डिस्टेंस वेरिएबल है आपकी, क्योंकि इसी डिस्टेंस को क्या कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट इज मूव्ड स्लोली क्लोज टू द सरफेस, तो मान लो थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस x है ना, ये मान लो, तो u कितना है, साइन साइड लिख लो -x, माइनस क्यों लगाया, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं ये तो पता ही है, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर की जाती हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो मेजर की जाती हैं तो वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, ये इंसिडेंट रे है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, वो नेगेटिव, ठीक है। तो u देखो सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, और हम पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस मेजर करें तो ये डिस्टेंस हो गई पोल से ऑब्जेक्ट तक की, तो ये u हो गया, और ये नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव लिखा। x क्यों लिखा, क्योंकि x वेरी कर रहा है बेटा, एज ऑब्जेक्ट इज मूव्ड स्लोली क्लोज टू द सरफेस, अभी x मान लेते हैं, और v हमें पता नहीं है, v निकालेंगे, है ना, और r तुम्हें पता ही है, r कैसा है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे n2 3/2 लिख सकता हूँ, 1.5 को 3/2 लिख लो, तो 3/2, और v का हम साइन रखेंगे नहीं, कि जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उसका साइन पुट नहीं करते, वो अपने आप निकल के आता है, तो v माइनस n1 हो गया 1, और x हो गया, u हो गया -x, इक्वल टू n2 हो गया 1.5 मतलब 3/2 -1/r पॉजिटिव है इसलिए r पॉजिटिव रख लिया।
तो ये अपॉन 3/2 भी ये प्लस हो जाएगा 1/x इक्वल टू ये 1/2 तो ये 1/2r हो गया। इस 1/x को इधर ले आओ तो 3/2 भी इक्वल टू 1/2r माइनस 1/x। यहाँ से आप 2rx एलसीएम ले लो तो यहाँ से ये x आएगा और ये माइनस के 2r आएगा। ये अपॉन 3/2 भी 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, उल्टा कर लो दोनों को, v/3 हो गया और ये हो गया rx/x माइनस 2r। तो v की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ पे rx/x माइनस के 2r। अब सोचना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। सोच के बताइए कि अगर x की वैल्यू 2r से बड़ी रहे, x की वैल्यू अगर 2r से बड़ी रहे, भाई x की वैल्यू 4r तक है, फिर इसको घटा रहे हैं हम 4r से ऐसे, तो x की वैल्यू अगर 2r से बड़ी रहे, इफ सोचिए अगर x की वैल्यू 2r से बड़ी है ना, और 4r से तो छोटी होनी चाहिए, तो ऐसे लिख लो इसको, ऐसे नहीं ऐसे लिख लो, x इक्वल है 4r के और लेस देन है किससे, ग्रेटर देन है किससे, 2r से, ग्रेटर देन लिखो 2r से बड़ा है, x 4r के बराबर या उससे छोटा और x 2r से बड़ा, बराबर नहीं 2r से बड़ा, इस वाले केस में है ना। तो आप यहाँ रखोगे तो आपको क्या लगता है, अगर सिंपल सा देखें तो x ग्रेटर देन 2r है ये वाला, अगर x की वैल्यू 2r से बड़ी है तो v कैसी आएगी जरा बताओ मेरे को, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव आने का मतलब है अगर v पॉजिटिव आए तो इमेज जो होगी वो रियल इमेज बनेगी बेटा, रियल इमेज। क्यों जरा समझते हैं। देखो ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, ये पोल है और ये आपका ऑब्जेक्ट था। अगर x की वैल्यू 2r से बड़ी रहती है तो v पॉजिटिव आया, तो यहाँ से लाइट चली, मान लो ये x की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है x की वैल्यू ग्रेटर देन 2r है और लेस देन 4r है, लेस देन और इक्वल टू 4r, ठीक है, इसके बीच में चर्चा कर रहे हैं। तो v कैसा आया, पॉजिटिव, मतलब इमेज इस साइड में नहीं है क्योंकि इस साइड में v पॉजिटिव होता है बेटा, और इस साइड में आपका v नेगेटिव होगा, इस साइड में नेगेटिव और इसमें साइन पॉजिटिव, मैंने बताया इधर पॉजिटिव होते हैं। तो इमेज इधर बनी है ना, इमेज इधर बनी है, तो सेंटर कर्वेचर ये है, नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पर ऐसे, तो देखो इमेज इधर बनाने के लिए ये रे टूवर्ड द नॉर्मल हो जानी चाहिए ऐसे, और एक रे ये जा रही है, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो r/0 तो लाइट सी चली जाएगी ये वाली, तो इस जगह पे इमेज बनेगी, तभी तो v पॉजिटिव होगा भैया ऐसे। और लाइट रेयर टू डेंसर जा रही तो टूवर्ड द नॉर्मल तो होती है, लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड द नॉर्मल हुई, तो ये अगर बेंड नहीं होती तो लाइट ऐसे चलती, देखो ऐसे, तो थोड़ा सा बेंड हो गई है, इतना बेंड हुई है, ये बेंड हो गई है, तो टूवर्ड द नॉर्मल हो गई है, क्योंकि ये 1.5 है और ये एयर है, इसका रिफ्लेक्स 1 है, तो ये डेंसर में जा रहे हैं तो रेयर टूवर्ड द नॉर्मल तो हो जाएगी, तो v पॉजिटिव आया इसमें, v कैसा पॉजिटिव। तो ये इमेज कैसी है, रियल इमेज ही तो है। अब इमेज रियल है या वर्चुअल है वो कैसे पहचानते हैं वो भी सुन लो। इमेज हमेशा रिफ्रैक्टेड रे से पहचानते हैं, अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे से पहचानते हैं। रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं उसे इमेज बोलते हैं। रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी उसे इमेज बोलेंगे। अगर रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में मीट करती हैं, रियली में मीट करती हैं तो रियल इमेज, और मीट करती हुई अपीयर होती हैं तो वर्चुअल इमेज। तो मेरे को बताओ ये दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टेड रहे हैं, ये इस जगह पे मीट कर रही हैं, मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं, मीट कर रही हैं, तो रियल इमेज है। v पॉजिटिव आया तो रियल इमेज, ठीक है, इसलिए रियल इमेज बोला। सेकंड केस इसमें क्या हो सकता है, सेकंड केस हमारा जो v आया था सेकंड केस में v इक्वल टू था rx/x माइनस के 2r। इफ अगर x की वैल्यू 2r से छोटी हो बेटा, x की वैल्यू 2r से कैसी हो, छोटी, अगर x की वैल्यू हम 2r ही रखेंगे ना तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी, मतलब रेज पैरेलल हो जाएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर x की वैल्यू 2r से छोटी बन जाए, अगर x जो हो जाए ऑब्जेक्ट को चलाते चलाओ और x की वैल्यू 2r से छोटी हो जाए, तो आपको क्या लगता है अगर x की वैल्यू 2r से छोटी है, जैसे r हो जाए, r रखेंगे तो v कैसा आएगा सोच के बताओ। तो यहाँ से इस वाले केस में v आएगा नेगेटिव, और v नेगेटिव आने का मतलब है कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी। क्यों जरा समझते हैं। जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये पोल है, अगर मैंने कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट आ गया, अब ये जो डिस्टेंस आ गई आपकी x वो लेस देन 2r हो गई, मान लो चलते चलते यहाँ आ गया और ये लाइट डाल दी, ये सेंटर कर्वेचर है आपका, तो नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे,
ठीक है, लाइट अभी भी रे टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड द नॉर्मली बेंड होगी, लेकिन वी कैसा है सोचो, नेगेटिव, तो इधर तो भाई पॉजिटिव होती हैं वैल्यू और इधर नेगेटिव, इसका मतलब इमेज इधर बन रही है। और इमेज इधर बनानी है आपको, तो रेज को मान लो इमेज यहाँ बना दी, इमेज यहाँ बना दी, क्योंकि वी नेगेटिव है आपका, तो ये इमेज यहाँ बनाई तभी तो वी नेगेटिव आएगा भाई, पोल से डिस्टेंस नहीं लेंगे तो ये इमेज ऐसे बनेगी बेटा। तो देखो ये भी टुवर्ड द नॉर्मल हुई है, देखो ये वाली थोड़ी सी बेंड हुई है, रे कैसे जाती है, ये वाली रे कैसे जाती, ऐसे जाती, ये वाली डेड डैश वाली, ये वाली बढ़ाई मैंने सीधे ऐसे, लेकिन ये टुवर्ड द नॉर्मल हुई है। और एक रे जैसे गई है, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इमेज रिफ्लेक्टेड रे से पहचानते हैं, क्या आगे बढ़ाने पे कर रही है, नहीं, तो रियल में तो रिफ्लेक्टेड रे इधर ही आएंगे ना, इधर कैसे रेज आ जाएंगी सोचो भाई, रे इधर से इधर जा रही हैं, आगे की तरफ चल रही हैं, तो इधर पीछे रेज कहाँ से आ गई। तो लग रहा है कि अगर ये दोनों रे लगेगा, एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे, ये लगेगा कि अगर ये रेज पीछे बढ़ाए तो यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो एपियर हो रहा है कि वास्तव में मीट कर रही हैं, तो एपियर हो रहा है, दिस इज अ वर्चुअल इमेज, है ना। तो बस आपको ये प्रूव करना है इसमें कि अगर वी नेगेटिव होगा तो वर्चुअल और वी पॉजिटिव होगा तो रियल। इसका मतलब पहले तो एक्स ग्रेटर देन 2r होगा, फिर उसके बाद एक्स लेस देन 2r होगा। भाई आप इसे घटाओगे तो पहले तो 2r से वैल्यू बढ़ी है एक्स की वैल्यू, फिर घटाते घटाते एक्स लेस देन 2r हो जाएगा, तो पहले रियल इमेज बनेगी, फर्स्ट रियल एंड देन वर्चुअल। सी चॉइस इज करेक्ट। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस r/3 इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r, कॉन्वेक्स सरफेस है, सेपरेटिंग इन एयर फ्रॉम द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n और n लेस देन 4 है, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड। अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन, सबसे पहले एक फिगर बनाइए, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बना लीजिए जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया। मान लो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये सेंटर कर्वेचर है और ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है कैपिटल R, और ये इधर एयर है और इधर ये कोई मीडियम है ये आपका, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और लेस देन 4 है, ठीक है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड इन एयर एट डिस्टेंस r/3, तो जो r है तो बहुत पास रखा गया, सीधी सी बात है, ये r तो इसके बहुत क्लोज रखा गया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो, ये जो डिस्टेंस रखी है यहाँ से यहाँ तक ये r/3 है, ठीक है। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड। अच्छा फॉर्मूला लगाएं स्फेरिकल सरफेस के लिए, इसे APB स्फेरिकल सरफेस कह देते हैं, स्फेरिकल सरफेस APB, इसमें P पोल हो गया, सभी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं। एक बात, फॉर्मूला होता है N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक होती है, ये पोल से इमेज तक की डिस्टेंस, ये पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस और ये पोल से सेंटर कर्वेचर तक की डिस्टेंस, ये माइनस यहाँ इक्वल साइन। अब N2 क्या होता है, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद जाती है, और N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें से लाइट आ रही है। तो सोचिए बताओ, लाइट इस मीडियम में से आ रही है और रिफ्रैक्शन होने के बाद किस में जाएगी, N में जाएगी, तो N2 क्या हो गया, N। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट किस में जाएगी, N वाले मीडियम में, और रिफ्रैक्शन होने से पहले लाइट किस मीडियम में से आ रही थी, एयर में से, तो इसीलिए N1 हो गया एयर, और एयर का इंडेक्स होता है 1, ये ठीक है। तो लाइट ऐसे डाली, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये सेंटर कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है तो नॉर्मल यहाँ से बना लेंगे, ये नॉर्मल हो गया बेटा। नॉर्मल हमेशा सेंटर कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन होती है नॉर्मल, ठीक। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले, ये बताओ U कितना है, U, तो U होता है पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। जानते हो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, ये इंसिडेंट रे है, इसकी डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो नेगेटिव, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के जो अलॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, और सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो पोल से मेजर करना शुरू करिए, तो हम इसको मेजर करेंगे OP नहीं, पोल से मेजर करना स्टार्ट करते हैं तो PO, तो ऐसे मेजर करेंगे, इसका मतलब U जो है आपका वो नेगेटिव है, तो U की वैल्यू आई -r/3, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऐसे मेजर कर रहे हैं PC, पोल से मेजर करेंगे सेंटर कर्वेचर तक जाएंगे PC, तो ये पॉजिटिव है, तो R तो पॉजिटिव है, और V का साइन हम रखेंगे नहीं, वो निकल के आएगा अपने आप, जो अननोन वैल्यूज होती है उसका साइन पुट नहीं करते, वो अपने आप कैलकुलेट होकर आता है, ठीक है। तो पुट करिए N2 की वैल्यू N
वी का साइन रखा नहीं हमने, निकल के आएगा मालूम ही नहीं वी कहाँ पर है, माइनस n1 1 है और u r/3 है वो भी माइनस में, तो माइनस r/3 इक्वल टू n-1 अपॉन r पॉजिटिव है r, इस माइनस से प्लस हो जाएगा 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो n/v प्लस 3 अपॉन r इज इक्वल टू n-1 अपॉन r, इसको दे आए तो n/v इक्वल टू n-1 अपॉन r माइनस 3 अपॉन r, यहाँ से अगर हम r एलसीएम ले लें तो n-4 हो जाएगा और ये n/v, दोनों को उल्टा कर लें, उल्टा करें तो ये v अपॉन n और ये r अपॉन n-4, यहाँ से v निकल के आया हमारा कितना, v निकल के आया nr अपॉन n-4, ये पहले पोजीशन आई, बट यहाँ एक कंसेप्ट दे रखा है कि n की जो वैल्यू है वो 4 से कम है। इफ़ सोच के देखिए अगर n की वैल्यू लेस देन 4 है, जैसे 3 मान लें, 3 2 1 कुछ भी मान सकते हो, n की वैल्यू 1 नहीं मान सकते सॉरी, क्योंकि एयर के लिए होता है A1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए सबसे लीस्ट होता है 1, वैक्यूम के लिए होता है, वैसे तो एयर के लिए 1 मानते हैं, लेकिन कोई भी अदर मीडियम होगा उसका इंडेक्स एयर से तो ज़्यादा ही होगा एब्सोल्यूट, तो ये 3 मान सकता हूँ या 2 मान सकता हूँ, लेकिन 4 से छोटा मानना है। सोचो अगर n 3 है तो v कैसा आएगा, तो v की वैल्यू आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव आने का मतलब है कि इमेज इस साइड में बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड में। अब इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बनानी है तो आपको नहीं लगता कि मान लो ये यहाँ बनानी है इमेज, तो रेज कुछ इस तरह से पहले इमेज ही बना लेते हैं डेड डैश करके, नहीं इस वाली रे को अब हमें किधर भेजना चाहिए, लाइट इसको सीधा कर दो बेटा, इसको सीधा ऐसे, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है ना, और एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बट भेज दो, तो देखो यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो r/0 लाइट सीधे चली जाएगी ऐसे। आपको नहीं लगता कि रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ाने पे मीट नहीं करी, वो तो मैंने पहले से चेक कर लिया ना, वी नेगेटिव आ रहा है, वी नेगेटिव तो इमेज तो दरी बनेगी बेटा, नेगेटिव में होगा वी, और कितनी डिस्टेंस है, पोजीशन क्या है उसकी nr, मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं बस केवल n-4, ये पोजीशन हो गई आपकी, ये तो हो गई पोजीशन ऑफ इमेज है ना ऐसे, और रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो जानते हो इमेज किसे कहते हैं, इमेज किससे पहचानते हैं आप, इमेज पहचानते हैं हम, इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी सुनना ध्यान से, इमेज पहचानते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे से या फिर रिफ्लेक्टेड रे से। रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करती हैं या मीट करती हुई अपीयर होती हैं उसे इमेज बोलते हैं। अब रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करेंगी या मीट करती हुई अपीयर होंगी उसको इमेज बोलेंगे, एक्चुअल में मीट करेंगी तो रियल इमेज, और मीट करती हुई अपीयर होंगी तो वर्चुअल इमेज। तो क्या आपको क्या लगता है ये दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रे हैं, क्या एक्चुअल में मीट कर रही हैं, नहीं, मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं, हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये रेज यहाँ से आ रही हैं पर आ तो नहीं रही ना बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे जब आगे चली जाएंगी तो वापस ही कहाँ से आ जाएंगी, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही हैं, यहाँ पर ये मीट कर जाएंगी, इसीलिए ये वर्चुअल इमेज होगी। और ऑब्जेक्ट पहचानते हैं इंसिडेंट रे से, ऑब्जेक्ट पहचानते हैं इंसिडेंट रे से, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। रियल में इंटरसेक्ट कर रही है इंसिडेंट रे तो वो रियल ऑब्जेक्ट है, और मीट करती हुई अपीयर हो रही है इंसिडेंट रे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सोच के बताओ यहाँ ओ कैसा ऑब्जेक्ट है, तो देखो ओ के लिए ये रे कौन सी है, इंसिडेंट रे, और ये इस वाले पॉइंट पर रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे ओ इज अ रियल ऑब्जेक्ट है ना, तो ये वी नेगेटिव है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है बेटा। ये मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी भी दी वर्चुअल इमेज कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नेचर हो गया वर्चुअल और पोजीशन हो गई ये। राइट एंगल प्रिज्म ABC रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इज केप्ट ऑन अ प्लेन मिरर एज ऑन द फिगर, ये प्लेन मिरर लगा हुआ है देखो, ये तो इसके ऊपर एक राइट एंगल प्रिज्म रखा हुआ है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AC, इस फेस AC पर लाइट नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है। ट्रेस द पाथ ऑफ द रे एज इट पासेस थ्रू द प्रिज्म एंड फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। पहले हम ट्रेस करते हैं, ये मैंने फिगर बना लिया यहाँ पे इस तरह से। तो अगर ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो किसी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये 60, ये 90, तो ये सीधी सी बात है 30 डिग्री। इसलिए ये साइड थोड़ी सी बड़ी होगी 60 की डिग्री के सामने, और ये साइड छोटी छोटी होगी, ठीक है। और इस प्रिज्म पर लाइट जो डाल रहे हैं फेस AC पर नॉर्मल डाल रहा है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ये नॉर्मल इंसिडेंट किया लाइट AC वाले फेस पर। अब हमें मालूम है जब फेस AC की बात करें, जब I अगर 0 हो तो रिफ्रैक्शन एंगल भी 0 होता है, तो इसलिए I बराबर 0, नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना आप इस जगह पर ऐसे आएगा नॉर्मल, तो
आई बराबर 0 हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे नॉर्मल बोलते हैं, वो इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। तो ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, तो इनके बिटवीन एंगल बनने वाला एंगल 0 होगा, आई बराबर 0। तो लाइट सीधे चलेगी आर बराबर 0, फेस इसी तरह से सीधे चली बिल्कुल, ठीक है। अब लाइट पड़ी फेस ए बी पर, अब लाइट इंसिडेंट हुई फेस ए बी पर। फेस ए बी से लाइट, देखो ये ग्लास प्रिज्म से लाइट एयर में जा रही है, मान लो ये प्रिज्म ग्लास का है ना, जिसका इंडेक्स √2 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ रखा है ये √2 है ना, तो ग्लास ही मान लेता हूँ। तो लाइट ग्लास टू एयर जा रही है, दैट मीन्स डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। जब भी लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाए तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए और हमें चेक कर लेना चाहिए कि लाइट इस सरफेस से क्रॉस करेगी या टच करके जाएगी या TIR हो जाएगा, या तो लाइट का रिफ्रेक्शन होगा या ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा, इमरजेंस होगा, या लाइट का TIR हो जाएगा, सेम मीडियम में वापस लाइट लौटे आएगी। चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जब भी लाइट आपकी डेंसर मीडियम से, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए तो 3 सिचुएशन हो सकती हैं। क्या? डेंसर मीडियम जो होता है, जैसे ये रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NR, इसका डेंसर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND। डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा रेयर मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है। अब लाइट अगर इसमें हम इंसिडेंट कर रहे हैं ऐसे, ये इंसिडेंट रे है, मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ करा और ये इंसिडेंस एंगल है, और जो क्रिटिकल एंगल होता है ना साइन C, C द क्रिटिकल एंगल, इसका फॉर्मूला होता है NR/ND। ये फॉर्मूला याद रखिए आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर में ऑप्टिकली रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ये भी ध्यान रखिए कि डेंसर का हमेशा ज़्यादा होता है, रेयर का कम, तो ऊपर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, नीचे ज़्यादा आता है, और ये क्रिटिकल एंगल C। अगर ये इंसिडेंस एंगल जो है लाइट डेंसर टू रेयर जाए, एक बात ये भी है लाइट डेंसर टू रेयर जाए और इंसिडेंस एंगल छोटा हो क्रिटिकल एंगल से, तो सिंपल रिफ्रैक्शन होता है बेटा, सिंपल रिफ्रैक्शन, मतलब लाइट दूसरे मीडियम में चली जाती है और R की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री रहती है। लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, लाइट ऐसे चली जाती है और R लेस देन 90 डिग्री, दिस इज अ सिंपल रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर लाइट डेंसर टू रेयर जाए और इंसिडेंस एंगल को थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर लिया, देखो ऐसे, अब ये I जो है यहाँ पे तो I लेस देन C था, इस वाले केस में जो I है वो इक्वल टू C हो गया। अगर I इक्वल टू C हो जाए तो डेफिनेशन होती है क्रिटिकल एंगल उस इंसिडेंस एंगल को कहते हैं जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो। अगर आप इंसिडेंस एंगल बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ेगा, स्नेल्स लॉ से। इंसिडेंस एंगल बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ेगा, और इंसिडेंस एंगल आप इस तरह से बढ़ाओ कि रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाए। तो जिस इंसिडेंस एंगल पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा उस इंसिडेंस एंगल का नाम क्रिटिकल एंगल होता है। तो यहाँ से लाइट ऐसे चली जाएगी, इसे ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। R 90 डिग्री हो गया, इस वाले केस में R 90 डिग्री हो जाता है, इसे ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं। अगर इंसिडेंस एंगल को और बढ़ा लें, हमने इंसिडेंस एंगल और बढ़ा दिया, I जो है ये उस C से बड़ा हो जाए, लाइट डेंसर टू रेयर जाए तो I ग्रेटर देन C, तो लाइट सेम एंगल से सेम मीडियम में टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। टोटली रिफ्लेक्ट का मतलब अगर इसकी इंटेंसिटी I है तो ये पूरी की पूरी इंटेंसिटी 100% इंटेंसिटी लाइट वापस आ जाएगी, बिल्कुल भी इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसको बोलते हैं हम TIR। सेम एंगल से आता है, अगर I से इंसिडेंट हुआ है तो I से वापस लौट आएगी सेम मीडियम में, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है। तो जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाए तो हमें ये 3 पॉइंटों को चेक कर लेना चाहिए हमेशा। पहले वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो फेस AB पर। तो फेस AB पर देखो मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। भाई इस सरफेस पर परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे आप? ऐसे तो बनाओगे, तो ये नॉर्मल हो गया। इस सरफेस AB के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इस एंगल को हम इंसिडेंस एंगल कहेंगे। सोच के बताओ ज्योमेट्री से कितना होना चाहिए। तो देखो ये 90 डिग्री है, और इस ट्राइंगल को देखेंगे तो इस ट्राइंगल के लिए तीनों एंगलों का सम 180 होना चाहिए, 60, ये 90, तो ये वाला होना चाहिए 30 ज्योमेट्री से। और इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, तो 90 में से 30 गया तो ये 60। तो इस फेस AB के लिए अगर इंसिडेंस एंगल लिखें तो 60 डिग्री हो गया। अब हमें चेक करना पड़ेगा लाइट डेंसर टू रेयर जा रही तो क्रिटिकल एंगल कितना है। तो क्रिटिकल एंगल इस वाले फॉर्मूले से निकाल लें, साइन C इक्वल टू NR/ND। अब इसमें इधर NR हो गया आपका एयर, और एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1, और ये ND हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, तो 1/√2। और साइन C आगे बढ़ाएं तो ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो गई, इससे कैंसिल, देन C इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल आ रहा है 45 डिग्री, और इंसिडेंस एंगल फेस AB के लिए 60 डिग्री है। तो आपको नहीं लगता कि I ग्रेटर देन C है, और I ग्रेटर देन C है तो इस वाले फेस से TIR होगा।
तो TIR होगा तो कितने एंगल से इंसिडेंट हुआ है 60, तो किसने से रिफ्लेक्ट होगा 60 से। यानी तो जब रिफ्लेक्ट करो तो बाकी की ज्योमेट्री भी चेक करके रिफ्लेक्ट करनी चाहिए लाइट। फॉर एग्जांपल ये 60 से ही लौटेगा तो यहाँ पे जब ये ऐसे जाएगा ना तो यहाँ पे ये 60 डिग्री एंगल बनना चाहिए ऐसे, तो ये 60 डिग्री है तो ये वाला 30 डिग्री होगा। सोचो कि इसके बीच में 90, अगर इस साइड 60 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुआ वापस तो ये 30 आएगा, ये 90 है तो ये वाला कितना होना चाहिए 60 डिग्री। फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर ये मिरर आ गया बेटा, है ना, मिरर आ गया तो कितना इंसिडेंस एंगल है ये बताओ। ये वाला एंगल कितना है फेस BC के लिए, फेस BC के लिए इंसिडेंस एंगल कितना है वो देखो बताओ। तो फेस BC के लिए इंसिडेंस एंगल देखो, ये 30, ये 90, तो ये 60 होगा, और इसके बीच में 90 डिग्री है तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो इंसिडेंस एंगल आ गया 30 डिग्री। लेकिन अभी जगह पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, 30 डिग्री से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। सोचो अगर यहाँ से 30 डिग्री से जाएगी तो इधर के बगल वाला जो एंगल होगा 60 होगा, और वो 60 और ये 30, तो इधर 90 आना चाहिए। ज्योमेट्री चेक कर लेनी चाहिए तब आगे आना चाहिए। देखो 30 डिग्री से आगे आओ ऐसे, ये एक जगह पे 90 आना चाहिए। क्यों जरा समझो, ये एंगल कितना होगा भाई, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये इक्वल लिखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, तो आपका रिफ्लेक्शन एंगल आएगा 30 डिग्री, सॉरी ऐसे, I बराबर 30 तो R बराबर 30, ये भी 30 होगा। सोचो अगर ये 30 है तो ज्योमेट्री से ये एंगल 60 डिग्री होगा ना। हाँ सर, क्योंकि इसके जो 90 है तो ये 30 तो ये 60। अब ये 60 और ये 30, तो ये वाली ज्योमेट्री चेक कर लेनी चाहिए तब रे बढ़ानी चाहिए। ये वाली मैं आगे वाली ज्योमेट्री पहले देखता हूँ। इस रे को बढ़ाने से 30 डिग्री से वापस रिफ्लेक्ट करने से पहले ये 60, ये 30, तो ये 90 होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने 90 डिग्री पे स्ट्राइक कराया उसको सीधा। अब फेस लाइट कौन से फेस पड़ी दोबारा से, फेस AC पर इंसिडेंट हुई। फेस AC पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दोबारा से नॉर्मल ड्रॉ किया, तो नॉर्मल और इस रे के बीच में एंगल, ये तो सरफेस के बीच में एंगल है 90 डिग्री, है ना, सरफेस और रे के बीच में। नॉर्मल और इस रे के बीच में एंगल 0 है, I बराबर 0 है, और I बराबर 0 है तो फिर R बराबर 0 है, तो लाइट सीधी निकल जाएगी ऐसे। तो इसका ये डायग्राम होगा, है ना, इसका ये डायग्राम होगा, है ना, ये डायग्राम बन गया साहब। अब इसमें फर्स्ट पार्ट तो ये पूछा था ट्रेस करो, दूसरा क्या पूछ रहा था सेकंड, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है वो पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा, या पहले बता दूं डायरेक्ट। देखो ये रे यहाँ तक से तो सीधी गई है, अगर ये सरफेस नहीं होता तो रेज क्या आपको लगता है कि ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन गई कैसे, ये रे ऐसे ना जाके ऐसे गई, तो कितना डेविएट हुई 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि बेटा ये रे ऐसे गई है, तो सोच के बताओ मेरे को ये एंगल कितना है, ये वाला 60, तो ये 30, ये 30, तो ये 30 और 30 60, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इस जगह पे 60 डिग्री बेटा, डेल्टा 1 60 डिग्री क्लॉकवाइज। दोबारा से देख लो, ये एंगल कितना 60, तो ये वाला 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा भैया ये, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन, तो ये 30। तो रे अपने पास से ये रेड वाली लाइन ही तो डेविएट हुई है, ऐसे नहीं ऐसे क्लॉकवाइज, है ना। तो ये वाली जो रेज है ये और ये वाली रेज, इसके बीच में एंगल देखो वो 60 डिग्री है, तो इस जगह पर डेविएशन हुआ 60 डिग्री का। इस जगह पर डेविएशन देखें तो इसको भी आगे एक्सटेंड कर लें। अगर ये सरफेस नहीं होता, मिरर नहीं होता, तो लाइट ऐसे एक्सटेंड करते हैं हम, ऐसे ऐसे। सोच के बताओ, अगर ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। हाँ सर, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये 60 तो ये 60 वर्टिकली अपोजिट, तो ये 60 और ये 60 120, तो इसका मतलब ये ऐसे घूमी, ये वाली एंगुलर डेविएशन ये हुआ डेल्टा 2, और ये वाला डेविएशन हुआ ऐसे डेल्टा 1, है ना, डेल्टा 1। तो डेल्टा 2 कितना हुआ बताओ, 60 और 60 120, और ये भी क्लॉकवाइज हुआ। हाँ सर, यहाँ पे तो डेविएशन हुई नहीं, लाइट सीधी लगी, तो टोटल डेविएशन कितना है प्रिज्म का, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा नेट इज इक्वल टू, देखो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो ये 60 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, टोटल 180 डिग्री डेविएशन आया, और वो भी क्लॉकवाइज आया। वैसे भी दिख रहा है, रेज गई और वापस आई, तो दोनों को देखो अपोजिट है, तो एंगुलर डेविएशन तो 180 होना चाहिए, और ऐसे आना चाहिए समझ में, ठीक है। द प्लेन फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड,
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस आर एन एंड आर रेस्पेक्टिवली. दिस लेंस विल बिहेव एज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ. सोल्यूशन, पहले एक डायग्राम बनाते हैं. एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना लें. तो मैंने ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना लिया भाई, ये. और द प्लेन फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर. प्लेन फेस को सिल्वर कर दिया. ये प्लेन फेस मैंने सिल्वर कर दिया. इस कर्व सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो एन है, आर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ द लेंस इज एन एंड आर रेस्पेक्टिवली. अब हम तो एक क्वेश्चन में बोला है दिस लेंस, मतलब ये पूरा सिस्टम विल बिहेव एज अ कॉनकेव मिरर. अगर ये पूरा सिस्टम मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है तो फोकल लेंथ निकालिए इसकी क्या होगी. ये आउट ऑफ सिलेबस था सीबीएसई बोर्ड में. बिल्कुल कैसे करते हैं इसको उधर देखते हैं. तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस को पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये मान लो एक लेंस है और इसके इस वाले फेस को मैंने क्या कर दिया है, सिल्वर कर दिया है. तो सबसे पहले अगर इसमें से लाइट चलेगी ऐसे गई तो इस वाले सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा. रिफ्लेक्शन हुआ. अब ये सरफेस जो है लेंस का मिरर की तरह से एक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन होगा. फिर इस सरफेस से दोबारा से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा. तो एक बात बताओ, ये पूरा की पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम किसकी तरह से बिहेव करेगा? कंबाइंड सिस्टम बिहेव एज अ मिरर या लेंस या बोथ? सोच के बताओ. तो ये केवल और केवल मिरर की तरह से बिहेव करेगा. क्यों? देखो आप सोच के देखो कि अगर लेंस होता तो लेंस में लाइट इधर से जाती है लेफ्ट से तो राइट में निकल जाती है. अगर ऐसा बिहेवियर होता कि लेंस लाइट इधर से इंसिडेंट करते और दूसरी साइड से निकल जाती तो लेंस की तरह से बिहेव करता. लेकिन अगर मिरर पे लाइट डालते हैं हम तो लाइट इधर से इंसिडेंट करी और लौट के रिफ्लेक्ट होकर इधर ही आ जाती है. वापस लेफ्ट में इंसिडेंट करें, लेफ्ट में वापस आती है, राइट में नहीं निकलती. इस पूरे सिस्टम से भी यही हो रहा है. लाइट हमने लेफ्ट से इंसिडेंट करी, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ और लाइट वापस ही आ गई पूरे सिस्टम से. और वापस आ गई तो उसका बिहेवियर मिरर की तरह से है बेटा. तो पूरा सिस्टम बिहेव एज अ मिरर. पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए. दूसरी बात यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर वेव लाइक एज अ मिरर फोकल लेंथ कितनी. अगर ये मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है पूरा सिस्टम तो इस पूरे सिस्टम की पावर मैंने मिलाइट करी है पी इक्वलेंट और फोकल लेंथ मिलाइट करी है पी एफ इक्वलेंट. तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो पूरा सिस्टम अगर मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है तो पूरे सिस्टम की ये मिरर की फोकल लेंथ है, पूरे सिस्टम की कंबाइंड की लेंस और मिरर पूरे सिस्टम की पावर हो गई बेटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंस की पावर. ये लेंस की पावर है और ये मिरर की पावर है. सर ये समझ में नहीं आया. तो देखो इसमें हम मैं कह सकता हूँ कि ये जो पूरा सिस्टम है वो एक मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन इसमें ये जो लेंस है उसकी 2 टाइम्स ऑफ पावर लिए मैंने. और एक मिरर है, देखो 2 बार तो रिफ्लेक्शन हुआ, इसीलिए 2 बार तो वो लेंस की तरह से बिहेव करेगा. देखो एक बार इस सरफेस से रिफ्लेक्शन, एक लेंस के अंदर 2 बार चक्कर लगाई लाइट, एक बार ऐसे गई फिर लौट के आई फिर वापस रिफ्लेक्शन हुआ. तो 2 बार रिफ्लेक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ है. तो ये वाला जो है मिरर की तरह से दिख रहा है, ये वाला मिरर है, ये मिरर की तरफ से, 1 बार मिरर की तरफ से. तो इसकी पावर मैंने मानी है FPM. तो ये पूरा सिस्टम बिहेव करेगा मिरर की तरह से और लेंस एक्ट करेगा 2 बार. एक ही लेंस है, 2 बार पावर शो करेगा तो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ और ये मिरर की तरह से बिहेव करेगा 1 बार मिरर की तरह से. इसीलिए मैंने लिखा P इक्वलेंट पूरे सिस्टम की ये, और ये मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है बेटा. मिरर की हो गई ये पावर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PL. मतलब लेंस की पावर 2 टाइम्स क्यों लिया समझ में आया? 2 बार लेंस के अंदर चक्कर लगा रही लाइट प्लस PM ये मिरर की फोकल लेंथ हो गई, इस वाली की पावर हो गई सॉरी. अब लेंस की जो पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/FL. FL लेंस की फोकल लेंथ हो गई, लेंस की हो गई. और मिरर की जो पावर होती है वो माइनस में होती है बेटा. मिरर के और लेंस के फॉर्मूले में अंतर होता है. क्या अंतर है? साइन का. लेंस की पावर होगी 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मिरर की पावर होगी माइनस के 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर. और मिरर की फोकल लेंथ का हम फॉर्मूला जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है. और लेंस की फोकल लेंथ का हम फॉर्मूला जानते हैं 1/FL. ये μ-1 और 1/R1 - 1/R2 होता है. ठीक, आइए तो इसकी जगह पे तो ये कंबाइंड सिस्टम मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसकी जगह पे तो ये लिख देंगे. माइनस साइन क्यों लगाया समझ में आया? क्योंकि कंबाइंड सिस्टम मिरर है. मिरर के लिए फॉर्मूला ये होता है बराबर 2 PL की जगह पे लिख देंगे 1/FL माइनस PM की जगह पे माइनस लगा लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ मिरर. इस वजह से दोनों तरफ माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा. तो ये वाला फॉर्मूला में याद करना है.
ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए भाई डायरेक्ट। अब ये पता पड़ गया कि सिल्वरिंग करेंगे लेंस को एक सरफेस और चुपके होने चाहिए दोनों लेंस, तो ये वाली कंडीशन में ये होता है। अब मैं और जनरलाइज कर दूं, अगर मैं 3-4 लेंस ले लूं फिर एक सिल्वरिंग कर दूं, तो ये पूरे सिस्टम की अगर हम देखें तो ये पूरा सिस्टम भी एक्ट एज आ मिरर। और पूरे सिस्टम की अगर हम फोकल लेंथ देखें पूरे सिस्टम की तो ये है, इसकी जगह पे ये लिख दूँ बराबर एक मिरर होगा, इसमें एक मिरर लिख लिया 1/FM माइनस 1 2 3 लेंस हैं डबल होकर चलेगा। ये कंबाइंड जब बहुत सारे लेंस इकट्ठे करके चुप कॉन्टैक्ट में रख के करते तो उसकी कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला यही तो होता है, ये वाला। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, रेज शुड बी पैरेक्सियल, मतलब जो रेज इस पर इंसिडेंट करें वो पैरेक्सियल होनी चाहिए पहली बात। लेंस शुड बी थिन होनी चाहिए। लेंस एंड मिरर शुड बी चुपके हुए, मतलब कांटेक्ट में होने चाहिए, है ना। इक्विवेलेंट सिस्टम, ये पूरा के सिस्टम एक्ट एज अ मिरर। अगर पूरा सिस्टम इक्विवेलेंट मिरर की तरह से एक्ट कर रहा है तो ये फोकल लेंथ पूरे सिस्टम की और मिरर की हो गई एक तरह से। अगर ये पॉजिटिव आती है सॉल्व करने पर तो सिस्टम कॉन्वेक्स मिरर की तरह से बिहेव करेगा। भाई फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो सिस्टम किसकी तरह से बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह से। और अगर एफ नेगेटिव आता है, एफ इक्विवेलेंट, तो सिस्टम बिहेव करेगा कॉनकेव मिरर की तरह से। और अगर एफ इक्विवेलेंट इन्फिनिटी आता है तो सिस्टम बिहेव करेगा प्लेन मिरर की तरह से। सराउंडिंग मीडियम N1 को कंसीडर किया जाएगा एज अ साउंड फिगर। N1 को ही सराउंडिंग मीडियम को लेंगे। जब हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे लेंसों की, तो लेंस की जब हम फोकल लेंथ लेते हैं ना, तो यहाँ पर लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम आता है। तो लेंस के मतलब का इंडेक्स तो ठीक है, लेकिन सराउंडिंग मीडियम कौन सा लेंगे, तो सराउंडिंग मीडियम ऐसे मत लेना इसके निकालें तो इधर की तरफ सराउंडिंग मीडियम ये हो गया, इधर की तरफ ये हो गया, कौन सा लें, तो हमेशा N1 लेंगे, क्योंकि N2 तो इसलिए लेंगे लाइट तो इधर जाएगी नहीं बेटा। और हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जब निकालते हैं तो हमेशा बाहर वाला एयर लेते हैं, एयर वाला साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। इसका मत ले लेना सराउंडिंग विद रेस्पेक्ट टू लोगों निकालोगे तो सराउंडिंग का मत ले लेना। एक F1 F2 निकाली जाए तो N1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तीसरी बात F1 F2 F3 और FM साइन के साथ रखते हैं। अब साइन कैसे रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हो कन्वर्जिंग लेंस हो तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और डाइवर्जिंग लेंस हो तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ऐसे ही कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो साइन के साथ रखना है बेटा, ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को। अगर हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करें, कुछ नहीं है, देखो ये पूरा सिस्टम एक्ट एज अ मिरर, एक्ट एज अ मिरर पूरा सिस्टम। और ये इक्विवेलेंट है किसके, इसमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ना लो तो 2 बार लाइट इसके अंदर से पार होगी, इसीलिए 2 टाइम्स ऑफ लेंस की तरह से बिहेव करेगा। और प्लस एक प्लेन मिरर है आपका ये वाला, तो एक बार मिरर की तरह से बिहेव करेगा, इसलिए इसकी पावर PL और इसकी पावर PM, और इस पूरे सिस्टम की पावर P इक्विवेलेंट, पूरे सिस्टम की पावर P इक्विवेलेंट। तो अभी इन्हें फॉर्मूला बनाया 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये पूरे सिस्टम की F इक्विवेलेंट हो गई, ये इस लेंस की फोकल लेंथ हो गई, और ये इस मिरर की फोकल लेंथ हो गई, इक्वल टू 1/FM माइनस 2/FL, ये फॉर्मूला था। तो देखो इसकी फोकल लेंथ की अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है भाई, क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऐसे करते जाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर घट रही है, और ऐसे करते जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ रही है। तो ऐसे प्लेन सरफेस जब हो जाता है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट मान लेते हैं, इसलिए फोकल लेंथ जो आएगी वो जो होगी वो कितनी होगी, इन्फिनिटी, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 मान लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 और फोकल लेंथ कितनी, इनफाइनाइट, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, सॉरी फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट, ठीक। आइए अब आगे बढ़ें इसमें, तो फॉर्मूला लगा लो बेटा। पहले इस लेंस की फोकल लेंथ निकालो, देखो ये रही, तो लेंस की जब हम फोकल लेंथ निकालेंगे FL प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, तो अलग से निकाल लो। जैसे इस पे लाइट पड़ी है ऐसे, तो जिस सरफेस पे लाइट पहले पड़ती है उस सरफेस को हम फर्स्ट सरफेस बोलते हैं। तो इसका स्फीयर इधर की तरफ कंप्लीट होगा ऐसे, और इधर की तरफ स्फीयर कंप्लीट होगा तो सेंटर कर्वेचर इधर होगा C2 C1। तो इसका जो R लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, R1 बराबर R, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है हमें, तो फॉर्मूला लगाएं तो N माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। सराउंडिंग मीडियम हमेशा एयर का लेते हैं, आसपास का सराउंडिंग मीडियम का इंडेक्स तो एयर मान रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं, तो N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, तो N माइनस 1, और R1 पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो R1 पॉजिटिव तो R हो गया, और R2 प्लेन सरफेस है तो इनफाइनाइट हो गया ये ऐसे। तो इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 1/FL आ गया बेटा, तो 1/FL आ गया N माइनस 1/R। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो,
बेस साइन रखते हैं तो मैंने सब वैल्यू साइन के साथ लिखी है क्योंकि R1 मैंने पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। तो 1/FM, तो ये तो हो गया आपका इन्फिनिटी, 1/FM लिखेंगे तो 1/FM हो गया, ये 1/इन्फिनिटी, FM की वैल्यू इन्फिनिटी है, ठीक। तो ये FM की वैल्यू मैंने इन्फिनिटी रख दी, 1/FM की वैल्यू इन्फाइनाइट, माइनस 2 1/FL की वैल्यू मैंने पुट करी, ये रही कितनी, n-1 इंटू R, ये 1/F इक्वलेंट आया। तो देखो ये तो 0 हो गया, तो F इक्वलेंट कितना आया, ये आया R माइनस में 2n-1, ये इसका आंसर होगा। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है, F इक्वलेंट अगर माइनस में आ रहा है तो ये बता रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम दे रखा है लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन वाला, ये वाला बिहेव एज अ कॉनकेव मिरर, बिहेव एज अ कॉनकेव मिरर। अभी मैंने आपको बताया था अगर आपका F इक्वलेंट नेगेटिव आ जाए तो पूरा सिस्टम बिहेव एज अ कॉनकेव मिरर, ठीक। तो इसलिए पूरा सिस्टम बिहेव एज अ कॉनकेव मिरर, इसलिए माइनस साइन केवल यही बता रहा है, और वो क्वेश्चन में बोल भी रहा है दिस लेंस विल बिहेव एज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, तो कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ की तरह से कर रहा है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी। अब बताओ ये सिलेबस में कहाँ से होगा सीबीएसई बोर्ड में। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस AB of prism ABC at an angle 45 degree. The ray emerge from face AC. Angle of deviation is 15 degree. The angle of prism 30 degree. Angle of prism 30 degree. So that emergent ray is normal to the face AC from which it emerge out. Find the refractive index of the material of the prism. ठीक, पहले तो फिगर बनाते हैं और डाटा लिखते हैं। तो एक हमारे पास प्रिज्म है ABC, ये एक आपके हमारे पास प्रिज्म हो गया ABC, इसमें ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है हमें दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री, और फेस AB पर 45 डिग्री से आपका एंगल इंसिडेंट किया गया है। तो पहले मैं नॉर्मल बना देता हूँ, ये नॉर्मल है N1, और 45 डिग्री से ये आपका लाइट इंसिडेंट करी है इस पर, ये इंसिडेंस एंगल हो गया 45 डिग्री। और हमें एंगल ऑफ डेविएशन, जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमें दे रखा है यहाँ पर, इसे डेविएशन लिख देते हैं हम 15 डिग्री, ये दे रखा है। और हमें शो करना है कि जो आपकी इमर्जेंट रे है, शो करना है कि जो इमर्जेंट रे है, जो इमर्जेंट रे है वो परपेंडिकुलर है फेस AC के, एक तो ये शो करना है, और दूसरा प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, दूसरा प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। ये दो चीज़ें हैं, ये हमने यहाँ तक बना लिया। अब जरा सोचो अगर I 45 डिग्री है, A 30 डिग्री है आपकी, और एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है, तो हमें एक फॉर्मूला याद होता है एंगल ऑफ डेविएशन I प्लस E माइनस A। तो मैं इमर्जेंट एंगल निकाल सकता हूँ, E निकाल सकता हूँ। E क्यों निकालना है वो समझ में आता है। पहले एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू पुट करो 15 डिग्री, I की वैल्यू 45 डिग्री, E की वैल्यू निकालने हैं, और A की वैल्यू 30 डिग्री। तो यहाँ पे 15 इक्वल टू 45 माइनस के 30 करेंगे तो 15 डिग्री प्लस E, तो E की वैल्यू आई आपकी 0, 15 से 15 कैंसिल। तो एक्चुअल में जो हम फिगर बनाते हैं, जो बेसिक फिगर होता है आपका वो ये होता है, जैसे प्रिज्म बना लिया, इस पर लाइट डाली, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये N1 इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल इंसिडेंस एंगल, इसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है टूवर्ड द नॉर्मल्स, ऐसे, इसको हम R1 बोलते हैं। फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये N2 है ना, इस वाले फेस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको हम R2 बोलते हैं। लाइट फिर यहाँ इमर्ज हो जाती है, इसे इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। तो एक्चुअल में इमर्जेंट रे जो है नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे बोल रहे हैं हम कितना, E। तो सोचो यहाँ E 0 आ रहा है, इसका मतलब है E किसके बीच में एंगल है, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में। तो इस तरह से डायग्राम बनाओ कि नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में एंगल 0 डिग्री आए। तो देखो ये रे तो आपकी कौन सी हो गई, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, तो ये रेज टूवर्ड द नॉर्मल होगी, तो कुछ इस तरह से होगी बेटा, ऐसे, और इस जगह पर ये 90 डिग्री बनाएगी बेटा ये। तो देखो ये वाली जो रे है, ये वाली जो रे है, ये वाली, वो इस जगह पर 90 डिग्री पर टकराई। 90 पे क्यों टकराई सर, आपको कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि E 0 है। तो देखो इस जगह पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस फेस पर, तो ये परपेंडिकुलर ही तो नॉर्मल जैसे ड्रॉ करोगे आप ऐसे, दिस इज N2। तो इस रे और N2 के बीच में जो एंगल आया है वो 0 होगा, तभी तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर सरफेस है ये और लाइट इंसिडेंट करें नॉर्मली सरफेस पर, तो लाइट सीधी चली जाती है ऐसे, ऐसे, इंसिडेंस एंगल 0 और रिफ्रैक्शन एंगल भी 0। तो बेटा हमें इमर्जेंट एंगल 0 आ रहा है ना, इमर्जेंट एंगल 0 तभी आएगा कि जब नॉर्मल से जो इमर्जेंट रे है वो 0 डिग्री बनाए, दैट मींस ऐसे चली जाए, तो इमर्जेंट एंगल 0 हो गया, और इमर्जेंट एंगल 0 प्रूव किया, तो परपेंडिकुलर होगी कि नहीं, ये बात ये हमें शो कर रही है। दैट इज वाई
कि इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू फेस AC। बस इतना वरना लिख देना है आपको भाई। E 0 होगा तो E किसके बीच में एंगल, रेज और नॉर्मल के बीच में, और नॉर्मल इस फेस पर होता है तो नॉर्मल भी यही है और रेज भी यही है, तो E 0 हुआ। और E 0 हुआ तो ये वाली जो रे है इमर्जेंट रे इस फेस AC के कैसा है, परपेंडिकुलर है, इसलिए परपेंडिकुलर ये शोध कर रहा है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सोचने वाली बात है, हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ रहा है, तो एक बार बताओ, या तो फॉर्मूले से कर लो A बराबर R1 प्लस R2, और इसमें डेविएशन भी तुम चेक कर सकते हो कि 15 डिग्री नेट डेविएशन है। तो पहले ए या तो फॉर्मूले से करो या ज्योमेट्री लगाना। ए की वैल्यू रखी है 30 डिग्री, R1 पता नहीं और R2 कितना, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो किसके बीच में होता है, नॉर्मल और इस वाली रे के बीच में एंगल होता है R2। तो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे, और इसी रे के बीच में एंगल देखें तो 0 डिग्री, तो R2 भी 0 है बेटा यहाँ पे। ये तो फेस के साथ 90 डिग्री है, फेस के साथ थोड़ी एंगल लेते हैं हम, नॉर्मल और रे के बीच में लेते हैं ना बेटा, तो ये 0 हो गया। तो R1 आ गया 30 डिग्री। और वैसे भी सोच लो, ज्योमेट्री लगा लो, ये एंगल कितना 90 और ये 30, 90 प्लस 30 120, तो ये पूरा एंगल कितना 60 डिग्री, और इसके बीच में 90 डिग्री है, नॉर्मल है ये, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री तो आएगा। तो R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री है ना। ठीक है सर, तो ये 30 डिग्री आ गया, R1 30 डिग्री, R1 30 डिग्री है, तो इस वाले पॉइंट पर आप स्नेल्स लॉ लगा दोगे ना, इस वाले पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दोगे तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। तो लगाइए, इस जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट पॉइंट P पर हम स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 है, इसी मीडियम में बनने वाले एंगल के साइन का मल्टीप्लाई sin 45 इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसी मीडियम में बनने वाले साइन एंगल का रिफ्रैक्शन का साइन का मल्टीप्लाई, साइन 30 डिग्री बनना है। सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू 1/√2 और इस n साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2, इससे ये कट गया √2r, तो n बराबर आ गया √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √2। एक आंसर ये हो गया, एक ये हो गया। और ये भी देख लो, एंगल ऑफ डेविएशन जो है 15 डिग्री है। देखो यहाँ पे तो लाइट डेविएट हुई नहीं, तो एंगल ऑफ डेविएशन सेकंड फेज से तो 0 है, और फर्स्ट फेज से देखोगे तो लाइट इंसिडेंट रे ये थी, ये डेड डैश वाली, ये डेड डैश वाली, और ये बैंड इतना हुई है बेटा, ये ऐसे। तो देखो ये पूरा 45 डिग्री होगा जो वर्टिकली अपोजिट हो गया, और ये 30 है, तो 45 माइनस के 30 इक्वल टू 15, तो एंगल ऑफ डेविएशन 15 ही तो है, और सेकंड से तो 0 है। फर्स्ट फेज से एंगल ऑफ डेविएशन 15 डिग्री है, तो नेट डेविएशन देखेंगे तो δ1 प्लस δ2, ये 15 है, ये 0, तो 15 है, तो 15 ही दे रखा था, मतलब सही किया है हमने, बस जरूरत नहीं थी उसको चेक करने की, बस बता दिया मैंने ऐसे ही ओरली। ठीक है। अ थिन पेंसिल ऑफ लेंथ f/4 इज प्लेस्ड कोइंसाइडिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ f दे रखी है, मिरर वर्क यूज किया है। द इमेज ऑफ द पेंसिल इज रियल एंड इनलार्ज, जस्ट टच द पेंसिल, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर। ठीक, तो देखो सबसे पहले मिरर कौन सा होगा, तो कॉनकेव मिरर होगा। रीजन, क्योंकि उसमें रियल इमेज बन रही है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, और बड़ी बन रही है, जो कि कौन बना सकता है, रियल ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज केवल और केवल जो है, और रियल इमेज बड़े रियल ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर बना सकता है, कॉन्वेक्स मिरर नहीं बना सकता, इसलिए मिरर कॉनकेव होगा पहली बात। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं, तो पहले डाटा लिखते हैं थोड़ा सा। तो कॉनकेव मिरर मैंने बनाया, ये कॉनकेव मिरर बना लिया, और इसकी फोकल लेंथ हमें जो दे रखी है वो f दे रखी है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकल लेंथ हो गई, और ये सेंटर कर्वेचर हो गया। अब समझने वाली बात है कि जो पेंसिल की लेंथ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो उसे, लेंथ ऑफ पेंसिल, उसकी लेंथ को ऑब्जेक्ट बोल दो, है ना, पेंसिल को, तो क्या दे रखी है f/4 दे रखी है। अगर हम इसमें मैग्निफिकेशन की बात करें तो जो पेंसिल रखी हुई है वो कॉन्साइड कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दैट मीन्स वो कैसे रखी हुई है, वो ऐसे रखी हुई है, देखो ऐसे, ये पेंसिल रखी हुई है ऐसे। यहीं क्यों रखी वो बताता हूँ, पहले तो ये समझो जो पेंसिल रखी है ना, थिन पेंसिल है, बहुत पतली सी, ऐसे, इसको A और B कॉन्साइड करें तो इसकी जो लेंथ है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग है, वो पेंसिल इस तरह से रखी है, और इसकी जो लेंथ दे रखी है ये वाली हमें, ये f/4 दे रखी है, इसको मैं LO बोल रहा हूँ। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट यहीं क्यों रखा, सबसे बड़ी बात ये है, तो उसको समझना पड़ेगा बेटा। तो ज़रा समझिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आपको ये डिसाइड हो पाएगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है हमें। ये पोल है, ये F है, और ये C है। तो जानते हो जब ऑब्जेक्ट जो आपका माइनस के इन्फाइनाइट पर होता है, तो जो इमेज बनती है वो माइनस के F पर बनती है, और साइज जो होता है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो साइज़ की बात करें तो पॉइंट इमेज, पॉइंट साइज़ का, नेचर बात करें नेचर, तो रियल होती है,
और पॉइंट साइज होती है, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका माइनस के इन्फिनिटी से इधर की तरफ नेगेटिव मान है, इधर की तरफ नेगेटिव और इधर की तरफ पॉजिटिव, तो जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा है, माइनस के इन्फिनिटी पर, और माइनस से इन्फिनिटी से टू सी चलता है ऐसे, जब ऑब्जेक्ट चले कहाँ से कहाँ तक, माइनस के इन्फिनिटी टू सी सेंटर कर्वेचर, तो इमेज चलती है सी टू एफ ऐसे, ये पहला, और इमेज चली ऐसे। तो ये है आपका माइनस, इमेज चली माइनस के एफ टू माइनस के सी, क्योंकि वी नेगेटिव है तो नेगेटिव होने पर रियल इमेज बनती है, तो रियल, है ना। अब सोचो कि v छोटा है और u बड़ा है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, से ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, मैं इस समय ट्रांसवर्स की बात कर लेता हूँ, माइनस के v अपॉन u होता है। v कैसा है बेटा, छोटा, और u कैसा है, बड़ा, क्योंकि ये चला है माइनस के एफ टू सी और ये चला है इन्फिनिटी टू सी, तो ये ज़्यादा चला है और ये कम चला है, तो इस वाले केस में v छोटा और u बड़ा, तो m छोटा हो जाएगा, तो साइज जो बनेगी इसकी वो स्मॉल बनेगी, स्मॉल साइज स्मॉल बनेगी, रियल होगी। और इतना देखो v और u का साइन इसमें कैसा है, सेम है, तो v और u का अगर साइन सेम है, ये माइनस के सी लिखना चाहिए था, v और u का साइन सेम, तो h और h o का साइन अपोजिट होगा, तो इन्वर्टेड बनेगी, रियल इन्वर्टेड, है ना। लेकिन एक बात, बड़ी बात है, स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, रफ्तार किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की या इमेज की, तो रफ्तार ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये चल रहा है इन्फिनिटी टू सी और इमेज चल रही है एफ टू सी, ये इन्फाइनाइट से चल रहा है सी तक और ये केवल फोकस से सी तक चला, तो ये ऑब्जेक्ट इस समय फास्ट चला और इमेज चली धीमी। सोचो तो लेंथ ऑफ इमेज छोटी नहीं हो जाएगी, जब ये स्लो चल रही है, स्लो चल रहा है, तो इमेज का जो साइज होगा वो छोटा नहीं होगा, और इसमें साइज इसका बड़ा है लेकिन इसका साइज छोटा, लेकिन उल्टा कह रहा है बेटा, रियल है और इन लार्ज है, बड़ी बन रही है, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं रखा है बेटा इन दोनों के बीच में। अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें माइनस के सी टू एफ, माइनस के एफ के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट चलता है सी टू एफ ऐसे यहाँ तक ऐसे, तो इमेज दौड़ती है सी टू माइनस इनफाइनाइट, तो इमेज दौड़ती है माइनस के सी टू माइनस के इनफाइनाइट। तो देखो अब कौन फास्ट चला, फास्ट चलने की बात करो, पहले तो रियल इमेज बनेगी, क्योंकि v नेगेटिव है तो रियल इमेज बनेगी, और v का साइज बड़ा है क्या u का, ये v बड़ा है या u, तो v बड़ा है तो m बड़ा होगा, m बड़ा मतलब लार्ज बनेगी, साइज बड़ी बनेगी, और दोनों का साइन सेम है इसीलिए इन्वर्टेड बनेगी। तो देखो लार्ज बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है। लेकिन ये बात बताओ, ये दौड़ा कैसा, ऑब्जेक्ट कैसे दौड़ा बेटा, स्लो, और इमेज कैसे दौड़ी, फास्ट, क्योंकि बेटा ये चल पाया C2F और ये चल पाया माइनस के C2 इन्फिनिटी पर, मतलब ये C से F चलेगा तब तक ये C से इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो ये फास्ट चला, तो इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा ना बेटा, इसमें साइज लेंथ ऑफ साइज, लेंथ की बात कर रहे हैं, साइज बढ़ जाएगा ना, तो बस यही बात समझनी है। तो देखो इसीलिए ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे, इसीलिए ऑब्जेक्ट मैंने C और F के बीच में रखा है, जिससे इमेज का साइज जो है वो लेंथ ऑफ साइज जो है वो ज़्यादा हो और रियल हो, ठीक है, इसलिए ऐसे रखा। C से टच करके ही क्यों रखा, C से टच करके ही क्यों रखा, क्योंकि वो कह रहा है कि रियल है, ठीक है, रियल बन जाएगी इस वाले केस में, अगर ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो रियल इमेज बन जाएगी, बड़ी भी बन जाएगी। लेकिन जस्ट टच द पेंसिल, जस्ट टच कर रहा है कि टच कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है, तो जानते हो जब ऑब्जेक्ट सी पर ही होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी सी पे ही बनती है और सेम साइज की बनती है, वी और यू सेम है तो एम रियल बनेगा, साइज सेम होगा, सेम साइज, और इन्वर्टेड बनेगा। सी पर ऑब्जेक्ट होता है तो सी पर ऑब्जेक्ट हो तो तभी टच करेगा, तो इमेज जो है इस साइड में बन जाएगी आपकी ऐसे, और बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी ऐसे, ये इमेज बन गई। लेंथ ऑफ इमेज ही हमें निकालना है li, और m बराबर ये li निकाल लूँ अगर मैं, तो m निकल आएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलते हैं इसे, और जब परपेंडिकुलर रखते हैं ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, बट जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल के अलॉन्ग रखते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है, और ये लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ये। तो li अगर निकाल लें तो LO में दे रखा है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकल आएगा मिरर का। अब निकालें कैसे सर, तो जरा समझो, पहले हम एंड ए की चर्चा कर ले बेटा, एंड ए की, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट और एंड ए की चर्चा करें, तो एंड ए की इमेज कहाँ बनेगी वो देखें। तो एंड ए कितनी दूरी पर रखा है, सी पर, सी मतलब 2F पर,
तो u है आपका -2f ए के लिए, और v निकालना है, और फोकल लेंथ है आपकी -f, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो आप मिरर फॉर्मूला लगा लो, वैसे लगाने की जरूरत नहीं होती, ये हमें मालूम होता है 2f पे ही आएगा। सभी बताया, सी पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो सी पे इमेज बनती है, लेकिन आप निकालना चाहो तो मिरर फॉर्मूला लगा लो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, -k 1/f, v निकालना है, और u -k2f। ये इसको इधर ले आओ, 1/v बराबर -f, देखो माइनस है, इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2f। यहाँ से अगर आप 2f एलसीएम लोगे तो -k2 + 1 -k 1/2f, तो 1/v, तो v इज इक्वल टू -k2f। माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज यहीं पे बनेगी, इसलिए ए की इमेज ए डैश पर बन गई, मतलब इसके जस्ट नीचे बन गई, ए की इमेज ए डैश पर बनी। ठीक है, अब 2f पे बनी जाके। अच्छा, अब एंड बी की बात कर लो ऑब्जेक्ट में। अगर ऑब्जेक्ट बी की बात करें तो देखो ये लंबाई f/4 है और ये 2f है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, यू तो हम पोल से लेते हैं ना बेटा, तो ये हो जाएगी 2f - f/4। और ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे ऐसे है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव होगा, तो u कितना होगा, माइनस का 2f - f/4। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो आपका नेगेटिव आता है, इसीलिए इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे। ठीक, तो इसलिए नेगेटिव ले लिया, तो ये कितना हो गया 8, 4 एलसीएम लेंगे तो 8 - f, तो -7f/4 ये हो गया। v पता करना है, पोल से इमेज तक के डिस्टेंस, पोल से इमेज तक के डिस्टेंस, एंड बी की इमेज बनानी है, और फोकल लेंथ तो है आपका नेगेटिव है ये, तो फिर मिरर फॉर्म लगाओ, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f तो माइनस का f, कॉनकेव मिरर तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, v निकालना है, और u की वैल्यू है 7f, माइनस साइन लगा दिया मैंने, और ऊपर हो गया 4। इसको ले आओ, तो 1/v इज इक्वल टू -k 1/f और प्लस के 4/7f। यहाँ से 7f एलसीएम ले लिया, तो ये -k 7 प्लस के 4, तो ये आ गया -k 3/7f। दैट मीन्स v आ गया आपका -k 7f/3। तो देखो ये 2 से तो ज़्यादा ही है, 2f से तो ज़्यादा ही है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आई है वो ये वाली आई है, बी एंड बी डैश पर इमेज बनी, ये बी की इमेज बी डैश पर बनी, और ये आपकी आई है 7f/3, ये वाली। पोल से डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस कहाँ से है, पोल से है ना, तो ये 7f/3 आ गई, और ये 2f है आपकी। तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी हो गई, लेंथ ऑफ इमेज ज्योमेट्री से देखो आप निकालोगे तो li निकालना चाहते हो, दैट मीन्स ये लेंथ निकालना चाहते हो li। तो देखो ये 7f/3, माइनस साइन तो ये बता रहा है कि लेफ्ट में होगा, है ना, मैग्नीट्यूड तो 7f/3 है ना, तो लेंथ कैसे निकालें, 7f/3 में से 2f घटा लें। अगर हम ये 2f डिस्टेंस घटा दें 7f/3 में से, तो li निकल आएगा, तो 7f/3 में से 2f घटा दीजिए, तो 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, f/3 आ जाएगा, है ना। तो लेंथ में जाए f/3। अब बड़ी बात है कि m की जब वैल्यू पुट करो तो एक चीज़ ध्यान रखनी है। एक बताओ, जब ऑब्जेक्ट ले रहे थे हम, ध्यान सुनना इस बात को, जब यहाँ बताता हूँ, जब ऑब्जेक्ट हम ले रहे थे तो ऑब्जेक्ट का ए एंड लेफ्ट में था या राइट में था, ऑब्जेक्ट का ए एंड लेफ्ट में है, मैं लिख देता हूँ, और बी एंड राइट में है। लेकिन जो इमेज बनी, तो ए की इमेज बनी ए डैश पर और बी की इमेज बनी बी डैश पर। तो जो ए की इमेज थी जो लेफ्ट हैंड पे था, वो अब ए किस पर है, राइट हैंड पर आ गया, और बी डैश कहाँ आ गया है, लेफ्ट हैंड पर आ गया। मतलब आपकी एंड बी जो था वो राइट हैंड पे था लेकिन लेफ्ट हैंड पे पहुंच गया, तो इसका मतलब डायरेक्शन बदली है, तो माइनस साइन लगाएंगे। तो माइनस साइन कब लगाना है समझ में आया इसमें, ठीक है, तो माइनस साइन लगा देंगे। li की वैल्यू रखी है f/3 माइनस के, और lo की वैल्यू रखी है f/4। ये माइनस साइन जब ऐसे हो, जब एंड की पोजीशन चेंज हो जाए, लेफ्ट से राइट में पहुंच जाए या राइट से लेफ्ट में पहुंच जाए, तब माइनस साइन लगाते हैं। f से f कट गया, तो ये आ गया -के 4/3। ये लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है। एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसमें आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखते हो, इसमें अलोंग रखा गया है। इसने बोला है बेटा क्वेश्चन में कौन कि जो ऑब्जेक्ट की जो पेंसिल है वो कॉन्साइड कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, इस बात को समझो। इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स of curved face in the plano-convex lens and plano-concave lens is 15 centimeter each. The refractive index of material of lenses is 1.5. Find the final position of the image formed. ठीक है, ये फिगर दे रखे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों लेंसों की फोकल लेंथ निकाल लो लेंस फॉर्मूला से। तो फर्स्ट केस लिख रहे हैं हम फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना, ये बना लो। देखो आप
ये प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा, है ना, ऐसे। तो देखो ये प्लेन सरफेस जो होता है ना, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इनफाइनाइट लेते हैं। प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट लेते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। तो फर्स्ट सरफेस माना है इसको, क्योंकि लाइट जिस सरफेस पे पहले पड़ती है उसे फर्स्ट सरफेस मानते हैं। तो पहला सरफेस ये हो गया, कोई लाइट इस पे इंसिडेंट हुई। दूसरा सरफेस ये है, इसका स्फीयर अगर हम कंप्लीट करें तो आपको नहीं लगता है कि इसका स्फीयर इधर कंप्लीट होगा और सेंटर कर्वेचर इधर आएगा सेकंड सरफेस का। और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O1, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। इंसिडेंट रे के कैसे है ये, इंसिडेंट रे के, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है ये, और ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करो तो ऐसे करो, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस के R लेंगे। R क्यों, R की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रखिए माइनस के 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकाल लो, तो 1 अपॉन लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन F1 लिख लेता हूँ, इसकी फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ F1 है। म्यू -1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो म्यू के लिए रखिए 1.5, ये -1, 1 अपॉन R1 दे रखा है आपका इनफाइनाइट, और R2 दे रखा है माइनस के 15, तो -5 प्लस हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो ये हो गया 0.5 और ये हो गया 1/15, पॉइंट आया, 0 आया, तो 1/30, तो 1 अपॉन F1, तो F1 आ गई आपकी 30 प्लस के सेंटीमीटर, आनी भी चाहिए प्लस की क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। ऐसे सिमिलरली फॉर प्लेनो कॉनकेव लेंस कर लो, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो प्लेनो कॉनकेव लेंस उसने ऐसे दे रखा है, सेकंड सरफेस प्लेन दे रखा है और पहला सरफेस उसने कॉनकेव दे रखा है ऐसे। ये देखो डायग्राम गिवन है, मैंने कुछ नहीं किया, है ना। और इसमें आप देखोगे तो लाइट इस पर भी ऐसी इंसिडेंट हो रही होगी इधर से ही, तो जिस पे लाइट पहले इंसिडेंट होती है उसे पहला सरफेस बोलते हैं, तो ये पहला सरफेस हुआ। जैसे इसमें पहला सरफेस प्लेन सरफेस था, इसमें ये है तो इसका तो गोला बन जाएगा ना बेटा ऐसे। तो सेंटर कर्वेचर C1 और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से नापते हैं ऑप्टिकल सेंटर से O2, ऑप्टिकल सेंटर इसके कर्व सरफेस पर होता है, ठीक है ना, प्लेन वाले में। तो ये R1 हो गया, तो इंसिडेंट रे की ड्रेस में अपोजिट ड्रेस में नापेंगे, देखो ऐसे नाप रहे हैं इसको, तो R1 नेगेटिव है और माइनस के 15 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। और प्लेन सरफेस है दूसरा, देखो इसका प्लेन सरफेस कभी भी हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला 1 अपॉन F2, अब इसकी फोकल लेंथ F2 मान लो, म्यू -1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है लेंसेस का, मतलब दोनों का 1.5 ही दे रखा है, तो ये 1.5 -1 और 1 अपॉन R1 हमारा माइनस के 15 और R2 इनफाइनाइट। तो देखो ये तो 0 हो गया, ये यहाँ पे बच्चा -0.5 और ये नीचे माइनस के 15, तो ये माइनस के 1/30 आ जाएगा बेटा, पॉइंट उठाएंगे और काट देंगे। तो F2 की वैल्यू आ रही है माइनस के 30 सेंटीमीटर। दोनों की फोकल लेंथ सेम है, बट नेगेटिव साइन लेंस के नेचर को बताता है। नेगेटिव साइन आ रहा है फोकल लेंथ का तो वो लेंस का नेचर कॉनकेव है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो लेंस का नेचर कॉन्वेक्स है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब इस लेंस इसको L1 मान लेता हूँ, इसको L2। अब चर्चा करते हैं आगे। अच्छा, रे डायग्राम कंप्लीट मत करना, अभी समय के साथ पहले इमेज की पोजीशन क्या है वो निकालनी पड़ेगी। तो देखो इस लेंस के लिए U कितना है, U तो हो गया इनफाइनाइट, U1 कह देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो रेज हैं वो इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। जब आपकी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या आपस में पैरेलल हो तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर कंसीडर करते हैं। तो इन्फिनिटी पर है तो सीधी सी बात इमेज फोकस पर बनेगी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनेगी, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। तो फॉर लेंस L1, अभी डायग्राम पूरा मत करना, पर फॉर लेंस L1 मैं डायग्राम पूरा करूंगा, आपको ध्यान देना। L1 के लिए U1 तो हो गया, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है, और फोकल लेंथ इसकी F1 वो प्लस के 30 सेंटीमीटर रखी है। और V की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन V की वैल्यू निकालनी है उसका साइन मत रखना। साइन केवल उसका रखते हैं जिसकी वैल्यू नॉन होती है, जिसकी वैल्यू अननोन है उसका साइन अपने आप निकल के आता है। तो लेंस फॉर्मूला लगा लो, 1/F1 बराबर 1/V1 माइनस 1/U1। ये तो 30 हो गया, V1 निकालना है और U1 हो गया इनफाइनाइट। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1/30 बराबर 1/V1, तो V1 निकले आया प्लस के 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि जो इमेज है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से इधर तो नेगेटिव हो जाएंगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इधर होगा इंसिडेंट रे के, इधर नेगेटिव हो जाएंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव होंगी, तो इधर बनेगी राइट हैंड साइड में, प्लस साइन बता रहा है। तो 30 सेंटीमीटर बनेगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से। सभी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, ये सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की गई हैं। 30 तो 20 ये है, तो 30 करीब करीब यहाँ होगा बेटा। ये इमेज बन गई I1, इससे इसके ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर,
अब इमेज बनाएंगे तो इस जगह पे देखो, इसको बनाने के लिए रिफ्रैक्टेड रे को मीट कराना पड़ेगा इस जगह पर। ये सर ये डेड डैश क्यों किया, इसीलिए डेड डैश किया। और लेंस अगर है, अगर ये लेंस नहीं है L2 तो इसके द्वारा इसकी इमेज यहां बन जाएगी, अगर नहीं है तब। लेकिन लेंस L2 सामने आ गया तो लाइट को सीधे तो जाने नहीं देगा लेंस L2, है ना, इसीलिए इमेज ऐसे बनी। तो सोचो इसका ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, और ऑब्जेक्ट किससे पहचानते हैं, इंसिडेंट रे से, और इमेज रिफ्रैक्टेड रे से। तो देखो ये तो रिफ्रैक्टेड रे है इस लेंस के लिए, तो ये इमेज बन गई इस लेंस के लिए। इस लेंस के लिए ये इंसिडेंट रे हैं और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। लेकिन लेंस L2 के लिए अगर चर्चा करूं तो लेंस L2, फॉर लेंस L2, इसके लिए इंसिडेंट रे कौन सी है, तो लेंस L2 के लिए ये वाली और ये वाली इंसिडेंट रे है। जब भी लेंस L2 इंसिडेंट रे से ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो जब भी लेंस L2 के लिए मेरे को इंसिडेंट ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि अब लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो इंसिडेंट रे से ढूंढूंगा। इंसिडेंट रे को हम आगे एक्सटेंड करेंगे या पीछे एक्सटेंड करेंगे, बिल्कुल सीधा, ऑब्जेक्ट ढूंढते समय बिल्कुल सीधा, जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट रे काटती हैं उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखो ये इंसिडेंट रे हैं इस लेंस के लिए, इनको सीधा एक्सटेंड करिए आगे या पीछे, जहां ये काट जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, उसको ही ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो I1 पे तो इंटरसेक्ट करी, तो I1 इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट तो है ये, लेकिन वर्चुअल कैसे मालूम पड़ा, अगर कन्वर्ज करते हुए मीट करें, कन्वर्ज हो रही है जो उस वाले पॉइंट पर, ये वाली इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रही हो उस पॉइंट पर, तो वो वर्चुअल है, और डाइवर्ज हो रही होती तो वो रियल होता। तो यहाँ पे कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही है, इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं बेटा, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं। तो अभी कितनी डिस्टेंस हो गई, ये 30, ये 20, तो ये हो जाएगी प्लस के 10 सेंटीमीटर। तो इस लेंस के लिए U2 बराबर प्लस के 10 सेंटीमीटर, क्यों साइन रख दिया मैंने संग में, क्योंकि इंसिडेंट रे भी ऐसी है और मेजर भी ऐसी कर रहा हूं सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव। और फोकल लेंथ इसकी हमें मालूम है माइनस के 30 सेंटीमीटर, अभी निकाली हमने, माइनस की 30 है। इमेज की लोकेशन पता करनी है V2, अभी डायग्राम नहीं बढ़ाना आगे, जब तक डायग्राम तब बढ़ाया करो जब हम पहले इमेज की लोकेशन निकाल लें, है ना। उस डायग्राम को कंप्लीट मत कर देना अभी, है ना, आगे बढ़ा के नहीं। पहले फॉर्मूला लगाओ, 1/F2 बराबर 1/V2 माइनस 1/U2। तो F2 तो माइनस के 30 है, V2 निकालना है, जिसका वैल्यू निकालनी होती है उसका साइन पुट नहीं करते, केवल जो वैल्यू नॉन वैल्यूज हैं उनका बिस साइन लिखते हैं। तो मैंने साइन लिखा है भाई, U2 के लिए 10, तो इसको ले आओ, 1/V2 इज इक्वल टू माइनस के 1/30 और माइनस माइनस प्लस 1/10। यहाँ से 30 एलसीएम ले लो, तो -1 और प्लस के 3, तो माइनस के प्लस के 2/13 ऐसे। तो V2 आ गया आपका, ये से काट दिया 1/15, तो V2 आया प्लस के 15 सेंटीमीटर। प्लस का साइन ये बता रहा है कि इमेज इधर बनेगी, इमेज इधर ही बनेगी, लेकिन कितनी दूरी पर बनेगी, 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, बननी भी चाहिए, क्योंकि कॉन्केव लेंस लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है, तो लाइट को डाइवर्ज करता है। तो देखो ये रेज ऐसे आ रही थी, 10 सेंटीमीटर पे जाके इकट्ठी हो गई थी, लेंस उसे 15 सेंटीमीटर पे जाके फैला के 15 सेंटीमीटर पे इकट्ठा करेगा, है ना। तो ये इसको 15 सेंटीमीटर मिला देगा बेटा, ये इमेज बनेगी फाइनल। कुछ लाइट ऐसे जाएगी, इसने डाइवर्ज कर दिया देखो लाइट लेंस ने, कॉन्केव लेंस ने, और ये इसने भी इसको डाइवर्ज कर दिया, ये ऐसे। तो इमेज इस जगह बन जाएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर दूरी पर। तो हम कहेंगे लेंस L2 के ऑप्टिकल सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर फाइनल इमेज बनेगी। ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, तो ये आंसर है आपका फाइनल इमेज फ्रॉम कॉनकेव लेंस। ये लिख दो बेटा, प्लेनो कॉनकेव लेंस, है ना, प्लेनो कॉनकेव लेंस से इतनी दूरी पर फाइनल इमेज बनेगी। ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।